एपिसोड की स्टार्टिंग एक जोरदार धमाके के साथ होती है, जिसको देखने के बाद वहां पर जितने भी तुर्की आर्मी के लोग होते हैं और उसका लीडर होता है, उसे देखने के बाद काफी सरप्राइज हो जाता है और सभी के सभी चिल्लाते हुए कहने लगते हैं कि जो तांग आर्मी है उन्होंने वाकई में यहाँ पर हमारे लिए एम्बुश बचाकर रखा हुआ था और इस बंदे ने जो हमें बॉम्ब की खबर दी थी वो बॉम्ब बिल्कुल सच निकला। और उसका धमाके की पावर देखने के बाद वो बंदा भी काफी ज्यादा शॉक होता है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे एमसी को दिखाया जाता है कमांडो को, जो कि उस प्रिंसेस को बचाने के लिए आगे आता है और उस धमाके से उस प्रिंसेस को कुछ भी ना हो तो उस धमाके के आगे आ जाता है, जिससे कारण हमारे एमसी कमांडो के पीछे से पीठ जल जाती है। और इसको देखने के बाद एमसी चिल्लाते हुए क्या लगता है कि तुम्हें बिल्कुल भी मूव करने की जरूरत नहीं है, अगर तुम मूव करती हो तो तुम्हें खतरा हो सकता है, अगर तुम मरना नहीं चाहती हो तो बिल्कुल भी मूव मत करना। और मन में सोचते हुए क्या लगता है कि इसका जो पावर थी वो वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल थी इस अटैक की। दूसरी तरफ वो लड़की उसे मना कर रही होती है प्रिंसेस, और उससे कह रही होती है कि मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। लेकिन जब कमांडो उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता तो उस प्रिंसेस की सटक जाती है और वो उसके मेन पॉइंट पर एक जोरदार किक मार देती है, जिसके कारण हमारे कमांडो के अंडे फूट जाते हैं। जिसको देखने के बाद एक बार के लिए हमारे व्यूअर्स हमारी बैंड बज जाती है और एकदम शॉक हो जाते हैं। तभी वो चिल्लाने लगती है कि गार्ड्स गार्ड्स तुम सभी के सभी लोग कहाँ पर हो। दूसरी तरफ हमारा कमांडो भी कह रहा होता है कि फिर से नहीं यार, बार बार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। पहले इसकी वो वाली तांग डायनेस्टी की प्रिंसेस थी, अब ये वाली प्रिंसेस से मार के चली गई उसकी जगह पर। और चिल्लाते हो क्या लगता है कि तुम्हारे जो जितने भी गार्ड्स थे वो इस धमाके की आवाज सुनने के बाद डर के मारे सभी के सभी वापस जा चुके हैं। अगर ये मेरे लिए नहीं होता तो शायद तुम अभी तक मारी जा चुकी होती और जलकर राख हो जाती। ये बात सुनने के बाद ये प्रिंसेस काफी ज्यादा शॉक होती है और कमांडो की तरफ देखते हुए मन में सोचते हुए कहने लगती है कि इस बंदे ने अपनी बॉडी का इस्तेमाल कर मुझे चारों तरफ से कवर कर लिया था ताकि जो फायर है वो मुझे बिल्कुल भी टच ना कर पाए। लेकिन ऐसा क्यों किया इसने? और ये मन में ये डाउट लेते हुए वो हमारे कमांडो से पूछने लगती है कि आखिरकार तुमने अपनी जिंदगी दांव पर क्यों लगाई मेरी जिंदगी बचाने के लिए। तभी कमांडो उससे कहने लगता है कि एक मर्द का ये फर्ज बनता है कि वो डेंजर में पड़ी हुई वुमन की जान बचाए, और मैं तुम्हें यहाँ पर अपनी जिम्मेदारी पर लेकर आया हुआ था, तो नेचुरल सी बात है कि मुझे तुम्हारी सेफ्टी के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी तो होना पड़ेगा। ये बात जानने के बाद वो प्रिंसेस कुछ भी कह नहीं पाती और कहने लगती है कि तुम्हारी बात तो सही है। और हमारा एमसी अभी भी अपने उस पार्ट को छूने में लगा हुआ होता है, अपने मेन पॉइंट की बात चल रही है यहाँ पर, जिसको देखकर उस प्रिंसेस की सनक जाती है और वो उसके चेहरे पर एक जोरदार पंच मारते और उससे कहने लगते हैं कि तुम अजीब गरीब जगह पर छूना बंद करो, ये फालतू हरकतें करने में लगे हुए हो। यहाँ पर हमारा एमसी अभी बार बार पिटने में लगा ही होता है। इसको मारने के बाद वो प्रिंसेस थोड़ा सोचती है और वहां से जाते जाते उससे कहने लगती है खैर इसके बारे में भूल जाओ, मैं तुम्हारे बारे में सोचने के लिए वाकई में बहुत ज्यादा लेजी हूँ। ये बात सुनने के बाद एमसी उससे पूछने लगता है क्या तुम इस जगह को छोड़कर जा रही हो, आखिरकार मेरा जो रिवॉर्ड है मुझे वो कहाँ से मिलेगा। तभी वो प्रिंसेस उसे समझाती है और उससे कहने लगती है तुम्हारा जो ट्रैप है वो वाकई में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था, लेकिन यहाँ पर एक परेशानी थी, अगर तुम अपनी इच्छा अनुसार इस स्काई फायर बॉम्ब को फड़वा सकते हो यानी कि फोड़ सकते हो तो इससे साफ साफ ये साबित होता है कि इस सिटी के अंदर जितने भी लोग काम करने में लगे हुए हैं वह तुम्हारे साथ मिले हुए हैं। और भले ही सिटी के अंदर किसी आर्मी ने एम्बुश बचाया हो या फिर नहीं बचाया हो, लेकिन वह सभी के सभी लोग हमें यहाँ से भगाना चाहते हैं और रिट्रीट करवाना चाहते हैं। अगर वाकई में सिटी के अंदर कोई एम्बुश होता मेरे ख्याल से तो शायद तुम अभी हमारा इस तरीके से परस्यूट करने के लिए या फिर हमें मनाने के लिए नहीं आते कि हम लोग यहाँ से रिट्रीट कर जाएं। और तो और तुम्हारा जो स्काई फायर बॉम्ब था वो ऑलरेडी फट चुका है और तुम यहाँ पर अभी भी हमारी आर्मी को अपनी सिटी पर अटैक करने से रोकने के लिए लगे हुए हो। और यहाँ पर सीधे सीधे एक ही एक्सप्लेनेशन बनती है कि इस सिटी के अंदर कोई भी सोल्जर्स मौजूद नहीं है। ये बात सुनने के बाद वो कमांडो काफी सरप्राइज हो जाता है और मन में सोचते हुए क्या लगता है कि मैं इस लड़की को यहाँ से जाने नहीं दे सकता जिंदा, बिल्कुल भी नहीं। तभी प्रिंसेस उससे कहने लगती है कि तुमने उस क्वीन जिनलियांग को तब पकड़ा था जब क्वीन होंग यहाँ से जा चुका था, आने से पहले, इसके जाने से पहले। मैंने बिल्कुल सही कहा ना, लेकिन तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं अपने फादर को मना लूंगी इस बात को लेकर कि हम लोग यहाँ से रिट्रीट कर जाएं। ये बात सुनने के बाद कमांडो काफी शॉक हो जाता है। तभी प्रिंसेस पीछे मुड़कर शर्माने लगती है और शर्माते शर्माते उससे कह रही होती है कि तुम्हें इतना सरप्राइज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं जिस बात को अच्छी तरीके से जानती हूँ कि अगर हम इस बैटल को आसानी से जीत भी सकते हैं, लेकिन इससे जो तांग डायनेस्टी के लोग हैं वो हम पर गुस्सा हो जाएंगे और उनका जो क्रेजी रिवेंज है हम उसका हिस्सा नहीं बनना चाहते। और आखिरकार अगर इस रिवेंज में हम लोग फंसते हैं तो हमारे ही लोग मारे जाएंगे और ऐसा मैं ऐसा होते बिल्कुल भी नहीं देखना चाहती। दूसरे मन में सोचते हुए कह रही होती है कि तुमने मेरी जो जान बचाई है उसके फेवर को रीपे करने के लिए मैं तुम्हारी जान यहाँ पर बख्श देती हूँ और तुम पर अटैक नहीं करूंगी अभी के लिए, वरना तुम्हारी तो मैं पता ही बैंड बजा देती। और जब वह कमांडो इसका इस तरीके का बिहेवियर देखता है तो वो तरीके से कंफ्यूज हो जाता है और कहने लगता है कि एक वुमन का हार्ट को समझना वाकई में ऐसा है जैसे कि तुम समंदर में किसी सुई को ढूंढने में लगे हुए हो। दूसरी तरफ हमें उस धमाके की साइड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर तांग डायनेस्टी के मिस्टर वैन कह रहे होते हैं कि हे भगवान ये क्या हो गया, आखिरकार इसकी पावर इतनी पावरफुल कैसे निकली। और जब इतना बड़ा धमाका देखने के बाद प्रिंसेस देखती है तो वो काफी सरप्राइज हो जाती है और वो हमारे कमांडो की चिंता करते हुए चिल्लाने लगती है और उसका नाम चिल्ला चिल्ला कर बुलाने लगती है। तो मिस्टर वैन उससे कहने लगते हैं कि इस धमाके की पावर वाकई में बहुत ज्यादा थी, तो मुझे इस बात का डर है कि हमारे जो यंग मास्टर गू हैं वह शायद अब तक नहीं बच पाए होंगे, क्योंकि उस वक्त वो इस गेट के काफी ज्यादा नजदीक थे। जब इनकी कन्वर्सेशन चली रही होती है तभी पीछे से हमारा एमसी पीछे से आ जाता है और क्या लगता है कि मैं लो यहाँ पर खड़ा हूँ और आखिरकार तुम यहाँ पर किस लिए चिल्लाने में लगे हुए हो, तुम्हारी जो आवाज है वो मुझसे तक ऑलरेडी पहुंच चुकी है। और जैसे ही वे प्रिंसेस हमारे एमसी को वहां पर सुरक्षित आती है वो देखती है तो वो तुरंत उसे गले लगा लेती है बिना सोचे समझे। जिसको देखने के बाद जो अंकल फैंग होते हैं
मिस्टर फैंग होते हैं और मिस्टर वैन होते हैं, वो दोनों के दोनों आपस में बात करने लगते हैं और उन दोनों को इग्नोर मार देते हैं क्योंकि वो तो खुद लवी डवी होने में लगे ही हुए होते हैं। तभी मिस्टर वैन उससे कहने लगता है कि जो प्रिंसेस है क्या इनके लिए ये सब करना बिल्कुल भी ठीक रहेगा, लेकिन मिस्टर फैंग वहां पर कुछ भी नहीं कह पाते और आसपास के जितने भी सोल्जर्स होते हैं वह सभी के सभी लोग उनकी जय जयकार करने लगते हैं क्योंकि जो टूरिक आर्मी होती है वो वापस जाने लगती है जगह को छोड़कर। तभी मिस्टर वैन उससे कहने लगता है कि इस बैटल को खत्म होने के बाद जो जंग मास्टर गू हैं वो वाकई में उनकी जो रेपुटेशन है वो बहुत ज्यादा ग्रो होने वाली है। तभी मिस्टर फैंग उससे कहने लगते हैं कि जो गोल्ड है एक ना एक दिन वो शाइन जरूर करता है। दूसरी तरफ हमारा जो कमांडो है वो हमारी प्रिंसेस से कहने में लगा हुआ था कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं सुरक्षित तुम्हारे पास वापस लौट कर आ जाऊंगा। प्रिंसेस उससे कहने लगता है कि मुझे पता था कि तुम बिल्कुल सुरक्षित रहोगे और ये कुछ ज्यादा ही नजदीक होते हैं। और तभी जैसे एक दूसरे घूरने लगते हैं तो प्रिंसेस का चेहरा पूरी तरीके से लाल पड़ जाता है और कमांडो इस मौके का फायदा उठाते हुए उसे किस करने की कोशिश करने लगता है, जिससे कि उस प्रिंसेस की सटक जाती है और वो उसके चेहरे पर एक जोरदार पंच मारती है और उससे कहने लगती है भले ही तुमने जो भी काम करना है वो अच्छा काम है, लेकिन इस तरीके से तुम किसी भी प्रिंसेस का एडवांटेज या फिर फायदा नहीं उठा सकते हो। भाई हमारे कमांडो की तो बैड बज पड़ी है, दोनों प्रिंसेस से पिट रहा है इधर उधर से। इसको देखने के बाद हमारा एमसी कहता है कि अगर तुम ये सब क्या करने में लगी हुई हो, प्रिंसेस वहां से चली जाती है और उससे कहने लगती है कि तुम्हें आप सोने के लिए चले जाना चाहिए, मैं वाकई में तुम्हें नहीं देखना चाहती। और कमांडो को ये बात कुछ भी नहीं समझ नहीं आ रही होती कि चल क्या रहा है और कहने लगता है कि आखिरकार मैंने तुम्हें गुस्सा कब दिला दिया। वाकई में यार ये बात तो सच है कि वुमन को समझना बिल्कुल नामुमकिन के बराबर है और सबसे ज्यादा स्केरी और सबसे ज्यादा डरावने टेररिस्ट होते हैं ये। दूसरी तरफ प्रिंसेस जब वहां से जा रही होती है तभी उसके दिमाग की बत्ती जलती है और मन में सोचते हुए कह रही होती है कि इस बंदे के पास से इसकी बॉडी से एक दूसरी लड़की की स्मेल मुझे क्यों आने में लगी हुई है, भाई साहब इसके कुत्ते से भी तेज नाक है। तभी लॉर्ड फैंग वहां पर आते हैं और उससे कहने लगते हैं कि तुम्हें प्रिंसेस को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो प्रिंसेस है वो वाकई में बहुत ज्यादा गुस्से में पैदा बड़ी हुई है, यहाँ तक कि जो एम्परर है वो भी उसे हैंडल नहीं कर सकते। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी उससे कहने लगता है कोई बात नहीं, वैसे भी इस चीज में ज्यादा दर्द नहीं हुआ मुझे। और जब इनकी कन्वर्सेशन चली रही होती है तभी पीछे से कोई आता है और चिल्लाता कहने लगता है कि जो राइट हैंड जनरल त्यांसी की आर्मी का क्वीन क्वांग वह रॉयल हाइनेस प्रिंसेस को पिंगयांग को वापस से बीजिंग में ले जाने के लिए आया हुआ है। ये बात सुनने के बाद सभी शॉक हो जाते हैं लेकिन एमसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता और लॉर्ड फैंग इसको देखने के बाद काफी खुश हो जाते हैं और क्या लगता है कि जनरल को तुम फाइनली यहाँ पर आ चुके हो। तभी हमें आर्मी के जनरल को दिखाया जाता है जो इसका नाम क्वीन क्योंग होता है, जिसका कर्टसी नेम शू बाओ है और वो शू बाओ के कहने लगता है कि मुझे माफ कर देना कि मैं यहाँ पर लेट पहुंचा हुआ हूँ। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि उसकी आर्मी ने उस क्वीन को वहाँ पर पकड़ लिया है जिसकी हालत बहुत ज्यादा पतली हो रही होती है डरने के कारण। और प्रिंसेस उससे पूछती है कि हे ब्रदर शिवबाओ आखिरकार तुमने इस क्वीन हॉन्ग को पकड़ा तो पकड़ा कैसे, तुम्हारे हाथों में कैसे पड़ गया ये। तभी शिवबाओ उसे एक्सप्लेन करता है और उससे क्या लगता है कि मैं आसपास के फ्रंट नियर मतलब ताइयुन सिटी के आसपास में फ्रंट के एरिया में पेट्रोल करने में लगा हुआ था और तभी मुझे यहाँ पर एक मैसेज मिला कि जो प्रिंस क्वीन के द्वारा एक पिजन के द्वारा भेजा गया था और वो आपको लेकर बहुत ज्यादा चिंता दिखाने में लगे थे और सोच रहे थे कहीं आप किसी परेशानी में ना फंस जाओ, इसलिए मैंने वहाँ पर 3000 लोगों को अपने साथ लेकर आया हुआ हूँ आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। और 60 माइल नॉर्थ से हम लोग यहाँ पर चलते चलते आए हुए हैं और उसी रास्ते में हमें यहाँ पर कुछ दूरी पर हमने कोई को देखा था जो कि तयन के जितने भी आर्मी इस कैंप के जितने भी लोग थे उनको यहाँ से लेकर जाने में लगा हुआ था और इसलिए मैंने इसको पकड़ लिया और आपको बचाने के लिए जल्द से यहाँ पर आ चुका था मैं। ये बात सुनने के बाद सभी के सभी लोग जनरल को उनकी तारीफ करने लगते हैं और उससे कहने लगते हैं कि तुम्हारी रेपुटेशन वाकई में तुम्हारे काम के लायक है, तुम तो वाकई में गॉड ऑफ वॉर के इनकारनेशन हो। दूसरी तरफ हमारा एमसी मन में सोचते हुए कहने में लगा हुआ था कि जो होंग ताइयुन के डिफेंडर थे वो आर्मी थी टोटल मिलाकर 1 लाख मैन थे, लेकिन जो अटैक करने वाले थे और इसके साथ मिलाकर 1 लाख प्लस 3000, लेकिन इस बंदे ने फिर भी इस होंग को पकड़ने में ये बंदा कामयाब रहा। दोनों की आर्मी को देखा जाए तो उसके पास 1 लाख है, इसके पास 3000 है, लेकिन फिर भी इसने पकड़ लिया 1 लाख वाले को। अब मुझे समझ में आया कि आखिरकार इसे गॉड ऑफ वॉर क्यों कहा जाता है। दूसरी तरफ जो होंग होता है वो ये सारी की सारी बातें सुनने के बाद चिल्लाते हुए क्या लगता है कि ये आखिरकार मैं क्वीन हम आपस में एक दूसरे के साथ फाइट नहीं करना चाहता था और इसीलिए मैंने वहां पर रेजिस्ट करने का ऑर्डर नहीं दिया, वरना इसे वाकई में ऐसा लगता है कि ये मुझे पकड़ पाता मेरी 1 लाख आर्मी के साथ अपनी 3000 आर्मी के साथ। और आखिरकार मुझे ये बताओ कि आखिरकार मेरा बेटा कहाँ पर है, तुमने मुझसे कहा था कि तुम उसकी जान बचा लोगे, लेकिन कहाँ पर है वो। ये बात सुनने के बाद प्रिंसेस चिल्लाती है और उससे क्या लगती है कि तुम्हें अभी भी याद है कि तुम्हारा कोई बेटा भी है, तो आखिरकार अगर ऐसी बात है तो तुम अपनी आर्मी को लेकर इस जगह को छोड़कर क्यों गए थे और पूरे के पूरे तयन के जितने भी लोग हैं उन्हें खतरे में डाल दिया। क्वीन जेनलियांग पूरी तरीके से बहुत ज्यादा डेंजरस सिचुएशन में फंस चुके थे। इस बात को सुनने के बाद वो जनरल उससे कहने लगता है कि मैं वाकई में मुझे दूसरे की द्वारा फोर्स कर दिया गया था, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये बात सुनने के बाद आर्मी का ऑफिसर उससे कहने लगता है कि तुमने कहा था इससे पहले कि तुमने जब मास्टर फैंग और प्रिंसेस को देखा था या फिर तुम देखोगे तो तुम सबको सच सच बताओगे। अब तुम उनके सामने खड़े हो तो तुम्हें सच सच बता देना चाहिए कि आखिरकार तुम्हें किसने ऑर्डर दिया ये सब करने का। और इस बंदे के बहुत ज्यादा बुरी तरीके से पसीने छूटने में लगे हुए होते हैं और तभी अचानक से उसकी आंखों में कुछ होने लगता है और वह बंदा वहीं पर मारा जाता है, जिसको देखने के बाद सभी के सभी लोग कतई शॉक हो जाते हैं और प्रिंसेस देखते चिल्लाती है, सरप्राइज होती है कि आखिरकार ये सब क्या चलने में लगा हुआ है, ये कोई बीमारी है क्या। यहाँ पर हमारा कमांडो आता है, चेक कर उसे बताने लगता है कि ये बंदा ऑलरेडी मारा जा चुका
है। इसके अंदर, इसके वेस्ट के अंदर, इसकी कमर के अंदर एक पॉइजनस यानी कि जहरीली नीडल यानी कि जहरीली सुई छुपी हुई थी। जब ये रास्ते में आप इसे लेकर आ रहे होगे तभी असासिन ने इसको यहाँ पर जहर दे दिया गया होगा इसे मारने के लिए। ये बात सुनने के बाद जनरल उससे काफी गुस्से में पूछता है कि आखिरकार तुम कौन हो बे? तभी प्रिंसेस एक्सप्लेन करते उससे कहने लगते कि इस बंदे का नाम गू बेचेंग है और इसने मुझे तयन तक यहाँ पर छोड़कर आया हुआ है खुद अपनी पावर पर, और आज को इस बंदे ने अकेले ने पूरी की पूरी आर्मी को अपने दिमाग का इस्तेमाल कर वापस पहुंचा दिया है तुर्की आर्मी को, और पूरी की पूरी सिटी को इस अकेले बंदे ने बचा लिया। ये बात सुनने के बाद वो दूसरा वाला जनरल उससे कहने लगता है ये बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है प्रिंसेस आपके लिए यहाँ पर ज्यादा देर तक रहने के लिए, तो मैं आपको जल्द से जल्द बेजिंग लेकर जाता हूँ। ये बात सुनने के बाद मिस्टर बेन भी उससे कहने लगते हैं कि प्रिंसेस आपको यहाँ से जल्द से जल्द जाना होगा, और हमारा एमसी ये बात सुनकर मन में सोचते हुए कहने लगता है कि मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी कॉम्प्लीमेंट देने की भी कोशिश नहीं की, ये जो गॉड ऑफ वॉर है वो वाकई में बहुत ज्यादा कोल्ड है, मानना पड़ेगा। तभी प्रिंसेस उससे कहने लगती है क्या मैं अपने साथ किसी को ले जा सकती हूँ, और अगले पल में हमें दिखाया जाता है एक तांग डायनेस्टी के कैपिटल सिटी चांगनान का। यहाँ पर हमारा एमसी पूरी तरीके से बोर होने में लगा हुआ था और बैठकर इंतजार कर रहा है, और प्रिंसेस पिंगयान के मेंशन का दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा एमसी मैन में सोचते सोचते कहने लगता है क्या तुमने अभी तक अपने कपड़े भी नहीं पहने हुए हैं? प्रिंसेस से कह रहा है तुमने कहा था कि तुम्हें यहाँ पर आने के बाद तुम्हारा मैं इंतजार करूं, लेकिन मैं यहाँ पर बहुत देर से इंतजार करने में लगा हुआ हूँ और तुम्हें तो बस थोड़े से कपड़े ही बदल लेते ना, तो आखिरकार तुम्हें इतनी ज्यादा परेशानी का सामना क्यों करना पड़ रहा है? पीछे से प्रिंसेस चिल्लाती है और उससे कहने लगती है कि मैं वाकई में बहुत ज्यादा काइंड हूँ जो कि मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आ गई हूँ, क्या तुम्हें बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है? और तभी प्रिंसेस बाहर निकलकर उससे कहने लगती है कि मैं एक प्रिंसेस हूँ, मैं इस तरीके से किसी कॉमनर की तरह हर दिन तो ड्रेसअप नहीं कर सकती ना। तभी एमसी इसको देखकर कहने लगता है कि आखिरकार प्रिंसेस होने में कौन सी बड़ी बात है, यू कैन तुम अभी भी ड्रेस पहन सकती हो कुछ भी। तो ये बात देखने के बाद हमारा एमसी कभी शॉक हो जाता है और कहने लगता है ये क्या मजाक चलने में लगा हुआ है, कभी शॉक हो जाता है प्रिंसेस के कपड़े देखने के बाद। और उसके थोड़ी देर बाद हमें एक कैरेज में हमारी प्रिंसेस और हमारे एमसी को वहां से जाते हुए दिखाया जाता है। यहाँ पर प्रिंसेस मुस्कुराती है और हमारे एमसी से कहने लगती है कि तुम्हारी जो आईज थी, तुम्हारी जो आंखें थी कुछ देर पहले मुझे देखकर वो वाकई में बहुत देखने लायक थी, तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तुम इस प्रिंसेस के पहली नजर में प्यार में पड़ गए थे, लेकिन मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी घंटा फर्क नहीं पड़ता। आफ्टर ऑल ये जो प्रिंसेस तुम्हारे सामने बैठी हुई है वो नेचुरली ब्यूटीफुल है, और कोई भी बंदा या फिर कोई भी लड़का मुझे देखेगा तो वो सीधी सी बात है कि मुझे पसंद करेगा और तुम्हारी तरह ही रिएक्ट करेगा। इसको इस तरीके से बात करते हुए हमारा एमसी मन में सोचते हुए कहने लगता है कि ये पूरे के पूरे रास्ते भर से मुझे पर चिल्लाने में लगी हुई है और मुझे टोकने में लगी हुई है, ये अभी तक थकी नहीं है क्या? और जैसे ही हमारा एमसी उस लड़की प्रिंसेस को इग्नोर करता है और उससे कहने लगता है कि आखिरकार हम लोग अभी पहुंचे नहीं है और हम कहां पर जाने में लगे हुए हैं। प्रिंसेस को देखकर काफी गुस्सा हो जाती है और मुंह फुलाकर साइड में बैठकर उससे कहने लगती है कि फर्स्ट सबसे पहले तो हम प्रिंस क्वीन के मेंशन पर जाने वाले मेरे सेकंड ब्रदर से मिलने के लिए, फिर उसके बाद हम लोग अब मेरे फादर से मिलने के लिए जाएंगे। और मन में सोचते हुए कहने लगती है कि इस बंदे ने वाकई में मुझसे अपनी नजरें हटा ली है, इसकी हिम्मत हुई तो हुई कैसे, इसकी आंखें नोच लूंगी मैं। तभी बाहर से किसी की चिल्लाने की आवाज आती है और कोई कह रहा होता है कि तुम वहीं पर रुक जाओ। दोनों के दोनों ये बात सुनकर काफी शॉक हो जाते हैं। यहाँ पर वही जनरल उसके रोकने के लिए आया होता है और उससे क्या लगता है कि योर हाइनेस जो प्रिंस क्वीन ने मुझे कमांड दिया है कि जो यंग मास्टर को हैं उनको मेंशन पर पहले लेकर जाओ। ये बात सुनने के बाद प्रिंसेस काफी शॉक हो जाती है और उससे क्या लगती है क्या तुम अभी तक ऑलरेडी ये बात नहीं जानती हो कि हम लोग ऑलरेडी वहां पर जाने में लगे हुए हैं, तो आखिरकार इस बंदे को पहले जाने का क्या मतलब? और तभी वो बंदा गुस्से में देखते उससे क्या लगता है कि जो हिज रॉयल हाइनेस प्रिंस क्वीन है वो इसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट मैटर डिस्कस करना चाहते हैं और इसलिए मुझे यहाँ पर उन्होंने ऑर्डर दिया है और प्रिंसेस से मैं परमिशन लेना चाहूंगा कि इस सिचुएशन को समझो। इसको देखने के बाद प्रिंसेस को गुस्सा आ जाती है और चिल्लाते हुए लगता है कि आखिरकार इस बात का मतलब क्या बनता है कि हम लोग तो वैसे भी मिलने वाले हैं और इससे पहले तो वो लोग कभी मिले भी नहीं है, तो इतनी जल्दबाजी किस बात की? इस बात को कह रही होती है तो हमारा एमसी पीछे से अगर उसे रोकता है उससे क्या लगता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं चलता हूँ सबसे पहले। और इसको देखकर ऐसा लगता है कि जो कैरेज में जाएंगे हम लोग तो हमें बहुत ज्यादा समय लगने वाला है, अगर मैं घोड़े पर जाता हूँ तो जल्दी पहुंच जाऊंगा। फिर इसी बात सुनने के बाद उससे क्या लगता है कि तुम्हें बकवास करने की जरूरत नहीं है, जब लोग हम तुम मेरे सेकंड ब्रदर को देखोगे तब तुमने मेरी बात ध्यान सुनी या नहीं सुनी, अगर तुमने बकवास करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगी। ये बात सुनने के बाद एमसी क्या लगता है कि ठीक है समझ गया मैं, जब मैं पहली बार ली शिमिन से मिलूंगा तो सबसे पहले मैं यही कहूंगा उससे कि हम दोनों को दोनों इनोसेंट हैं और हमारे दोनों के बीच में कुछ भी नहीं चल रहा है। अरे वही प्यार वाला लफड़ा नहीं चल रहा कुछ भी। ये बात सुनने के बाद हमारे जो प्रिंसेस है वो काफी लाल पड़ जाती है, उसका चेहरा टमाटर की तरह है और कभी शर्माने लगती है और चिल्लाते उससे क्या लगता है कि तुम बस मेरा इंतजार कर ठगी कहेंगे। और तभी वो बंदा घोड़े पे बैठाकर हमारा एमसी को कहीं पे ले जाने लगता है और हमारा एमसी वहां पर उबासियां ले रहा होता है, तो सामने वाला बंदा उससे क्या लगता है कि मैंने शॉर्टकट ले लिया है, हम जल्दी पहुंच जाएंगे। और उसे नींद आने लगी होती है उबासियां लेते लेते और कहने लगता है कि ठीक है तुम वाकई में अपनी एक्टिंग में वाकई में बहुत ज्यादा अच्छे हो और मुझे ये पहले से पता था कि तुम फेक हो और प्रिटेंड करने इस तरीके से बंद कर दो। इसको देखने के बाद एमसी सफरात हो जाता है और उससे कहने लगता है ओह ये फैमिली टेक्निक है, जानी पहचानी लग रही है मुझे तो। और इतना सोचने में लगा ही हुआ था और टेक्निक्स के नाम लेने में लगा हुआ होता है, तभी पीछे से कुछ लोग उस पर अटैक करने के लिए कूद पड़ते हैं। और जब वो असासिन हमारे एमसी पर अटैक करता है तो उससे क्या लगता है कि हमारे जो विंड ग्रुप के ब्रदर्स है जिन्हें तुमने मार दिया था, हम उसका बदला लेने के लिए तुमसे आ चुके हैं। और जैसे ही वो अटैक करता है तो हमारा एमसी वहां से निकल जाता है, लेकिन उस घोड़े के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और तुरंत हमारा कमांडो उसके पीछे आकर उससे कहने लगता है कि तुम जैसे कमजोर मुझे मारने में कामयाब रहेंगे। और इतना जब
जब तेज वो बंदा हमारे एमसी को देखता है तो कतई शॉक हो जाता है और एमसी तुरंत उसके सर को पकड़ने के बाद जोर से जमीन में दे मारता है, जिससे कि वो बंदा वहीं पर मारा जाता है और उसकी सुहा हो जाती है। और उसके बाकी जितने भी साथी होते हैं वो उसको देखकर चिल्लाते हैं, उससे कहने लगता है कि बेवकूफ, तुम्हें इतना नजदीक नहीं जाना था उसके पास। और एमसी उसको देखने के बाद कहने लगता है कि लो भाई, यहाँ पर बिना डिसऑर्डर के कुछ लोग आ चुके हैं, इन्हें तो अटैक करने की बिल्कुल तमीज भी नहीं है कि किस तरीके से अटैक किया जाता है। तभी वो उसी के बॉम्ब का इस्तेमाल करता है और जमीन पर फोड़ देता है, जिससे कि आसपास पूरी तरीके से धुआं ही धुआं हो जाता है और कहने लगता है कि हमारा एमसी, मैं तुम्हारे साथ खेलने के लिए तैयार हूँ। और सभी के सभी लोग उस स्मोक में चिल्लाते हुए कहने लगते हैं कि तुम्हें सावधान रहना चाहिए। और जो बंदा हमारे एमसी को यहाँ पर लेकर आया था वो उसको देखकर गुस्से करते हुए कहने लगता है कि एक्चुअली में हमारे ही बम का इस्तेमाल हमें ही हराने के लिए करने में लगा हुआ है ये बंदा। और जब देखता है कि जैसे ही स्मोक हटता है तो उसके सभी साथी ऑलरेडी हारे जाते हैं और हमारा एमसी, उसका बंदा, उसी का बंदा उसके पैरों को पकड़ लेता है। तभी हमारा एमसी उसको घसीट कर पटक 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 मारता है और उससे क्या लगता है कि तुम भी आ जाओ बेटे, तुम कहाँ बच रहे हो। और उससे पूछने लगता है हमारा एमसी कि तुमने यहाँ पर मुझे ट्रिक करने के लिए इतना ज्यादा एफर्ट का इस्तेमाल किया था, क्या बस इतना ही तुम में इतनी हिम्मत है। वो बंदा के गर्दन पर जैसे ही हमारे एमसी की नाइफ पड़ती है तो वो काफी सफरायत हो जाता है और घबराते हुए उससे क्या लगता है कि अब मुझे समझ में आया कि हमारा पूरा का पूरा जो विंड ग्रुप है वो तुम्हारे द्वारा कैसे वाइप आउट कर दिया जा चुका था। तुम वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन हमारा जो फॉरेस्ट ग्रुप है उनका जो मिशन था ऑलरेडी हमने उसे कंप्लीट कर लिया है। मेरा जो टास्क का था वो तुम्हें उस जगह से दूर लेकर जाने का था। जैसे ही एमसी को ये बात समझ में आती है तो वो भागना चालू कर देता है और पीछे से वो बंदा चिल्लाते है उससे क्या लगता है कि भाग भाग भाग, बहुत तेज भाग, चलो देखते हैं कि तुम कितने तेज भागते हो। एमसी काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है और मन में सोचते हुए क्या लगता है कि वो लोग जानबूझकर मुझे उस जगह से दूर लेकर आए थे और उनका गोल क्योंकि मैं नहीं था, वे उसको पकड़ना चाहते हैं, यानी कि उस प्रिंसेस से है उनका गोल, ताकि वो ली शीमन को धमका सके। प्रिंसेस, तुम बस मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हें बचाने के लिए आ रहा हूँ। और अगले ही पल हमें वहां पर किसी को सीटी बजाते हुए दिखाया जाता है और वो बंदा सभी के सभी गार्ड्स को एक साथ इकट्ठा करने के बाद कहने लगता है कि प्रिंसेस पिंगयान को डाकुओं के द्वारा किडनैप कर लिया जा चुका है, जल्दी से जाओ और इस पूरे के पूरे मैटर को जिंगू गवर्नमेंट ऑफिस में उसकी कंप्लेन कर दो। यहाँ पर जो सुपरवाइजर इस गेट के और सभी के सभी गार्ड्स को यहाँ पर उनकी मदद करने के लिए भेज दो। और जब उनकी बातें चली रही होती हैं तभी हमारा एमसी वहां पर एंट्री मारता है। इसको देखने के बाद सभी गार्ड सरप्राइज हो जाते हैं और क्या लगता है कि तुम कौन हो बे। और एमसी जब उसकी इंजरीज को देखता है तो वो कहने लगता है कि जो डायमंड शेप में इंजरीज दिख रही है शायद वो किसी निंजा कुनाई के द्वारा किया गया है और जहाँ पर इतनी भी डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं उन सभी को मारने वाला एक ही वेपन है और सभी के सभी एनिमी को एक ही टाइम पर ये पर करना पड़ेगा। इससे साफ साफ साबित होता है कि उनके जो नंबर्स हैं वो कम नहीं होंगे और वह सभी के सभी लोग निंजास हैं और वो इस तरीके से प्रिंसेस को यहाँ पर लेकर जा चुके हैं जहाँ पर जो रोड इतनी ज्यादा आई कैचिंग, इतने ज्यादा लोग थे उनके सामने बिल्कुल। दूसरी तरफ जो गार्ड्स होते हैं वो हमारे एमसी को पकड़ने के लिए आगे आते हैं। उससे क्या लगता है कि आखिरकार हम पूछ रहे हैं तुमसे, तुम कौन हो, तुम यहाँ पर क्या करने में लगे हुए हो। तभी एमसी पीछे गुस्से में देखता है, उससे क्या लगता है कि अगर तुम मरना नहीं चाहते तो अपना मुंह बंद रखो। सभी के सभी गार्ड्स की ये बात देखने के बाद कभी फट जाती है और वो अपने लीडर से पूछने लगते हैं कि हमें उसे पकड़ने के लिए पीछे जाना चाहिए। ये बात सुनने के बाद उनका लीडर क्या लगता है कि इतना ज्यादा खतरनाक मर्डरस और ऐसा तो सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जिन्होंने खूब सारा मर्डर किया। ये बंदा खून की नदियों में नहा कर आया है, तुम जल्दी से जाओ और किसी को बुलाकर लेकर आओ। तभी एमसी उनके वहां पर जाने के निशानों को देख लेता है और पहचान लेता है किस डायरेक्शन में गए हैं सभी के सभी लोग और उनको पकड़ने के लिए उन डायरेक्शन में जाने लगता है। तो सभी के सभी लोग गार्ड शॉक हो जाते हैं और कमांडो को पकड़ने के लिए उसे चिल्लाते हैं। उससे क्या लगता है कि तुम यहाँ से भागने की कोशिश भी मत करना। और जब हमारा एमसी वहां से जा रहा होता है तो उसकी नजर उन निशानों पर पड़ती है जिस जगह से वो गुजरे हुए हैं और जिस देखकर वो पहचान लेता है और कहने लगता है कि यही वो डायरेक्शन है, मैं बिल्कुल सही डायरेक्शन में जाने में लगा हूँ। और फाइनली उसे वहां पर वो जाते हुए दिख जाते हैं, जिसको देखकर एमसी काफी ज्यादा खुश होता है और कहने लगता है कि तेरे में आखिरकार इतनी हिम्मत कैसे आ गई है कि तूने मेरी वुमन को हाथ लगाया है। तो ये तो मैं अच्छे सबक सिखाता हूँ, चाहे वो विंड का, फॉरेस्ट का, फायर का, माउंटेन का, कोई भी ग्रुप क्यों ना आ जाए, आज वो मेरे हाथों से जरूर मारा जाएगा। प्रिंस को इनके मेंशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो चिल्लाते हुए कोई कह रहा होता है कि तेरी हिम्मत कैसी मुझसे इस तरीके से बात करने की। और जो जनरल होता है वो उससे कहने लगता है कि तेरी हिम्मत हुई प्रिंसेस को चोट पहुंचाने की और जहाँ पर प्रिंस को तुम धमकाने में लगे हुए हो, क्या तुम्हें इस बात का बिल्कुल भी डर नहीं है कि जो 9 किंगशिप एक्सप्लेनेशन की जो टीम है वो तुम्हें बिल्कुल मार देगी। इस तरीके से देखने के बाद साधु एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि उसको देखकर कहने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है माय लॉर्ड, जब तक आप मुझे ज्यूत्यांग के जो अकाउंट बुक है मुझे हाथों में सौंप दोगे तब तक हम प्रिंसेस की सेफ्टी की जिम्मेदारी लेते हैं। और तो और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरीके से बात करने की, यहाँ पर तेरी बात नहीं है मुझसे बात करने की। आप बताइए रॉयल हार्नेसेस क्वीन कि आप इसके बारे में क्या सोचते हो। और ये बंदा होता है ली शीमिन। दूसरी तरफ कहानी शिफ्ट होती है फर्स्ट प्रिंस की तरफ जहाँ पर वो उससे कहने में लगा हुआ आता है कि तुमने वार्न नहीं किया था जिंगजी के ऑफिशियल्स को तो कि वो हमारे मैटर में बिल्कुल भी इंटरफेयर न करे, तो आखिरकार कौन हमारा पीछा करने में लगा हुआ है। तभी उस फर्स्ट प्रिंस का जो सिक्योरिटी गार्ड है वो उससे कहने लगता है कि वो गू बेचेंग है जिसने सभी के सभी फॉरेस्ट ग्रुप के जितने भी लोग थे उन सभी को मार दिया था और वह सभी के सभी माउंटेन ग्रुप के लोगों को पीछे पड़ा हुआ है। ये बात सुनने के बाद इस प्रिंस को गुस्सा आ जाती है और उससे क्या लगती है कि डैमिट, ये आखिरकार जो गू बेचेंगे वो वापस से हमारे काम में टांग अड़ाने के लिए आ चुका है। जो सेकंड ब्रदर है उसने अभी तक बिल्कुल भी मूव का इस्तेमाल नहीं किया किसी भी। तभी जनरल उससे कहने लगता है कि आखिरकार उनमें हिम्मत भी तो नहीं है ऐसा करने की आफ्टर ऑल, क्योंकि जो हिज मैजेस्टी के जितने भी
चीजें हैं मैनेजमेंट की, जो उस जगह की कांगना सिटी की भी मैनेजमेंट है वो आपके अंडर में कर दिया था हमारे एम्पर ने, आई मीन हमारे मैजेस्टी ने। अगर हमारे इलाके में वो यहाँ पर कुछ भी करने के बारे में सोचेंगे तो इसका अंजाम तो इन्हें भुगतना ही पड़ेगा। और बात करें ली शीमिन के कैपेबल ऑफिसर्स के बारे में, तो इन्हें हिज मैजेस्टी के द्वारा फ्रंटाइन लाइन पर भेज दिया जा चुका है और सिर्फ क्वीन किंगॉर बचे हुए यहाँ पर उसके साइड में, और कोई भी उसे बचाने के लिए नहीं है। और बात करें इस गू बेचेंग के बारे में, तो ये हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। तभी वो प्रिंस ये बात सुनकर काफी खुश होता है और उससे क्या लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने ये पहले ही एक्सेप्ट कर लिया था कि इस तरीके से मुझे हमें इंटरप्ट किया जाएगा सभी के सभी लोगों के द्वारा। यहाँ पर कई सारे ऐसे मास्टर्स भी हैं जिसे मैंने भेजा है इस बार सबक सिखाने के लिए। और अब जबकि जिस बंदे का सरनेम गू है वो वाकई में मरना चाहता है तो मैं उसकी मरने की इच्छा को पूरी कर देता हूँ, सिंपल। तभी हमारा एमसी वहां पर एक पत्थर का टुकड़ा उठाता है और उसकी तरफ फेंकते उससे कहने लगता है कि मेरी प्रिंसेस को मुझे जल्द से जल्द वापस करना, वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहने वाला। उस पत्थर के कारण वहां पर जितने भी असर आगे जा रहे होते हैं उनकी गर्दन पर पड़ता है और वो नीचे गिर जाते हैं। तभी उनमें से एक निंजा यामाता डिवाइन फाइबर टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसको देखने के बाद एमसी कतई पूरी तरीके से शॉक हो जाता है, क्योंकि ये बंदा बस आगे आग फूके जा रहा होता है। और अगले पल दिखाता है कि वहां से तो हमारा एमसी गायब है, जिसको देखकर वो काफी खुश हो जाता है और कहने लगता है कि मुझे लगा था कि अगर का ये कोई पीएलएस मास्टर होगा पावरफुल, लेकिन ये मेरे फूसो निंजा टेक्निक के आगे कुछ भी नहीं बना और इसे मैंने राख बना दिया जला के। और तभी ऊपर से एक उड़ता हुआ पंच आता है जो कि सीधे उस निंजा के सर पर लगता है और वो निंजा जाकर जमीन पर ढेर हो जाता है। तभी एमसी उससे कहने लगता है कि डिवाइन फायर अजी घंटा, तुम यहाँ पर एल्कोहल चारकोल फायर का इस्तेमाल करने में लगे हो मुझे डराने के लिए, तुम वैसे बस कुछ तुच्छ से कचड़े और तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि हम तो मारने में हमें कामयाब रहोगे। तभी अचानक से हमारा एमसी कुछ नोटिस करता है तो पता चलता है कि उनमें से एक बंदा एमसी की टांग पकड़कर जमीन में दे मारता है और उससे कहने लगता है कि अगर तुम यहाँ पर कुछ रियल स्किल्स का इस्तेमाल नहीं करोगे तो वरना मैं तुम्हें यहाँ पर तो एरोगेंट होने में लगे हुए इतना उसका अंदाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। हे बॉय, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इतनी आसानी से यहाँ पर मरेगा नहीं। और जैसे ही वो एमसी को चेक करने जाता है तो हमारा एमसी एक जोरदार किक मारता है उसके चेहरे पर और उसी की तरह उसे दूर पकड़कर फेंक देता है और उसके फटाक से पीछे आ जाता है हमारा एमसी। लेकिन वो बंदा तभी उसे किक मारने की कोशिश करता है तो हमारा एमसी उसके प्रेशर के कारण थोड़ा सा पीछे हो जाता है। और तभी वो निंजा उससे कहने लगता है कि ये खैर इतना बुरा भी नहीं था, तुम यहाँ पर मेरी केंजी दोबारा टेक्निक का किक को संभाल सकते हो, तुम पावरफुल हो। और ये वाकई में बहुत पिटी वाली बात है कि मैं यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए आया हूँ। यहाँ पर हमारा एमसी मन में सोचते हुए कहने लगता है कि मैंने उस प्रिंसेस के ट्रैक्स को सभी को खो दिया है और मैं उसे ढूंढना मेरे लिए इतना आसान नहीं होगा और ये बंदा उसी की जगह को जानता है, तो मुझे लगता है कि मुझे इस बंदे को खुद हराना पड़ेगा और इसी से पूछना पड़ेगा। तभी वो बंदा अपनी सारी की सारी पावर को रिलीज करता है और क्या लगता है कि अब तो मैं दिखाता हूँ कि आखिरकार एक एब्सोल्यूट पावर के सामने कोई भी कुछ भी नहीं कर पाता और तुम यहाँ पर अब पक्का मारे जाओगे। और उस बंदे के बाकी के निंजा साथी होते हैं तो वो काफी खुश हो जाते हैं और उससे क्या लगता है कि ये हमारे सीनियर की टेक्निक है, इसे हराना इतना ज्यादा आसान नहीं है उनके लिए, ये तो किसी हल की तरह बन जाते हैं। और वो तुरंत बंदा अटैक करने लगता है हमारे एमसी पर और अपनी फायर अल्टीमेट स्किल साकुरा स्ट्रीम फिश टेक्निक का इस्तेमाल करता है और सीधे हमारे एमसी के छाती में एक जोरदार पंच दे मारता है। इसको देखने के बाद उसके सबॉर्डिनेट खुश होते हैं, क्या लगता है कि सीधे डायरेक्ट हिट। ये वाकई में बहुत ज्यादा डरावनी और ब्रूटल हिट थी, इसके जो इंटरनल ऑर्गन्स होंगे वो जरूरी तबाह हो गए होंगे। इसको देखने के बाद एमसी उससे क्या लगता है कि बस इतना ही, तुम यहाँ पर माउंट फ्यूजी को शेक करना चाहते थे, मतलब हिलाना चाहते थे तुम, और ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है इतना तुम्हारी किक स्ट्रॉन्ग थी। इसमें सिर्फ और सिर्फ पंचिंग मारने वाले नहीं है, लो मैं तुम्हें यहाँ पे दिखाता हूँ पंचिंग मारने की टेक्निक। और तभी हमारा एमसी भी उसे पंच मारने लगता है बैक टू बैक, जिसको देखने के बाद इस बंदे की ऐसी फट जाती है कि मूवी फटा रह जाता है और इसकी पूरी की पूरी बॉडी पर हमारे एमसी के सिर्फ पंचेस के निशान होते हैं और वहीं पर मार खाने के बाद सीधे दीवार से टकरा जाता है। इसको देखने के बाद एमसी उससे क्या लगता है, खैर ये वाकई बहुत अच्छा फील होता है, पंच मारने के बाद मजा आ गया। और जब उसके सभी के सभी सबॉर्डिनेट उसे इस तरीके से देखते हैं तो वो पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाते हैं और शॉक रहते हैं। तभी एमसी उससे पूछने लगता है, कहने लगता है कि अगर मैं इस डायरेक्शन में जाता हूँ तो मैं क्या उन्हें पकड़ने में कामयाब रहूंगा। तो पता चलता है कि हमारे एमसी ने उन तीनों की बैंड बजाकर उनसे पूछ लिया होता है कि आखिरकार उसे कहाँ जाना है और उन तीनों में से वो कह रहे होते हैं कि हम कसम खाकर कहते हैं सूरज देवता की कि हम जो भी कहने में लगे हुए हैं सच कह रहे हैं, सच के सिवा कुछ भी नहीं कह रहे हैं। और तभी एमसी वहां से जाते जाते कहने लगता है कि अगर तुमने मुझसे झूठ बोलने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी जान नहीं बख्शने वाला। और वो बंदा वहां पर उसको दिशा दिखाने के बाद व्हाइट झंडा दिखाता है और क्या लगता है कि तुम्हारी ट्रिप अच्छी हो। और हमारा कमांडो अभी भी बहुत ज्यादा घबराया हुआ है और मैं सोचते सोचते उम्मीद कर रहा है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं ज्यादा लेट ना हो जाऊंगा पहुंचकर। तभी दो लोग बात करते हैं, उससे कह रहे होते हैं कि योर रॉयल हाइनेस जो फर्स्ट ग्रुप था जिसे मैसेज भेजा गया था उससे ऑलरेडी आ चुका है कि वो गौ एचंकुल खो चुके हैं और वो यहाँ पर जल्दी पहुंचने वाला है बंदा। वैसे एक बात समझ नहीं आई रॉयल हाइनेस, हम लोग यहाँ पर अपने लोगों को बेचकर उसे पकड़वा सकते हैं तो आखिरकार आप उसे पर्सनली क्यों मिलना चाहते हो? अगर यहाँ पर किसी लोगों के द्वारा आपको देख लिया गया तो ये आपकी रेपुटेशन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा और र्यूमर्स भी फैल जाएंगे चारों तरफ। ये बात सुनने के बाद वो प्रिंस उससे क्या लगता है कि मैं यहाँ पर सबसे पहले अपनी सिस्टर को शांत करवाना चाहता हूँ, आफ्टर ऑल वो मेरी सिस्टर जो है। ये बात सुनने के बाद दूसरा बंदा क्या लगता है कि और हाइनेस आप वाकई में बहुत ज्यादा काइंड हो। और तभी नोटिस आता है कि जो फायर ग्रुप है वो यहाँ पर आ चुका है और प्रिंस क्या लगता है कि अब जबकि जो रूबी प्रिंसेस यहाँ पर मौजूद है तो सेकंड ब्रदर है वो सिर्फ और सिर्फ ओबीडिएंट हो सकता है, मेरी हर बात उसे माननी पड़ेगी। तभी जनरल बगल में खड़ा हुआ था उससे क्या लगता है कि जब तक जो ली शिमिन है वो अपनी सिस्टर को पूरी तरीके से इग्नोर नहीं
मारे तब तक हमारे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तभी एक बंदा उस प्रिंसेस को लेकर उस प्रिंस के पास पहुंच जाता और उससे क्या लगता है कोनिचिवा। तभी एक उड़ता हुआ पंच उसकी तरफ आता है और उसके चेहरे पर जाकर लगता है, जिससे कि वो प्रिंसेस उसके हाथ से छूट जाती है और उस बंदे की बैंड बच जाती है। और जहाँ पर जितने भी असासिस होते हैं वो देखने के बाद काफी शॉक हो जाते हैं। जिसको देखने के बाद प्रिंस को गुस्सा आती है और क्या लगता है कि आखिरकार ये बंदा कहाँ से आ गया अचानक से। और वो हमारा एमसी उस प्रिंसेस को अपनी बाहों में भर लेता है और कहने लगता है कि माफ कर देना कि मैं लेट हो गया। और प्रिंसेस काफी मुस्कुराती है और प्यार भरी नजरों से उसको देखते हैं। उससे क्या लगता है कि मुझे पता था कि तुम मुझे बचाने के लिए जरूर आओगे। तभी असासिन इतना भी सब कुछ देखते हैं, उसे देखने के बाद शौक हो जाते हैं और उससे क्या लगता है कि हमें जल्दी से विड्रॉ करना होगा कि हमारे जो दो ही सेम्पाई है उसे इस बंदे के द्वारा हरा दिया जा चुका है, जिसे हम गॉड ऑफ वॉर कहा करते थे। तभी हमारा एमसी शिशुदन को देखने के बाद उनसे क्या लगता है कि जैसा कि मैंने सोचा था, ये एक ऐसा इन्फीरियर नेशन है जो कि ब्लड से ज्यादा अपनी पावर को ज्यादा मायने रखते हैं। उनके सामने उनके रिश्तेदार, उसके भाई बहन कुछ भी नहीं है। तभी प्रिंसेस को क्या लगता है कि हमें जल्द से जल्द जाना चाहिए और मेरे सेकंड ब्रदर को देखना चाहिए। तभी हमसे क्या लगता है कि जरा 1 मिनट रुको, यहाँ पर एक ऐसा बंदा है जिसे मैं पीटना चाहता हूँ। जहाँ पर वो फर्स्ट प्रिंस हमारे एमसी को सिर्फ घूरे जा रहा होता है और हमारा एमसी उस प्रिंस को घूरे जा रहा होता है। तभी वो प्रिंसेस उससे क्या लगता है कि तुम मुझे यहाँ पर नीचे उतारो सबसे पहले। जिसको देखकर एमसी सरप्राइज होता है और उससे क्या लगता है कि तुम्हें स्लो डाउन होना चाहिए आराम से, क्योंकि जो ड्रग्स के इफेक्ट तुम्हारी बॉडी में अभी पूरी तरीके से गायब नहीं हुए हैं। और वो प्रिंसेस अपने बिग ब्रदर को बुलाती है, जिसको बिग ब्रदर देखकर शॉक हो जाता है और कहने लगती है कि बचपन से लेकर आज तक जो सेकंड ब्रदर है और मैं हमेशा आपको हमसे फॉलो करना चाहते थे। इससे पहले जो लोग हम पर नजर बनाए रखते थे कि तुमने उन्होंने हमसे दूर किया और हमारी हमेशा मदद किया करते थे हमारी फाइट को जितवाने के लिए, और हमें हंट के लिए माउंटेन पर भी ले जाया करते थे। और हमेशा तुम उस वक्त हमसे कहा करते थे कि आप हमारे एल्डर ब्रदर होने के नाते तुम हमेशा के लिए हमें प्रोटेक्ट करोगे। और तुमने ये भी कहा था कि चाहे कोई हेवंस भी हमारे नीचे क्यों ना आ जाए आपको पकड़ने के लिए, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तब तक तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। लेकिन अब सब कुछ पूरी तरीके से बदल जा चुका है, बस किस लिए? कोई पावर के लिए। आप सेकंड ब्रदर को लेकर इतने ज्यादा जलन में हो कि आपने उसकी पूरी की पूरी मिलिट्री की लीडरशिप को सरेंडर करने के लिए उसे फोर्स करने में लगे हुए हो, ताकि जहाँ पर तुमने जो एम्बुलेंस फूड किया था टैक्स मनी को और पैसा खाना वगैरह जितना भी सामान है उसे तुम सिर्फ अपने लिए रख सको। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं तुमने असैसिन भी भेजे अपने ब्रदर को मारने के लिए और मुझे मारने के लिए। तो मैं ये अनाउंस करती हूँ कि आज से और अभी से मैं ली रूवी प्रिंसेस आपसे आपको कभी भी अपने ब्रदर के तौर पर नहीं देखूंगी और हमारे बीच का जो रिश्ता है वो यहीं पर खत्म होता है। और इतना कहने के बाद प्रिंसेस रोने लगती है और कहने लगती है हमारे एमसी से कि अब हमें चलना चाहिए। हमारा एमसी पीछे मुड़कर देखता है और उससे क्या लगता है कि रूबी की सेक के लिए मैं आज तुझे जिंदा छोड़ रहा हूँ। मन में सोचते हुए कह रहा है वरना मैं तेरी बूटियां बूटे बेचे किसी कुत्ते को खिला देता। मैं तुझे तो मैं ली शिमिन पे छोड़ दूंगा, वो तो संभाल लेगा। इतना ड्रामा देखने के बाद ये प्रिंस को गुस्सा आ जाती है तो उसका जनरल से कहने लगता है कि हम लोग इसे इस तरीके से यहाँ पर नहीं जाने दे सकते योर हाइनेस, अब हमें क्या करना चाहिए। लेकिन प्रिंस उसे छोड़ देता है और क्या लगता है कि यार भूल जाओ इस मैटर के बारे में, और वहां से चला जाता है अपने साथियों को लेकर। दूसरे में दिखाया जाता है प्रिंस ली शिमिन के बारे मेंशन के बारे में। तभी वहां पर उसका जो जनरल है उसे समझाते हैं, उससे क्या लगता है कि मुझे अभी अभी न्यूज मिली है कि जो गू बेचेंगे उसने प्रिंसेस को रेस्क्यू कर लिया है और वो रास्ते में बस पहुंचने के लिए हमारे वापस आने वाला है और प्रिंसेस पूरी तरह से सुरक्षित है। जिसको देखकर ली शिमिन काफी खुश हो जाता है और वो उस बंदे के पास जाकर उससे क्या लगता है कि तुम यहाँ पर मेरे पैलेस में अकेले घुसने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हें मानना तो पड़ेगा कि तुम में दम तो है, आखिरकार तुम्हारा नाम क्या है। इसको देखकर ये बंदा क्या लगता है कि योर रॉयल हाइनेस आप बस मेरी को ज्यादा ही तारीफ करने में लगे हुए हो। वैसे भी मुझे लगता है कि आपको कुछ ना कुछ तो जरूरी एक अच्छी बात खबर मिल गई होगी जिसको देखकर आपका मूड सही है। और इसको इस तरीके से बात करते हुए उसके जो गार्ड्स होते हैं उसको पकड़ने का ऑर्डर दे देते हैं और तभी वो बंदा हमारे उस ली शिमिन प्रिंस पर अपना कुछ बोतल फेंकता है और उससे क्या लगता है कि तुम बेवकूफ कहीं कि तुम मुझे पकड़ना चाहते हो। और तभी वे सभी के सभी गार्ड्स प्रिंस को बचाने के लिए उसके आगे आ जाते हैं और उसका जो जनरल होता है वो उस बोतल को वहीं पर काट देता है और उस बोतल के अंदर जो लिक्विड होता है वो डायरेक्टली उस गार्ड के जैसे पीठ पर गिरता है तो वो पूरी तरीके से जलना चालू हो जाता है। इसको देखने के बाद ली शिमिन भी कतई शौक हो जाता है और ये बंदा जोर जोर से हंसने लगता है और उससे क्या लगता है कि तुम बस एक कुछ बेवकूफ हो और तुम बस मेरी इतनी सी ट्रिक को देखने के बाद इतना डर गए हो कि तुम्हारी पैंट भी गिली हो जाएगी। आज मैं तुम्हें अपनी सबक सिखाता हूँ कि जो फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है वो कितना पावरफुल होता है। और भाई साहब यहाँ पर एक राज की बात बताऊं, अगर किसी ने नोटिस नहीं किया होगा तो गाइस ये बंदा कोई और नहीं बल्कि मैं सबसे पहले स्टार्टिंग में एपिसोड फर्स्ट में जो फाइट कर रहा था हमारे एमसी के साथ रियल वर्ल्ड में यानी कि अर्थ पर, ये वही बंदा है। अगर आप लोग भूल गए हो तो मैंने पहले ही यहाँ पर सस्पेंस बता दिया, इस बात पर लाके सब्सक्राइब तो बनता है। तभी उसका जनरल होता है वो प्रिंस ली शिमिन का, वो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आगे आता है। लेकिन वो बंदा वहां पर फिर से लिक्विड फेंकता लगता है अपने उस गार्ड और वो गार्ड उसे बचाने के लिए अपने हाथ को आगे करता है तो उसके हाथ भी जल जाते और सभी के सभी गार्ड्स वहीं पर बेहोश होने लगते हैं। तो वो बंदा उस जनरल को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है और कह रहा होता है कि अब तुम भाड़ में जाओ, तुम्हें बचाने वाला कोई भी नहीं। तभी कुछ उड़ता उड़ता आता है और वो लिक्विड बोतल वहीं पर उसके हाथ में फूट जाती है। इसको देखने के बाद वो बंदा शॉक हो जाता है और क्या लगता है किसी ने मुझ पर चुपके अटैक किया और उसी का लिक्विड उसके हाथों में गिर जाता है। इसको देखने के बाद वो बंदा पीछे की तरफ जाने लगता है और हमें पता चलता है कि उस पर चुपकर अटैक करने वाला कोई और नहीं बल्कि हमारा कमांडो अफसर है
और जैसे ही वो मारने वाला होता है तो वो असासिन भी उसके हाथों पर अपने फोन ही से उसे रोकने में कामयाब रहता है। तो हमारा एमसी उसके हाथ को पकड़ दो भी पचीट मारता है और जमीन में दे मारता है। इसको देखने के बाद वो असासिन समझ जाता है और मन में सोचते हुए क्या लगता है कि ये तो मॉडर्न ग्रैपलिंग टेक्निक है, अगर का ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तभी वे असासिन भी वहां पर उस एक चाकू को उसकी तरफ थ्रो करता है, जहाँ पर हमारा एमसी उसको देखकर क्या लगता है कि तुम गिव अप कर दो। लेकिन जैसे ही वो एक दूसरे को ध्यान से देखते हैं तो वो पहचान लेते हैं और चिल्लाते हुए क्या लगता है कि तुम तो वही बंदे हो ना, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और प्रिंसेस भी वहां पर कई सारे गार्ड्स को लेकर आ जाती है और उससे कहने लगते कि हम इस असैसिन को यहाँ पर भागने नहीं दे सकते, तुम चारों तरफ से घेर लो और प्रिंसेस को प्रोटेक्ट करो। हमारा एमसी कहते चटकी हुई होती है और वो उसे मारने के लिए उस पर कूद पड़ता है। उससे क्या लगता है कि ये सारे के सारे तुम्हारे कारण होने में लगा हुआ है, आखिर का जो नेचुरल ट्रेजर है वो जल्द से जल्द मुझे दे दो। तभी बंदा उससे क्या लगता है, क्या तुम्हें डिजर्व भी करते हो, आज तो मैं तुम्हारी हो, तुम सभी की जान बख्श देता हूँ, लेकिन मैं तुमसे अपना बदला जरूर लूंगा, चिंता मत कर। ये बात देखने के बाद एमसी गुस्से में क्या लगता है कि ये बंदा अभी भी जिंदा है, कितना ज्यादा परेशानी वाली बात है यार, सर दर्द है ये बंदा। जहाँ पर वो प्रिंसेस अपने सेकंड ब्रदर की चिंता करते हुए चिल्लाते हुए उसे बुला रही होती है और वो सेकंड ब्रदर उससे कहने लगता है कि मैं पूरी तरह से सुरक्षित हूँ, तुम जल्दी से जाओ और सभी के सभी गार्ड्स को ट्रीट करो। यहाँ पर हमारा एमसी बीच में बोलता है, उससे क्या लगता है कि वह सभी के सभी लोग स्ट्रॉन्ग एसिड के द्वारा उन्हें एरोड कर दिया जा चुका है, उनकी स्किन जला दी जा चुकी है और उनके दर्द को भगाना है तो उन्हें रनिंग वाटर की जरूरत पड़ेगी और इन्हें हील करना इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला। तभी वो जनरल हमारे एमसी को उसके सामने इंट्रोड्यूस करता है और उससे क्या लगता है कि ये बंदा है और प्रिंस उसे पहचान लेता है और क्या लगता है कि तुम जरूर ही गू बेचेंगे होंगे। मैंने बिल्कुल सही कहा। तभी हमारा एमसी से ग्रीट करने की कोशिश करता तो ढंग से कर नहीं पाता और अजीब ही नाम नहीं लगता, जहाँ पर उसका जनरल उससे क्या लगता है कि योर हनेस अब समय आ चुका है कि हम लोग एम्परर के प्लेस पर चले। और प्रिंसेस भी उसको ये बात सुनने के बाद उससे क्या लगती है कि आखिर का जो मेन मैटर्स है हमें उसके बारे में एम्परर से बात करनी पड़ेगी। मैं भी पैलेस में आपके साथ चलूंगी और फादर को देखना चाहती हूँ और बिग ब्रदर ने जो भी इस बार किया सब कुछ बताना चाहती हूँ। तभी भी प्रिंस उससे कहने लगता है कि शू बॉय बस तुम मेरे साथ चलोगे, तुम अभी अभी वैसे भी काफी ज्यादा खतरनाक सिचुएशन से निकली हो प्रिंसेस, आपको पैलेस में वापस जाना चाहिए। तभी प्रिंस हमारे एमसी को बुलाता है तो एमसी उससे पूछने लगता है कि क्या हुआ प्रिंस, जहाँ पर वो प्रिंस मुस्कुराता है और एमसी को देखकर उससे क्या लगता है कि ज्यादा कुछ नहीं, मैं बस ये सोचने में लगा हुआ था कि तुम और मैं जरूरी डेस्टाइंड होंगे, हमारी किस्मत जरूरी इंटरबाइंड हुई होगी, जब मैं वापस आ जाऊंगा पैलेस से तो तुम और मैं काफी ज्यादा डीप फ्रेंडशिप में रहेंगे। और जब हमारा एमसी डीप फ्रेंडशिप की बात को सुनता है तो उसके दिमाग की बत्ती जल जाती है और वो कुछ और ही सोचने लगता है, भाई साहब क्या पोजीशन। और काफी शॉकिंग वाली न्यूज होती है ये, जहाँ पर वो प्रिंसेस उसकी ये बात सुनने के बाद उससे कहने लगती है कि जो मेरे ओल्डेस्ट ब्रदर है उन्होंने कुछ ज्यादा ही कर दिया इस बार डेफिनेटली फादर उसे जरूर माफ नहीं करने वाले, एटलीस्ट कम से कम उसका जो क्राउन प्रिंस का टाइटल है उसे तो हटवा ही देंगे। यहाँ पर हमारा एमसी बैठकर सोचने में लगा हुआ था और उससे क्या लगता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। भले मुझे नहीं पता कि आखिर का जो ली जियांगचैंग है वो हिस्ट्री में उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन जो फाइनल बैटल थी उसके अनुसार वह दोनों के दोनों जिन्वू गेट मौजूद थे। लेकिन यहाँ पर जो सबसे ट्रिकीस्ट पार्टी है वो और कोई नहीं बल्कि में वह बंदा है जिसने वो सील चुराई थी और उसका नाम गू लू फू है। इस टाइम में ट्रेवल करने से पहले ये बंदा बाकी में एंटिक डीलर था और अब यहाँ पर इसने ली जियांगचैन को ज्वाइन कर लिया है। लेकिन जरा एक मिनट रखो, अगर लू फुई ने ज्वाइन कर लिया है ली जियांगचैन को तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो जुआनफा गेट का जो इंसिडेंट है वो फ्यूचर में होगा भी या नहीं होगा। ये बंदा डेफिनेटली वहां पर अपनी सब कुछ स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करेगा उस इंसिडेंट को होने से रोकने के लिए। क्या जो हिस्ट्री है उसे वापस से रीराइट किया जाएगा हम दोनों के कारण, जिससे कि उसका सर दुखने लगता है और वो सर पकड़कर रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, अरे नहीं ऐसा नहीं हो सकता मैं कुछ भी कर। प्रिंसेस जब उसको देखती है तो वो काफी शॉक हो जाती है क्योंकि हिज रॉयल हाइनेस प्रिंस है, उसका जो इवेंट है उसे हम होने से रोक नहीं सकते हैं, हमें कुछ भी कर उसे होना ही होगा और मुझे उस बंदे को रोकना होगा। दूसरी तरफ वहां पर एंट्री मारता है हमारा प्रिंस उस बैनर में, जहाँ पर प्रिंस जैसे ही वापस आता है तो प्रिंसेस उससे पूछती है कि आखिरकार कैसा रहा सेकंड ब्रदर, फादर ने हमसे क्या कहा। तभी वो जनरल उससे बताने लगता है कि उसका कि जो फादर है जो एम्परर है उन्होंने सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट प्रिंस को ब्लेम ही नहीं किया, मतलब ब्लेम नहीं किया बल्कि में सेकंड हिज हाइनेस है सेकंड प्रिंस है उनको वही बहुत बड़ा डांट दिया है और कह दिया है कि अपने ब्रदरहुड के बीच में इस तरीके से फाइट नहीं करनी चाहिए और छोटे मोटे मैटर्स को इग्नोर कर देना चाहिए। मतलब जो एम्परर है वो उसके अपने बड़े बेटे की साइड लेने में लगे हुए हैं और डिक्रीट किया है कि जो हिज रॉयल हाइनेस है वो जो प्रिंसेस असीना है जो कि टूरिक एम्पायर से आने में लगी हुई है वह उनसे बात करेंगे अपनी मिस्टेक को सही कर सुधारने के लिए। इसको देखने के बाद एमसी सरप्राइज हो जाता है और क्या लगता है कि मुझे पता था कि जो हिस्ट्री थी ऑलरेडी स्क्रिप्ट उसकी लिख दी जा चुकी है। तभी प्रिंसेस चिल्लाती है और उससे क्या लगता है कि आखिरकार फादर ऐसा कैसे होने दे सकते हैं। तभी हमारे एमसी के दिमाग की बत्ती जलती है और सोचते हुए क्या लगता है कि एक मिनट रखो, कौन यहाँ पर विजिट करने वाला है। और तभी थोड़ी देर बाद हमें चांगयान सिटी के नॉर्थ गेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई खतरनाक सी टूरिक प्रिंसेस वहां पर आ चुकी है, वो भी अपनी सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ। यहाँ पर ये बंदा फर्स्ट प्रिंस के पास जाकर उससे माफी मांगता है, उससे क्या लगता है कि मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन जो अकाउंट बुक था उसे लाने में मैं नाकामयाब रहा। ये बात सुनने के बाद प्रिंस उससे कहने लगता है कोई बात नहीं, फादर ने मुझे इस बात के लिए वैसे भी ब्लेम नहीं किया है, इन्होंने सेकंड ब्रदर को ही उल्टा डांट दिया है, तो ये मैटर यहीं पर खत्म हो चुका है। तभी ये बंदा दूर दूर से हंसता है, उससे क्या लगता है कि हिज रॉयल हाइनेस प्रिंस, क्या हमें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए और ली सिमन को निपटा देना चाहिए। तभी ये प्रिंस उससे क्या लगता है कि अभी नहीं, कुछ जो फादर है
वो वाकई में हम दोनों के बीच में इस तरीके से फाइट नहीं देखना चाहते, और मैं अपने सेकंड ब्रदर के साथ अभी ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। भले ही मैं यहाँ पर अपना कोई भी मूव ना करूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अदर लोग मूव नहीं कर सकते। यहाँ पर प्रिंसेस हसीना उसके पास आती है, जिसको देखकर हमारा प्रिंस ली शिमिन उसके पास जाता है, अपना इंट्रोड्यूस करवाता है, और उससे क्या लगता है कि मैं टांग डायनेस्टी का प्रिंस हूँ ली शिमिन, और मैं ये जनरल त्यांसी का मेंशन है। और यहाँ पर हम प्रिंसेस अशीना का स्वागत करते हैं, जो कि यहाँ पर इस ग्रुप को लीड करते हुए आई है। यहाँ पर हमारा प्रिंस उससे क्या लगता है कि ये वाकई में बहुत ज्यादा लॉन्ग ट्रिप रही होगी, और जैसे प्रिंस उसका स्वागत करने वाला होता है तो कोई उस पर अटैक कर देता है, जिसको देखने के बाद ये नमूना होता है जिसने हमारे एमसी को स्टार्टिंग में पकड़ा था, वो उससे क्या लगता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे टूरिक प्रिंसेस को इस तरीके से टच करने की, क्योंकि हमारे टूरिक प्रिंसेस को किसी भी मैन के द्वारा अभी तक टच नहीं किया जा सका, और तुम तांग डायनेस्टी के लोग यहाँ पर फायदा उठाने में लगे हुए अपने नेशन के यहाँ पर होने का। क्या तुम वॉर स्टार्ट करना चाहते हो हमारे साथ? ये बात देखने के बाद प्रिंस के गार्ड्स पे चिल्लाते हो, क्या लगता है तेरी हिम्मत कैसी प्रिंस पर इस तरीके से अटैक करने की। यहाँ पर इस प्रिंसेस को भी गुस्सा लगती है, तो वो उससे कहने लगती है कि ये गाइस जितने भी लोग हैं वो ऑब्वियसली यहाँ पर परेशानी खड़ी करने के लिए आए हुए हैं, लेकिन जो क्वीन को आएंगे साफ साफ उन्हें हमारे फादर ने उन्हें ऑर्डर दिया है उस क्वीन को उनको कि वो इस जगह को बीजिंग को छोड़कर यहाँ पर चले जाए। अब तो यहाँ पर कोई भी यूजफुल पर्सन नहीं बचा हुआ है मेरे सेकंड ब्रदर के लिए। वही जनरल जो कि हमारे इस प्रिंस के ख्याल रखा करता था, उसे तो भगा दिया गया उसके द्वारा, लेकिन जैसे पीछे मुड़कर देखती है हमारी प्रिंसेस तो पता चलता है कि हमारा एमसी तो वहां से गायब हो चुका है, जिसको देखकर वो सरप्राइज होती है, चिल्लाती है कि आखिरकार ये गया तो गया कहाँ। और हमारा एमसी अपनी शकल छुपाने में लगा हुआ होता है, तो मुझे लगता है कि आखिरकार तुम अपना शकल को छुपा रहे हो भाई। तभी प्रिंसेस से क्या लगता है कि मैंने काफी बात सुना है कि जो टूरिक के जितने भी लोग उनका जो कस्टम है वो अनइनहेबिटेड है, और मैंने इस बात की उम्मीद भी नहीं की थी कि यहाँ पर इस तरीके का टाबू है मैन एंड वुमन को एक साथ देखना। अब मुझे समझ में आया। तभी वो सभी के सभी लोग हंसने लगते हैं, और उससे क्या लगता है कि आखिरकार तुम अपने आप को समझते क्या हो। यहाँ पर कई सारी ऐसी चीज हैं जिन्हें तुम्हें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि जो त्यांसी के जनरल हैं वो तुमसे ज्यादा स्मार्टर है मेरे यहाँ के जितने भी गॉड्स हैं, आई मीन डॉग्स हैं, सॉरी। और आज मैं तुम्हें साफ साफ दिखाने वाला हूँ कि हमारी ट्राइब के अंदर जो भी मैन इस प्रिंसेस को अप्रोच करता है बिना किसी परमिशन के, उसके हैंड को हम डायरेक्टली काट देते हैं, और जो प्रिंसेस को टच करने की कोशिश करते हैं हम उनके टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला देते हैं। ये बात सुनने के बाद हमारा एमजी कहीं डर जाता है, और कहने लगता है कि जो सिचुएशन है मुझे सबसे पहले उसके बारे में समझ लेना चाहिए। प्रिंसेस उससे कहने लगते हैं कि अगर तुम ये सब क्या करने में लगे हुए हो, जल्दी से जाओ और मेरे सेकंड ब्रदर की मदद करो। और एमसी की इतनी फटी पड़ी होती है कि उसकी पसीने पसीने हो गए होते हैं। प्रिंसेस उससे कहने लगती है कि तुम बीमार वगैरह हो, कि इतनी ज्यादा पसीना क्यों आ रहा है तुम्हें। यहाँ पर ये बंदा प्रिंस के पास जाकर उससे कहने लगता है कि अब समझ में आया तुम्हें कुछ आया नहीं आया एलमाइटी सिटी जनरल कहीं के। यहाँ पर प्रिंसेस हसीना आगे आती है, उससे कहने लगती है कम ऑन टू अबाउ, आखिरकार हम लोग यहाँ पर अपनी गलती की माफी मांगने के लिए आए हुए हैं, तुम्हें इतना ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। लेकिन जिससे पहले कि हम लोग यहाँ पर बात करें, यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं और कुछ ऐसे मैटर है जिसे हमें रिजॉल्व और सॉल्व कर लेना चाहिए। प्रिंस को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि अगर किस मैटर में बात कर रही है प्रिंसेस हसीना। यहाँ पर एक ऐसा मैन है जिसने मेरे साथ डिसरेस्पेक्टफुल दिखाया है। ये बात सुनने के बाद एमसी मन में सोचते हुए क्या लगता है कि मैं तो खत्म मर गया भाई, मेरे इसने लड़की ने नोटिस कर लिया मुझे तो। और जैसे ही ये बंदा हमारे एमसी को देखता है तो क्या लगता है कि तुम यहाँ पर वापस से आ चुके हो, चलो देखते हैं कि आखिरकार तुम हमारे हाथों से इस बार कैसे बचकर निकल पाओगे। और वो अपने बंदे को ऑर्डर देता है कि जाओ उसे पकड़ कर लेकर आओ। और एमसी उससे क्या लगता है कि जो हमारे मैटर है वो ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है, हमें आगे बढ़ना चाहिए। तभी प्रिंस सभी गार्ड्स को उनको रोकने के लिए ऑर्डर दे देता है, तो गार्ड जैसे उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं और उस बंदे पर जैसे ही अटैक करते हैं तो उस बंदे को वहां पर कुछ भी नहीं होता, वो स्वॉर्ड से खनौज तक नहीं आती। इसको देखने के बाद वो गार्ड शॉक हो जाता है और वो टकलू बंदा उस गार्ड को एक मुक्का मारता है और वो गार्ड दूर जाकर गिरने लगता है। इसको देखने के बाद सभी के सभी लोग गार्ड गुस्सा हो जाते हैं और उससे क्या लगता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई कैपिटल में इस तरीके से तांग डायनेस्टी के विल्ड तरीके से काम करने की, तो मैं जल्द से जल्द अपने घुटनों के बाद टिक जाना चाहिए। इसको देखने के बाद ये बंदा दूर से हंसने लगता है और क्या लगता है कि जो टांग डायनेस्टी के जो इंपीरियल गार्ड्स हैं वो वाकई में पूरी तरीके से यूजलेस है। कितना ज्यादा हंसने वाली बात है। यहाँ पर ये टकलू अपनी पूरी दम लगाता है और सभी के सभी गार्ड्स को दूर फेंक देता है। अभी कुछ गार्ड्स आते हैं और अपनी रॉयल हाइनेसेस प्रिंस क्वीन की जान बचाने के लिए उसके आगे आ जाते हैं। और कोई आकर कहने लगता है कि मैंने सुना है कई समय पहले कि जो प्रिंस क्वीन की मार्शल आर्टिस्ट है वो काफी ज्यादा सुपर्ब है, चलो देखते हैं कि आखिरकार तुम्हें क्या मिल चुका है। तभी प्रिंसेस आगे आती है और उससे कहने लगती है कि तेरी हिम्मत कैसे इस तरीके से ये सब करने की, लेकिन वो टकलू रुकता नहीं है और वो प्रिंसेस पर अटैक करने लगता है। अब जबकि बात प्रिंसेस की आ चुकी है उस पर अटैक कर रहा है तो आखिरकार हमारा एमसी पीछे कैसे हट सकता है, तो वो उस टकलू का हाथ को पकड़ लेता है। इसको देखकर उस टकलू गुस्सा आ जाती है और कहने लगता है कि तुम मरना चाहते हो। जब इनकी फाइट हो रही है तो प्रिंसेस हसीना उसके सभी की फाइट को रोक देती है, जिसको देखने के बाद ये बंदे को गुस्सा लगती है और कहने लगती है क्यों आप रोक रही हो हसीना। तभी हसीना उससे कहने लगती है कि अब जबकि यहाँ पर तुमने आगे आ ही चुके हो, अब तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम किसे प्रोटेक्ट करने वाले हो, आप मुझे या फिर इस प्रिंसेस को। है यहाँ पर कुछ तो चल रहा है, कुछ तो है। ये बात सुनने के बाद एमसी पूरी तरीके से कंफ्यूज होता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। लेकिन अपनी जो तांग डायनेस्टी की प्रिंसेस होती है वो चिल्लाते उससे कहने लगती है कि आखिरकार बहुत हो गई तुम्हारी बकवास, हमने यहाँ पर तुम्हारे काइंडली तरीके से स्वागत करने में लगे हुए हैं, लेकिन तुम लोग यहाँ पर हमें दिन ब दिन गुस्सा दिलाते में लगे हुए हो। तभी प्रिंसेस हसीना उससे कहने लगती है कि आखिरकार तुम कौन हो, और दोनों के दोनों कंपटीशन में आगे आ जाते हैं, एक दूसरे को ढूंढने लगते हैं। तभी प्रिंसेस कहने लगती है कि मैं एम्परर तांग डायनेस्टी की डॉटर हूँ और मेरा नाम लुओ रू बेई है।
इसको देखने के बाद हसीना मन में सोचते हुए कहने लगता है कि अब समझ में आया कि यहाँ पर प्रिंसेस भी मौजूद है और ये लड़की भी एक प्रिंसेस है। अब समझ में आया कि कितनी ज्यादा डेस्परेट क्यों है ये लड़की। तभी प्रिंसेस यहाँ पर उसे स्मेल सुनाई दे जाती है, भाई कितने कुत्ते की नाक है इस लड़की की। और उसकी स्मेल सुनने के बाद मन में सोचते हुए कहने लगती है कि ये तो बिल्कुल उसी नाइट की तरह स्मेल आने में लगी हुई है। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि हमारा एमसी यानी कि हमारा जो कमांडो है और ये लड़की एक साथ मौजूद थे उस वक्त। तभी उन दोनों की फाइट को देखते हुए हमारा एमसी बीच में आता है और उससे कहने लगता है कि जरा देखो तो जरा, जैसे लोग कहते हैं कि दुश्मन बनाने से बेटर है कि तुम लोग दोस्त बन जाओ शांति के लिए, ताकर कर तुम दोनों फाइट क्यों करने में लगे हुए हो। यहाँ पर जो मैटर है वो यहीं पर खत्म करते हैं। ये बात सुनने के बाद दोनों की जो प्रिंसेस से गुस्सा आ जाती है और वो हमारे एमसी पर कहने लगते हैं कि आखिरकार तेरी परेशानी क्या है, जल्दी से हट जा, सब कुछ तेरे कारण तो होने में लगा हुआ है। और हमारे एमसी कहते हैं फट जाती है। तभी हसीना उससे कहने लगती है कि हमें फादर के आई मीन जो प्रिंसेस है वो हसीना से कहने लगती है कि फादर के ऑर्डर्स के कारण हम तुम्हें यहाँ पर स्वागत करने में लगे हुए हैं हम अपने घर में, और तुम ये प्रिंसेस तुम्हें गेस्ट की तरह ट्रीट करेगी। तभी प्रिंसेस हसीना उससे कहने लगती है अगर ऐसी बात है तो चलो देखें कि जो तांग डायनेस्टी के जितने भी लोग हैं वो प्रिंसेस है वो मुझे क्या ऑफर कर सकती है और किस तरीके से मेरा स्वागत करेगी। उम्मीद करती हूँ कि तुम मुझे डिसअपॉइंट नहीं करोगे। और वह दोनों के दोनों इस तरीके से अंदर चले जाते हैं, वो भी लड़ते लड़ते, और किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता ये चल क्या रहा है। हमारा एमसी अभी भी घबराया होता है और कह रहा होता है कि आखिरकार मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो खतरनाक होने वाला है। हे हेवन से भगवान प्लीज प्लीज यहाँ पर मुझे पर दया दिखाओ। तभी हमें नाइट में धमाके का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बिजली कड़क रही होती है और हमारा एमसी अपना सामान पैक कर यहाँ पर जाने की कोशिश कर रहा होता है और चुपके से पहली फुर्सत में ये महल छोड़कर जा रहा है और जाते जाते कह रहा होता है कि जो सबसे ज्यादा अच्छा मुहूर्त है यहाँ से बाहर निकलने का वो यही है। और एक असली मर्द वुमन को किसी कपड़ों की तरह समझता है, इनसे निकल लो बचकर तो ही फायदा है वरना गलत फंस जाओगे। और जैसे ही हमारा एमसी वहां पर जाने की कोशिश करने लगता है तो हमें प्रिंसेस हसीना को दिखाया जाता है और वो कोई नशे में होती है और उससे कह रही होती है कि अगर इतनी आधी रात को तुम कहाँ पर जाने में लगे हुए हो। और भाई इतने नशे इतने अंधेरे में नशा करने में लगी हुई है, दारू पी रही है भाई। हमारा एमसी इसको देखने के बाद काफी शॉक हो जाता है और उससे कहने लगता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या करने में लगी हो, कितनी तो कोइंसिडेंस वाली बात है। तभी प्रिंसेस हमारे एमसी की तरफ बढ़ने लगती है और उससे कहने लगता है कि मुझे पता है कि तुम वाकई में बहुत ज्यादा फॉली मैन हो और बहुत ज्यादा अनरिलायबल हो, और जैसे तुम्हें कुछ डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा और तुम यहाँ से निकल ले पहली फुर्सत में बचने के लिए। ये बात सुनने के बाद एमसी उससे कहने लगता है कि तुम क्या कह रही हो। तभी वो प्रिंसेस हसीना जो जैकेट पहनी हुई होती है वो उसे उतार देती है और सीधे जाकर हमारे एमसी के ऊपर चढ़ बैठती है और उससे कहने लगती है कि आखिरकार तुम मुझे खुद बताओ कि आखिरकार तुम हम दोनों में से किसे चुनोगे, मुझे या फिर उस प्रिंसेस को। ये बात सुनने के बाद एमसी पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाता है और सीन आ चुका है फाइनली कि जो हमारी जो टूरी की प्रिंसेस है वो फाइनली हमारे एमसी से पूछ रही है कि आखिरकार तुम किसे चुनने वाले हो। इसका मतलब इसके दिल में भी कुछ ना कुछ जरूर है। यहाँ पर प्रिंसेस उससे कहने लगती है कि जब भी तुम मुझे देखती हो क्या तुम मुझ पर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाती हो। तभी एमसी उससे कहने लगता है कि हे प्रिंसेस आखिरकार तुम ये सब क्या करने में लगी हुई हो, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही ड्रंक हो चुकी हो और फालतू की बकवास करने में लगी हुई हो प्रिंसेस। और तभी भी प्रिंसेस हमारे एमसी की जिस पोजीशन पर बैठी हुई है उसे देखने के बाद हर कोई गलत ही समझेगा और जो बंदा उसे देख रहा होता है वो और कोई नहीं बल्कि मैं तूरिक प्रिंसेस का गार्डियन होता है जो कि उसके साथ आया हुआ था और कहने लगता है कि कल के टमोरो के जो बंकित होने वाला है मैं इस बंदे के टुकड़े टुकड़े करके देखना चाहता हूँ चाहे कुछ भी हो जाए। और तभी हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई हमारे यंग मास्टर गू को जगाने में लगा हुआ था और कह रहा होता है कोई यंग मास्टर गू क्या आप ठीक है। और एमसी पूरी तरीके से कंफ्यूज होता है और कह रहा होता है कि मैं अपने रूम में वापस कैसे आ गया और जल्द से जल्द अपने कपड़े पहनने के बाद वापस से जाने लगता है और मन में सोचता है क्या लगता है कि डैम इट उस हसीना मुझे कल रात को किस करने के लिए आई थी और फिर उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं है। और मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि कल क्या हुआ था मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है। भाई मैंने तो नशा किया ही नहीं था, भाई किसका इतना बड़ा नशा था क्या जो पूरा भूल गया। तभी जो बंदा हमारे एमसी को बुलाने के लिए आया था वो उससे क्या लगता है कि हिज रॉयल हाइनेस प्रिंस क्वीन आपको इनवाइट किया है जो आज पैलेस में बंकित होने वाली है, पार्टी होने वाली है वहाँ पर जिसमें टूरिक के जितने भी डेलीगेशन के लोग हैं वो वहाँ पर आने वाले हैं और वहाँ पर आपको इन्वाइट किया गया है। ये बात सुनने के बाद एमसी उससे कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं इमीडिएटली वहाँ पर जाता हूँ। इस बात को सुनने के बाद एमसी ये पूरी तरीके से कंफ्यूज होता है और कहने लगता है कि तुम बस मेरा इंतजार करो, मैं जल्द से जल्द जाकर उस प्रिंसेस रूबी से पहले पूछता हूँ कि आखिरकार जो टूरिक डेलीगेशन का मकसद है वो यहाँ पर आने का वो क्या है इस बार का। मुझे हमेशा से ऐसा महसूस होता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। यहाँ पर प्रिंस लेशियन उससे पूछ लगता है कि आखिरकार जो यंग मास्टर गू है वो आपका रेस्ट कल रात को कैसा हुआ। तभी एमसी उससे कहने लगता है कि काफी अच्छा रहा, अगर तो मुझे ये बताओ कि जो रूबी है वो हमारे साथ नहीं आने वाली क्या, मैं उससे कुछ पूछना चाहता था। तभी प्रिंस उससे कहने लगता है कि जो रूबी है वो डेलीगेशन को पैलेस में पहले लेकर जा चुकी है कि क्या मैटर है, तो मुझसे ही पूछ सकते हो वही चीज। तभी एमसी उससे कहने लगता है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कोई कुछ ही ऐसे लोग हैं जो कि टूरिक के डेलीगेशन से आए हुए हैं लेकिन वह सभी के सभी लोग विल्ड हैं इस हमारे इस चांगना डायनेस्टी के अगेंस्ट में और हम सभी को कमजोर दिखाना चाहते हैं। और रिकॉर्ड्स में ऐसा कहा जाता है कि ऐसा तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होना चाहिए था। ये बात सुनने के बाद वो प्रिंसेस उससे कहने लगता है कि मुझे भी पता है कि नेचुरल सी बात कि जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप चीजें बढ़ती रहेंगी वैसे ही वो टूरिक वाले हमें प्रेस करते रहेंगे और हम पर दबदबा दबाते रहेंगे और समय जैसे जैसे गुजरता रहेगा उसे सॉल्व करने के लिए हम कुछ कर भी नहीं सकते। और हमारी जो जनता है वो और द केओस नहीं झेलना चाहती। और जब मेरी जो ली फैमिली जो गार्ड करती है तेयुन को उस फॉर्मर डायनेस्टी से तो जो मेन दुश्मन था हमारा वो भी कोई और नहीं बल्कि मैं तुर्क के लोग थे और उस समय पर चांगन को बचाने के लिए हमने कई सारे ट्रुप्स को भी
डिस्पैच्ड किया था और लुइयोंग ईस्टवर्ड में भी, और रियर पूरी तरीके से खाली पड़ा था। अगर टूरिस्ट ने अटैक कर दिया टायोन तो हम शायद पूरी तरीके से डूम्ड हो जाएंगे। और इस तरीके की ह्यूमिलिएशन को हमारे फादर ने झेल लिया और टूरिक की आर्मी को ट्रिब्यूट दिया, और उसी के बाद टूरिंग आर्मी ने हम पर अटैक नहीं किया। और इस तरीके से हमारी जो ली फैमिली है वो यहाँ पर एंटर कर पाई और सेंट्रल प्लेस में रूल करने में लगी हुई है। ये बात जानने के बाद एमसी कहने लगता है कि अच्छा, मुझे समझ में आया। तो इस बार वह सभी के सभी लोग यहाँ पर आपको प्लीज करने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि मैं आपसे बेनिफिट लेने के लिए आए हुए हैं। तभी प्रिंस कहने लगता है कि तुमने बिल्कुल सही समझा। और एंशिएंट टाइम से टूरिस्ट के जितने भी तुर्क से जितने भी लोग हैं उन्होंने कई सारे क्राइम्स किए हैं इस बॉर्डर पर और हमारे लोगों को मारा है। बस बात इतनी सी है कि मेरे फादर के कारण मुझे यहाँ पर कुछ भी करने के लिए ऑर्डर नहीं मिल रहा है, वरना मैं अभी तक कितनी बार किसी अपनी आर्मी की जो ट्रेनिंग है उसे इंटेंसिफाई कर चुका होता और सभी को नॉर्दर्न आर्मी में पार्ट में भेज दिया होता। और 5 साल के अंदर अंदर पूरी जो डिग्निफाइड सेंट्रल प्लेन्स है और सभी के सभी लोग मुझे और मेरी पूरी की पूरी पहचान को जान चुके होते और सभी के सभी बारबियन को अब तक तो मैं हरा चुका होता इनको। तभी हमारा एमसी मन में सोचते हुए क्या लगता है और क्या लगता है कि मुझे ऐसे बता देना चाहिए कि वो बंदा हेवनली खान बन जाएगा और पूरे पूरे एम्पायर पर रूल करेगा। खैर भूल जाए इस बारे में, मैं स्पॉयलर्स नहीं देने वाला। तभी हमें हमारे एमसी को एक अटैक नोटिस होता है और एक एरो उस प्रिंस को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने में लगा हुआ था, लेकिन हमारा एमसी उसे पकड़ने में कामयाब रहता है। इसको देखकर प्रिंस अपराध हो जाता है और एमसी कहने लगता है कि आपको केयरफुल होना चाहिए, ये इस एरो में जहर लगा हुआ है। और तभी एमसी चिल्लाते हुए क्या लगता है कि सभी के सभी लोग सावधान हो जाइए, यहाँ पर एक एक्सपर्ट है जो कि पोजीशन लेकर बैठा हुआ है और हमारे इस कबर में होने के बाद भी हम पर अटैक करने में कामयाब रहा। ये जानने के बाद सभी के सभी गार्ड्स कहने लगता है कि यहाँ पर असासिन है, हमें अपने हाइनेस को प्रोटेक्ट करना होगा और यहाँ पर आसपास के जितने भी बोथ साइड के हाउसेस हैं हमें उन्हें चेक करना होगा, हम इस तरीके से असैसिन को भागने नहीं दे सकते। तभी एमसी उसको देखकर कहने लगता है कि जो एरो है वो उस टावर से शूट किया गया था और जो असैसिन है वो इस गलियों में मौजूद नहीं है बल्कि मैं टावर में मौजूद है। ये बात सुनने के बाद वो गार्ड शॉक हो जाता है और उससे क्या लगता है उस टावर पे ये इम्पॉसिबल है, वहां से एरो को स्ट्रीट पर थ्रो करने के लिए 1500 स्टेप्स यहाँ से दूर है और हमारा जो स्ट्रॉन्गेस्ट आर्चर है वो सिर्फ और सिर्फ 200 स्टेप तक थ्रो कर सकता है। तभी कोई हमारे एमसी को दूर से देखकर कहने लगता है कि अरे शे, लगता है कि इस बंदे ने मुझे देख लिया है। लेकिन हमारे जो यंग मास्टर है वो इस बंदे को बैंक्वेट के दौरान, पार्टी के दौरान मारना चाहते हैं। तो मैं इस बात को लेकर श्योर नहीं हूँ कि आखिरकार मैं इसको बाईपास कर पाऊंगा और ली शिमिन को मार पाऊंगा या नहीं मार पाऊंगा। तभी दूसरी बंदी उससे कहने लगती है कि ये मैटर तो मुझ पर छोड़ सकते हो, आखिरकार जो लिटिल क्यूटीज है यही तो एक ऐसी चीज है जिसे मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। तभी हमें लड़की को दिखाया जाता है जो कि मारने के लिए तैयार है। तभी हमारा एमसी उसे पकड़ने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है और देखकर वर्मा सोचते हुए कहने लगता है कि मुझे जल्द से जल्द उस आर्चर से छुटकारा पाना पड़ेगा। और जैसे ही एमसी उसकी तरफ बढ़ने लगता है तो वही लड़की अपनी एक्स लेकर हमारे एमसी पर अटैक करने लगती है, लेकिन किसी तरीके से एमसी से डॉज करने में कामयाब रहता है और वो बैक टू बैक हमारे एमसी पर अटैक करने लगती है, जिसको देखकर एमसी काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है क्योंकि उस लड़की की जो पावरफुल अटैक होता है वो इतना पावरफुल होता है कि जमीन भी टूट जाती है। इसको देखकर एमसी का मुंह फटा रह जाता है और क्या लगता है कि आखिरकार कैसे पॉसिबल हो सकता है। इसकी जो वजन है वो कम से कम 100 कैटीज होगा, यानी कि 60 किलो, और तुम इतनी आसानी से इसकी डायरेक्शन को चेंज करने में लगी हुई है। क्या तुम वाकई में वुमन भी हो? मैं तुम्हें वुमन नहीं मानता। तभी वो वुमन अपनी पोजीशन में आ जाती है और उससे कहने लगती है खैर मानना तो पड़ेगा, जब मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी तब मैं उसके बाद तुम्हें जरूर बता दूंगी। तुम्हारे हाथ पर काटने के बाद, तुम्हें बेड पर पटकने के बाद मैं तुम्हारे साथ लव बनाऊंगी। समझ रहे हो ना कि लव से इसका क्या मतलब है कि ये बंदी हमारे एमसी का रेप करेगी, एक तरीके यही कहने का मतलब है। ये बात सुनने के बाद एमसी शॉक हो जाता है और उससे क्या लगता है कि तुम मेरे टुकड़े टुकड़े करना चाहती हो और मेरे साथ ये करना चाहती हो हरकत है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तुम जैसी परवर्टेड वुमन तो वाकई में बहुत ज्यादा सुपर परवर्ट है। तभी हमारा एमसी उस पर अटैक करने से पहले रोकता है, उससे क्या लगता है कि मैं किसी भी वुमन पर अटैक नहीं करता, तो मुझे फोर्स मत करो। और वो लड़की उससे क्या लगता है कि हे क्वीटी, जल्दी से आ जाओ, मुझ पर अटैक करो, मुझसे फाइट करो। हमारा एमसी कितनी भी कोशिश कर ले उस लड़की को रोकने की, वो लड़की रोकने के लिए तैयार ही नहीं होती और वो उससे कहने लगती है कि मैं भी जानना चाहती हूँ इस बात को लेकर, मैं भी बहुत ज्यादा क्यूरियस तुम्हें लेकर है, आखिरकार तुम में ऐसा क्या खास बात है। और तभी वो लड़की अपने इस मौके का फायदा उठाते हुए अपने बड़े बड़े गुब्बारों का कपड़ा उठाती है और हमारे एमसी को दिखाने लगती है और उससे कहने लगती है कि जरा इधर तो देखो, और कहती है कि तुम अभी भी यंग बर्ड हो। मैंने सही कहा? सीधे शब्दों का मतलब है कि हमारे एमसी को एक्सपीरियंस नहीं है उस मैटर में। समझ गए ना क्या कहना चाहते हैं? जिसको देख के ये लड़की काफी खुश हो जाती है और उससे क्या लगती है कि ये तो कितनी मजा आ चुका है भाई, अब तो तुम्हारे और भी ज्यादा स्वाद आने वाला है। तभी हमारा एमसी उस लड़की से अपनी जान बचाकर भागने लगता है तो लड़की बिजली चिल्लाती है और उससे क्या लगती है कि तुम्हें इस तरीके से भागने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपनी सिस्टर को तुम्हारा चखने तो थोड़ा क्या स्वाद आने वाला है तुम्हारा। और तभी प्रिंस उसे ऑर्डर देता है कि तुम जाओ और उस लड़की को पकड़। इसको देखने के बाद एमसी खुश हो जाता है और उससे क्या लगता है यूर हाइनेस, तुम फाइनली मुझे बचाने के लिए आ चुके। तभी वो लड़की उससे क्या लगता है कि यहाँ पर कितनी ज्यादा लिटिल क्वीटीज यहाँ पर अकेले पड़ी हुई है, अगर तुमने रेजिस्ट करने की कोशिश की तो तुम सभी के सभी लोग मारे जाओगे। तभी एक बंदा आता है, उससे क्या लगता है कि हिज मैजेस्टी उसने वर्बल डिग्री को पास कर दिया, जिसको देखने के बाद एमसी सरप्राइज हो जाता है और क्या लगता है कि ये बंदा कहाँ से आ गया इतनी फास्ट। और प्रिंस क्या लगता है कि इनत चैन आप यहाँ पर आ गए, और पागलों जैसी स्माइल मारने लगता है ये इनत चैन और मुस्कुराते हुए उससे क्या लगता है कि प्रिंस क्वीन हिज मैजेस्टी है, उन्होंने समन किया है आपको और पैलेस में इमीडिएटली एंटर होने के लिए। यहाँ पर इनकी कन्वर्सेशन चली रही होती है। तभी एम्परर मुस्कुराता है हंसते हंसते, उससे क्या लगता है खान को भी यहाँ पर राइड करना और शूट करना पसंद है। तभी प्रिंसेस हसीना उससे क्या लगती है कि कुछ समय पहले मेरे फादर ने
हम सभी को हंट पर लेकर गए थे और एक्सीडेंटली वहां पर आपके टेरिटरी में घुस गए थे टांग डायनेस्टी के। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस बात के लिए ब्लेम नहीं करोगे मैजेस्टी। ये बात सुनने के बाद ये किंग उससे क्या लगता है कोई बात नहीं, ये बस एक गलतफहमी थी, हमारी फ्रेंडशिप के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं आ सकता, क्योंकि मेरे और खान के बीच की फ्रेंडशिप काफी ज्यादा बहुत लंबी है और बहुत ज्यादा मजबूत है। तभी फर्स्ट प्रिंस उसको बात सुनते हुए उससे क्या लगता कि भले ही वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन जो मेरा ब्रदर था वो अपने आप को रोक नहीं सकता था और उसने वहां पर बैटल भी स्टार्ट कर दी ताकि वो अपने लिए मेरिट्स बना सके। और मैंने ये भी सुना है कि जनरल क्वीन कोंग है, उन्होंने सीक्रेट ऑर्डर ले लिया था और सभी की सभी आर्मी को टाइयून से निकलवा लिया था बिना किसी अथोराइजेशन के। ऐसा तो अपने एलाइज के साथ ही वॉर स्टार्ट कर दी थी लगभग। और इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट बंकित होने के बाद भी हमारा जो सेकंड प्रिंस है वो यहाँ पर नहीं पहुंचा। तभी वहां पर वो कोई कहता है कि क्राउन प्रिंस यहाँ पर कंफ्यूज हो चुके हैं कि, और वो होते हैं कोई लॉर्ड फैंग होते हैं, उससे कह रहे होते हैं कि जो ओल्ड ऑफिशियल है वो ताइवान सिटी में खुद उस समय पर वहां पर मौजूद था और वहां पर टूरिस्ट के जितने भी थे उन सभी के सभी लोग हमारी सिटी को फॉरवर्ड अप्रोच करने में लगे हुए थे। लेकिन जो क्वीन होंग है उसने अपनी सभी के सभी ड्यूटीज को छोड़कर वहां पर चला गया था। उसने सिटी को डिफेंड करने की जगह वहां पर निकल लिया पहली फुर्सत में और पूरी सिटी को अबंडन कर दिया। ये बात सुनने के बाद टूरिस्ट का बंदा उससे कहने लगता है कि मेरी बात ध्यान सुनो, कि आखिरकार इस लॉर्ड का मतलब क्या है, क्या हम जितने भी टूरिस्ट पीपल हैं वो बाकी में वॉर स्टार्ट करना चाहते हैं, तुम ये कहना चाहते हो। ये बात सुनने के बाद लॉर्ड फेंग उससे क्या लगता है कि तुम भी इस बात को लेकर अच्छी तरीके से जानते हो कि क्या हुआ था। तभी ये एक नंबर का बेवकूफ किंग उससे कहने लगता है कि जो डिजिग्नेटेड गेस्ट है वो तुम्हें इस तरीके से उनसे बात नहीं कर सकते। क्या तुम्हें पता नहीं कि किस तरीके से बात की जाती है अपने जितने भी रिश्तेदार आए हुए होते हैं उनसे, या फिर कितने भी गेस्ट आए हुए हैं उनका सम्मान करना चाहिए। तुम यहाँ पर मेरी इज्जत गवा रहे हो यार। ये बात सुनने के बाद ये चौमू जैसा चेहरा बनाता है और उससे क्या लगता है कि भले कुछ भी हो कोई बात नहीं, लेकिन मैंने काफी बार सुना है कि जो प्रिंस क्वीन है उन्होंने अपने साथी यानी कि अपनी टीम में कई सारे मोस्ट कैपेबल लोगों को रिक्रूट किया है। मैंने सुना है कि उस बंदे के पास वाकई में बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है और ताइवान सिटी के समन कर लिया गया। फायर भी ताइवान सिटी में इसने जलवाई और इसकी मदद से उसने आग लगा दी थी पूरे आसमानों में। लेकिन इसको देखकर ऐसा लगता है कि जितने भी तांग डायनेस्टी के इलाइट्स हैं वे सभी के सभी लोग प्रिंस क्वीन के अंडर में है। जब तक प्रिंस क्वीन यहाँ पर मौजूद है तांग डायनेस्टी मतलब फ्यूचर में काफी ज्यादा मजबूत और पावरफुल बनने वाली है। मुझे ये बात लेकर सुनने के बाद काफी एडमायर करता हूँ। ये बात सुनने के बाद किंग मुस्कुराता है, उससे क्या लगता है कि है सच में वर्ल्ड का मोस्ट इलाइट लोग उसके पास है। इसके इस तरीके बिहेवियर को देखने के बाद मिस्टर फेंग उससे कहने लगते हैं कि जो दिश तू भी है ना ये कुछ ज्यादा ही बकवास करने में लगा हुआ है और प्रिंस क्वीन की बेइज्जती करने में लगा हुआ है और कह रहा है कि जो प्रिंस क्वीन है वो काफी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है, जिससे कि जो हिज मैजेस्टी है वो डिससैटिस्फैक्शन मिल जाएगी और उनकी जो नफरत है प्रिंस क्वीन के लिए वो बढ़ती जाएगी। ये बात सुनने के बाद प्रिंसेस उससे कहने लगती है कि ये बंदा बाकी में बहुत ज्यादा बकवास करने में लगा हुआ है, मैं बोर हो गया। तभी वो इनर चैन अनाउंस करता है कि जो प्रिंस क्वीन है वो आ चुके हैं। तभी उसका जो फादर यानी कि किंग उसकी ये बात सुनते हैं उससे क्या लगता है कि तुम यहाँ पर इतने ज्यादा बिजी थे कि मैंने तुम्हें यहाँ पर बंकित में पार्टी में बुलाया और तुम यहाँ पर इतनी लेट आ रहे हो। तभी प्रिंस क्वीन उससे माफी मांगता है, उससे क्या लगता है कि फादर मुझे माफ कर दे, लेकिन हम रास्ते में जब आ रहे थे तभी इतना बनाने वाला होता है। तभी किंग उससे क्या लगता है उसे बात को रोकते हुए कि बहुत हो गई तुम्हारे बकवास, जल्दी जाओ प्रिंस क्वीन और अपनी अच्छी मार्शल आर्टिस्ट को दिखाओ। तभी तू भी बीच में कूदता है, उससे क्या लगता है कि जो जियाओ बेंग है यानी कि ये लिटिल चीफ यहाँ पर अपने साथ ग्रेट टूरिक वॉरियर को लेकर आया हुआ है और ये आपके यानी कि प्रिंस क्वींस की एडवाइस को जानना चाहता है कि वो कितने पावरफुल है। ये बात सुनने के बाद लॉर्ड फेन काफी गुस्सा हो जाते हैं, उससे क्या लगता है कि योर मैजेस्टी आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो प्रिंस क्वीन है वो आखिरकार हमारे तांग डायनेस्टी के प्रिंस है। आखिरकार इस तरीके से टूरिक के जितने भी लोग हैं वो फाइट कैसे कर सकते हैं। लेकिन ये प्रिंस किंग एक नंबर का क्या ही बोलूं, मैं गाली भी नहीं दे सकता, बेवकूफ होता है और क्या लगता है कि अचानक से ऐसा मेरी इच्छा हो रही है कि मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत डांस देख लूं। मैंने सुना है कि प्रिंस क्वीन के जितने भी सबॉर्डिनेट है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, काफी पावरफुल है, उसकी स्किल्स भी काफी ज्यादा अच्छी होंगी। अगर ऐसी बात है तो हम कुछ मूव्स को एक्सचेंज करते क्यों नहीं हो तुम दोनों। ये बात सुनने के बाद फर्स्ट प्रिंस काफी खुश हो जाता है और मन में सोचते हुए क्या लगता है कि जरा देखते हैं कि आखिरकार तुम कितना ज्यादा अपनी बेइज्जती करवाते हो ब्रैट। आखिरकार जो 4 मास्टर्स हैं वो तुम्हारे से फाइट करेंगे एक एक कर और तुम पक्का हार कर थक जाओगे, थक कर हार जाओगे और पक्का मारे जाओगे और अपनी बेइज्जती ही करवाओगे। और फादर जो हमारे किंग है वो इस मैटर को बिल्कुल भी नहीं देखने वाले, क्योंकि तुम जब हार जाओगे तो फादर की नजरों में तुम्हारी इज्जत और भी ज्यादा गिर जाएगी। लेकिन प्रिंस क्वीन इस बार काफी ज्यादा सरप्राइज होता है और कह रहा होता है, कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा एमसी बीच में उसे रोकता है और उससे क्या लगता है कि प्रिंस क्वीन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो टूरिक के प्रिंस हैं वो हमसे फाइट करेंगे लेटर और इससे कोई फर्क पड़ने नहीं वाला कि आखिरकार कौन हारता है कौन जीतता है। लेकिन अब जबकि 4 ग्रेट वॉरियर यहाँ पर आ चुके हैं तो हम इन्हें मतलब फालतू में नहीं आने दे सकते। कैसा लगे कि आखिरकार मैं प्रिंस की जगह पर उनके साथ फाइट करूं वॉर के तौर पर। ये बात सुनने के बाद ये बंदा काफी ज्यादा खुश हो जाता है। किंग को भी उससे कहने में लगा हुआ था कि अच्छा तो तुम प्रिंस क्वीन को सब्स्टिट्यूट लेना चाहते हो, उनकी जगह पर आना चाहते हो। और ये बंदा काफी खुश होते मन में सोचते हुए कहने लगता है कि वेरी गुड, मैं इसी बात का इंतजार कर रहा था। तभी हमारा एमसी उससे क्या लगता है कि तुम सभी के सभी लोग एक साथ मुझ पर अटैक कर सकते हो, मैं तुमसे एक साथ मिलकर फाइट करूंगा। इसको देखकर ये तो भाई काफी ज्यादा खुश हो जाता है। उससे क्या लगता है कि तुम्हें नहीं पता कि आखिरकार तुम ये क्या कहने में लगे हुए हो और किस मैटर में तुम फंस चुके हो। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी इच्छा मान लेता और वो अपने सभी के सभी साथियों को भेज देता और क्या लगता है कि तुम सभी के सभी मिलकर उस पर अटैक करो और तब तक इसे मत छोड़ना जब तक ये मर ना जाए और इसके मरने तक इसके साथ खेलना। लेकिन जो प्रिंसेस हसीना होती है वो उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ये बंदा तो प्रिंसेस की बात मानने के लिए तैयार नहीं है
और तभी वो टकलू और उसके इतने भी मेंबर्स होते हैं वो सभी के सभी लोग एमसी पर अटैक करने के लिए आगे आ जाते हैं। और कहने लगता है कि मुझे इंट्रोड्यूस करने दो योर मैजेस्टी के साथ और आप सभी को हमारे जो ग्रेट वॉरियर्स है। इस बंदे का नाम अजूमो है जो कि एक्सट्रीमली पावरफुल है और जो कम से कम 10 घोड़ों की पावर को रखता है अपने हाथों में। इस बंदे का नाम या है जो कि वुल्फ बॉव है और इसने खान ने खुद इसे पिकअप किया था वुल्फ की डेन से, उसकी गुफा से, और इसे वुल्फ की तरह ही यहाँ पर कई सालों से पाला बढ़ा गया है और इसके अंदर कोई भी ह्यूमनिटी नहीं है, इसलिए इसे आयरन चेन से बांध कर रखा गया है। तभी बारी आती है उस आर्चर सोतो की जो कि नंबर 1 मार्क्समैन है हमारे पूरे के पूरे टोर्क का और ये कम से कम 2000 स्टेप तक शूट कर सकता है। फिर बारी आती है उसी थरकी वाली लड़की की जिसका नाम ग्यूरियो लेन है। ये एक सुपर नेचुरल स्ट्रेंथ के इसको दी गई है भगवान के द्वारा, हेवंस के द्वारा, और वो वुल्फ अगर एक साथ इस पर अटैक करेंगे ना तो ये अकेली लड़की ही काफी है पूरे के पूरे वुल्फ के पैक को तबाह करने के लिए और सबसे मोस्ट पावरफुल वुमन है हमारे पूरे क्लैन की। इसको देखने के बाद किंग खुश होता है और उससे क्या लगता है कि तुम्हारे इतने भी सबॉर्डिनेट है वो फर्स्ट क्लास के हैं। ये काफी ज्यादा मजेदार लगने में लगा हुआ है। मैं इसकी परफॉर्मेंस को आगे देखना चाहूंगा। गू बेचैंग, अब जबकि तुम यहाँ पर फाइट करने वाले हो टांग के लिए तो तुम्हें इसकी बात का ख्याल रखना चाहिए कि अगर तुम जीतते हो तो मैं तुम्हें रिवॉर्ड दूंगा, लेकिन तुम हारते हो तो तुम बहुत बड़ी परेशानी में फंस जाओगे और तुम अकेले ही परेशानी में नहीं फंसोगे बल्कि मैं टांग भी फंसेगा। तभी हमारा एमसी प्रिंस से क्या लगता है कि योर हाइनेस आप मेरे रास्ते से हट जाइए, ये वाकई में बहुत ब्लडी होने वाला है थोड़ी देर के लिए। और मन में सोचते हुए क्या लगता है कि इस एम्पर को देखकर लगता है कि इस एम्पर ने मेरे बारे में इन्वेस्टिगेट कर रखा हुआ है, यहाँ तक कि ये एम्पर मेरा नाम भी जानता है। तभी प्रिंस की ये बात सुनते हैं उससे क्या लगता है क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, आखिरकार तुम इन चारों के साथ एक साथ फाइट कर कैसे जीत सकते हो, जल्दी से माफी मांग लो तुबो से, तुम्हें फाइट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि लाइफ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी वहाँ पर एमसी अपना विस्की जो दारू वारू पीने लगता है, इसको देखकर पिंसे चिल्लाते उससे क्या लगता है कि तुम इस मूवमेंट पे कैसे पी सकते हो और वे सभी के सभी लोग इस वक्त वेपन का इस्तेमाल करने में लगे हुए, ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है और भाई तुम क्यों इतना नशा कर रहे हो। तभी तुबू प्रिंसेस से क्या लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहे हो इस वॉरियर को। और बस इसी बात है कि इस बात को फर्क नहीं पड़ने वाला कि इसका जो ओपोनेंट है वो वेपन इस्तेमाल करे या ना करे। अगर इसे वाकई में डर लगता तो इसे अपने घुटनों पर माफी मांगने दो, इन तीनों आई मीन 3 बार घुटनों पर माफी मांगो झुक झुक और हम सभी को ग्रैंडफादर कहकर बुलाओ और शायद मैं इसके बाद उसे माफ कर दूं और थोड़ी बहुत दया दिखा दूं उसके बाद। तभी हमारा एमसी उस दारू को पीने के बाद मन में सोचते हुए क्या लगता है कि यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जिसने इस चारों को डिफीट किया ग्रेट वॉरियर्स को, वो भी एक साथ। लेकिन अगर एम्परर के सामने इन सभी को मैं हरा देता हूँ तो कैसा रहेगा। दूसरी तरफ वो कह रहा होता है वो तो वही मन में सोचते हुए कि अगर मैं इसे एम्परर के सामने हरा दूंगा इस एमसी को तो इसे पक्का एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। ये कितने तो मिरेकल वाली बात है। चलो देखते हैं कि आखिरकार ये बंदा क्या करता है। और तभी हमारा एमसी पोजीशन में आ जाता है और मैच यहाँ पर स्टार्ट होता है। तो जो वुल्फ होता है वो हमारा एमसी पर सबसे पहले अटैक और हमारा एमसी उस पर एक जोरदार लात मार उस वुल्फ को दूर फेंक देता है। तभी वहां पर वो एक्स वाली वूमन आती है जो कि बहुत ज्यादा ठरकी होती है और हमारे एमसी पर उसकी नजर होती है, आई मीन उसकी नजर हमारे एमसी पर होती है और जो दारू हमारे एमसी ने मुंह में भर रखी थी वो थूक देता है उसकी आंखों, जिससे कि वो लड़की कुछ वहां पर कुछ भी नहीं देख पाती। और तभी वो टकलू भी हमारे एमसी पर अटैक करने के लिए कूद पड़ता, लेकिन हमारा एमसी इसकी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल कर वहां पर एयर लेग लॉक का इस्तेमाल करता है और उसके हाथ को बांधने के बाद हमारा एमसी उस टकलू को गिरा देता है जमीन, जिससे कि वो टकलू भी वहां पर कुछ भी नहीं कर पाता और उस टकलू के मुंह से खून निकलने लगता है। इसको देखने के बाद एम्पर सरप्राइज हो जाता है और क्या लगता है कि आखिरकार ये किस तरीके का मूव है और वो तूबू भी काफी शौक हो जाता है और क्या लगता है कि इसने ये वाकई बहुत ज्यादा अमेजिंग है, इसने अजूमा को अपने पैरों का इस्तेमाल कर फेंक दिया उठाकर, वो भी ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, किस तरीके की विचक्राफ्ट का इस्तेमाल कर रहा है। तब भी वो इवन वूमन हमारे एमसी पर पीछे से अटैक करती है तो एमसी को देखकर सरप्राइज हो जाता है और एक से निपटने के बाद बारी आती है दूसरे की, जिसको देखकर सभी के सभी लोग कतई शौक हो जाते हैं और क्या लगता है कि ये काफी ज्यादा बुरी खबर है, ये काफी ज्यादा लेट हो चुका है उसके लिए डॉज करने के लिए और सिचुएशन डेंजरस। लेकिन हमारा एमसी एक मुक्का मारता है उसके वेपन पर, जिससे कारण उसका वेपन डायरेक्टली जमीन पर जाकर लगता है और उसका डायरेक्शन चेंज हो जाती है और प्रिंस और प्रिंसेस भी देखकर उससे काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। प्रिंस कहने लगते हैं कि इसके जो अटैक है इस लड़की का वो इसके फिस्ट के द्वारा डायरेक्शन चेंज कर दी जा चुकी है और हमारा एमसी उस वुमन से फाइट करते हुए कह रहा होता है अब जबकि तुम एक वुमन हो तो मैं लिटिल फिस्ट का इस्तेमाल करने वाला हूँ और ताकि तुम सिर्फ और सिर्फ बेहोश हो जाओ। और एमसी उससे कहने लगता है कि मुझे माफ कर देना लेकिन मेरी फिस्ट वाकई में बहुत टफ है, लेकिन मेरी जो लाइफ है वो इससे भी टफ है। और तुबू को इस बात को लेकर गुस्सा आ जाती है तो वो अपने सभी के सभी सबॉर्डिनेट को अपने एमसी को मारने के लिए ऑर्डर दे देता है। तभी उस आर्चर को वहां पर मौका मिल जाता है शूट करने के लिए, जिसको देखकर वो आर्चर खुश होते हैं, मन में सोचते हुए क्या लगता है कि यहाँ पर मुझे मौका मिल चुका है और इस पूरे के पूरे एयर में ये मूव नहीं कर सकता, चलो देखते हैं कि ये कैसे डॉज करे। और जैसे वो आर्चर वहां पर अपने एरो को शूट करता है हमारे एमसी, तो वो एरो आते हुए हमारा एमसी तुरंत उसे नोटिस कर लेता है, जिसको देखकर एमसी सरप्राइज हो जाता है और उस एरो को गोल गोल रानी कहता पानी के घुमाता और उसकी डायरेक्शन अपने हाथों से कंट्रोल करने के बाद दूसरी तरफ थ्रो कर देता है और वो डायरेक्टली उस वुल्फ जाकर लगता है और वुल्फ के सीधे कंधे में छेद हो जाता है। और उन सभी को हराने के बाद सभी के सभी लोग शौक हो जाते हैं और तारीफ करते हैं उससे क्या लगता है कि ये तो वाकई में बहुत अमेजिंग है, ग्रेट वॉरियर टांग के इसने वाकई में कर दिखाया। आखिरकार इसने इस एरो को थ्रो करने के लिए किस चीज का इस्तेमाल किया, तभी आर्चर की फट जाती है और वो कहने लगता है कि डीमन कहीं के तो मुझ पर आओ अटैक करने के लिए।
तभी अशीना उन सभी के फाइट को वहीं पर रोक देती है, जिसको देखकर आरसा सरप्राइज हो जाता है और कहने लगता है कि प्रिंसेस आप ऐसा नहीं कर सकती। और तभी प्रिंसेस बीच में मैच को रोकती है। उससे क्या लगती है जो टांग डायनेस्टी के वॉरियर्स हैं वो वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, हम लोग हार मानते हैं और मुझे वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से फील महसूस नहीं हो रहा है। तो योर मैजेस्टी हम उम्मीद करेंगे कि हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे, कोई दिक्कत ना हो इसमें। इसको देखकर ये बंदा दूसरा वाला काफी गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है कि अशीना तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। और तभी एम्पर हंसते हंसते उससे कहने लगता है कि ये बस एक्सचेंजिंग मूव थे, तुम्हें इतना अपसेट होने की जरूरत नहीं है। अब जबकि यहाँ पर तुम्हें अच्छा महसूस नहीं होने में लगा हुआ है, तुम्हें वापस जाना चाहिए और आराम करना चाहिए, हम लोग बाद में जरूर मिलेंगे। तभी असीना कहने लगती है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद एम्पर, और उन सभी को गालियां देते हुए कह रहा होता है वो बंदा कि तुम बस गुड फॉर नथिंग हो, इडियट्स कहेंगे, बेवकूफ कहेंगे। फिर असीना कहने लगती है कि हमें चलना चाहिए और असीना हमारे एमसी के नजदीक आ जाती है और उसे देखकर मुस्कुराने लगती है, क्योंकि जो असीना है वो हमारे एमसी को हासिल करना चाहती है। तभी हमारा एमसी उसको आंख मारते हैं, उससे क्या लगता है कि तुम्हें मेरे बारे में चिंता होने में लगी हुई थी अभी। इसको देखकर असीना का चेहरा टमाटर की तरह पूरी तरीके से लाल पड़ जाता है और कहने लगती है वहां से गुस्सा होते हो जाते हो कि तुम शेमलेस बंदे कहेंगे, तेरी हिम्मत कैसे ऐसा करने की। जो तांग डायनेस्टी की हमारी रूबोई प्रिंसेस है वो ये सब देखती है तो उसे गुस्सा आ जाती है और कहने लगती है कि तुम्हारी सेम हो, तुम पर शर्म आनी चाहिए, तुम पब्लिक में इस तरीके से फ्लर्ट करने में लगे हुए बेवकूफ कहेंगे, तेरी जात का पैदा मारूं, मेरे होते हुए तुम किसी और से फ्लर्ट करोगे अभी बताते हो। तभी दूसरी तरफ हमें एम्पर को दिखाया जाता है जो कि उससे कह रहा होता है गू पेचेंग तुमने काफी अच्छा किया, मैं बाकी में बहुत ज्यादा सेटिस्फाई हूँ, तुम्हें बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए रिवॉर्ड के तौर पर। तभी एमसी उससे क्या लगता है कि थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद योर मैजेस्टी, लेकिन मैं सेटिस्फाई हूँ, मुझे जो फाइट कराया उसके ऑनर को जीतने, तांग डायनेस्टी के जीतने के लिए, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। इसको देखने के बाद एम्पर काफी खुश हो जाता है और उससे क्या लगता है कि तुमने काफी ज्यादा अच्छा किया है शीमिन, तुमने काफी ज्यादा अच्छी आंखें। इसको देखने के बाद शीमिन उससे क्या लगता है कि फादर एम्पर आप बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हो हमारे, और एम्पर उससे क्या लगता है कि तुम आगे आओ, रिवॉर्ड करो प्रिंस क्वीन को एक ज्वेड कप्स के साथ और जिंगचाल दे देना मेरी तरफ से गुगचैंग को। ये बात देखकर फर्स्ट प्रिंस को गुस्सा आने लगती है और उसकी बेइज्जती करने लगती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जो प्रिंसेस हसीना है वो अपने सबॉर्डिनेट के थप्पड़ मारती है खींचकर, उससे क्या लगती है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई इस तरीके से वहां पर रिजर्व करने की। आखिरकार जो मेरे फादर खान है उन्होंने तुमसे क्या कहा था क्या करने के लिए, कि हम जब वहां से छूटे थे वो निकले थे कि हम लोग यहाँ पर वॉर को खत्म करने के लिए आए हैं, लेकिन तुम यहाँ पर हमारी वॉर को बढ़ाने लगे हुए हो। तुम हमारे ट्राइब के चैंपियन, हमारे कंपेनी नहीं हो और मैं इस डेलीगेशन ग्रुप की लीडर, और आखिरकार तुम्हें किसने कहा था वहां पर डुअल स्टार्ट करने के लिए। और तू इस बात का ख्याल रखना कि तुम इस मैटर को ना भूलोगी आखिरकार तुम हो कौन, और तुम अपनी औकात में रहना। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि आखिरकार तुम मेरे फादर के लिए क्या हो, कितने ज्यादा अच्छे हो, लेकिन तुम सिर्फ और सिर्फ एक एडॉप्टेड बेटे हो और तुम एक ऑर्फन हो और कुछ भी नहीं। जिसको देखने के बाद तूबा को गुस्सा आ जाती है और उससे क्या लगता है कि मुझे पता था स्टार्टिंग से लेकर अभी तक तुम हमेशा उस लिटिल वाइट फेस के जो चिंता करने में लगी हुई थी, और तुम इस बात को लेकर काफी तक खुश थी अपने दिल में कि वो बंदा हमारे जो वॉरियर्स है वो सभी के सभी हार गए। इस बात को सुनने के बाद प्रिंसेस काफी सरप्राइज हो जाती है और इस तूबा का असली चेहरा यहाँ पर दिखाई देता है जो कि कह रहा होता है कि तुम ट्रिचीज बिच वुमन कहेंगी, तुम्हें इस बात का बिल्कुल भी हक नहीं बनता है कि तुम हमारे तुर्क वॉरियर को इस तरीके से तुर्किक वॉरियर को इस तरीके से तुम लीड करो। हम तुम जैसी बिच को कभी भी अपना लीडर नहीं मानने वाले, तुम इसका ख्याल रखना। दूसरी तरफ कहानी शिफ्ट होती है प्रिंस की तरफ, यहाँ पर वो काफी तक खुश होता है मूवमेंट को लेकर। लॉर्ड फेंग क्या लगता है क्या ह्यूर आर्निसिस, क्या आपने उस क्राउन में इसका चेहरा देखा था कि कितना ज्यादा सूख गया था इसका। मुझे तो वाकई में इसका चेहरा देखने के बाद कितना मजा आ रहा था कि वो कितना ज्यादा गुस्से में लग रहा था। फाइनली जो मैजेस्टी है वो हमारी साइड में देखने लगे हमें। हमारा एमसी भी काफी तक खुश होते हुए उससे कह रहा होता है कि ये तो कुछ भी नहीं था, तुम मुझे इस तरीके से मेरी वर्शिप करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन प्रिंसेस को गुस्सा आ रही होती है और वो कह रही होती है कि मैंने तुम जैसा सेमलेस बंदा आज तक पहले कभी भी नहीं देखा। और तभी हमारा एमसी उस प्रिंसेस से किस मांगता है और कहने लगता है कि तुम्हें तो शायर करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, लेकिन किसकी जगह पर एक जोरदार थप्पड़ जरूर मिल जाता है और कहने लगता है कि तुम्हारे लिए बेटर रहेगा कि तुम्हारे लिए इतना काफी है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि किस तरीके से एक बंदा भागते भागते आते चिल्लाते कहने लगता है कि यूर हाइनेस प्रिंस क्वीन, जो प्रिंसेस है ना वो यहाँ पर एक बहुत ज्यादा बेकार न्यूज मिली है हमें, क्योंकि जो तुबाओ होंग है और उसके जितने भी चारों को चारों लोग आए थे वो तुर्क प्रिंसेस को, और वह खुद मिलकर उसने सभी के सभी हमारे गार्ड्स को मार मूर कर क्रूज प्रिंसेस को उठाकर अगवा कर ले गए हैं, यहाँ पे किडनैप कर ले चुके हैं। ये बात जानने के बाद सभी शॉक हो जाते हैं। ये देखने के बाद वो वहाँ पर आकर देखते हैं सिचुएशन तो कहने लगते हैं कि यहाँ पर क्या चलने में लगा हुआ है। गार्ड्स कहते हैं कि यूर हाइनेस से थोड़ा सावधान रहिए। हम रिपोर्ट करते हैं इस रॉयल हाइनेस प्रिंस क्वीन को की जो फायरेस यहाँ पर अचानक से बहस छिड़ गई उन दोनों के बीच में, और दोनों के तुर्क आर्मी के जितने भी लोग आए थे आपस में भड़ गए और प्रिंसेस अशीना उन पर गुस्सा कर पड़ी, जिससे तूबो को गुस्सा आ गई और उसने प्रिंसेस अशीना को किडनैप कर लिया और उसके साथ ही जो चारों के चारों लोग मिलकर हमारे सभी आर्मियों को लोगों को मारकर यहाँ से भग गए पहली फुर्सत में, और वह सभी के सभी लोग वेस्ट गेट की तरफ भागे हुए हैं चांगलान की सिटी से और साउथ वेस्ट की तरफ निकल लिए है। ये बात जानने के बाद वो बंदा काफी शौक होता है एमसी, और उससे क्या लगता है कि तुम इस बात को लेकर श्योर हो कि अशीना को किडनैप कर लिया जा चुका है। वो गार्ड क्या लगता है कि सभी लोगों ने इस बात को देखा था। तभी एमसी मन में सोचते हुए क्या लगता है वाह ये वाकई में सच हो सकता है। तभी गार्ड कहता है कि तुबाऊ वाकई में मौजूदा, तुबाऊ के हाथ में एक डैगर मौजूद था, यानी कि एक चाकू मौजूद था जिसने उसको उसकी गर्दन पर रखा हुआ था और वो उस गर्दन से खून भी निकलने में लगा हुआ था प्रिंसेस। ये देखने के बाद वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है एमसी और पागलों की तरह उसे ढूंढने के लिए जाने लगता है, जिसको देखने के बाद प्रिंसेस रूबा इसको देखते तो वो कहती है कि आखिरकार तुम कहाँ पर जा रहे हो।
तभी एमसी उससे क्या लगता है कि मैं उसको बचाने के लिए जाने में लगा हुआ। वो प्रिंसेस कितना भी रोकने की कोशिश कर ले हमारे एमसी को, लेकिन वो रोक नहीं पाता। ये देखने के बाद प्रिंस को काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और क्या लगता है कि साउथ वेस्ट गेट, ये वाकई में तू गोई जो तू बा है, वो तू बो जा रहा है। लॉर्ड फैंग उसको देखकर शॉक हो जाता है और उसके लगता है कि अगर असीना को यहाँ पर हमारे इस डायनेस्टी में कुछ भी हो गया तो ये एक डिप्लोमेटिक मैटर बन जाएगा, काफी सीरियस वाला। हम सिर्फ अपने फेस को ही नहीं खोएंगे बल्कि मुझे टूरिक खान है वो वॉर छेड़ देगा हमारे देश के खिलाफ। अभी की सिचुएशन हम लोग जो फंसे हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। प्रिंस क्या लगता है कि मैं इस वक्त अपने फादर एम्पर को मिलने के लिए जाने में लगा हुआ हूँ। लॉर्ड फैंग इमीडिएटली जाओ, जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा लोग भेज दो नॉर्दर्न वेस्टर्न आर्मी को रिपोर्ट करने के लिए और अर्जेंट वॉर के लिए और उसे प्रिवेंट करने के लिए तैयारियां चालू कर दो, क्योंकि हमें भरोसा नहीं कि तुरिक आर्मी कब हम पर हमला बोल दे। और सारी की सारी सिचुएशन को फर्स्ट प्रिंस देखने में लगा हुआ होता है। यहाँ पर हमारा एमसी जाते हुए देखता है तो एमसी चिल्ला रहा होता है कि सभी से मेरे रास्ते से हट जाओ। और फर्स्ट प्रिंस क्या लगता है कि ये मैटर मैं तुम पर छोड़ दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे इच्छाओं को डाउन मत होने देना। तभी ये बंदा क्या लगता है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है क्राउन प्रिंस। दूसरी तरफ में दिखाया जाता है कि इस तरीके से तुबाओ प्रिंसेस को बैठाकर अपनी गोदी में लेकर जाने में लगा हुआ होता है, उसे किडनैप कर। यहाँ पर प्रिंसेस चिल्लाते उससे कहने में लगी हुई थी कि आखिरकार तुमने वाकई में ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर कुछ बेवकूफ और मरे मराए सोल्जर्स को लेकर मुझे किडनैप करके लेकर निकलने में कामयाब रहोगे, वो भी ताक डायनेस्टी से, और किसी पागल कुत्ते की तरह हमारी हसीना को चाटने में लगता है। जी हाँ, हमारी हसीना को चाटने लगता है। और क्या लगता है कि तुम वाकई में बहुत ज्यादा मासूम बनने में लगी हुई हो प्रिंसेस। अगर मैंने डान मूच कर उस समय पर अपनी पावर को नहीं रोका होता तो ये जो पैलेस थे ना वो अभी तक उसके टुकड़े टुकड़े हो चुके इन चारों के चारों लोगों के द्वारा, और हमारा एमसी उनका पीछे करने में लगा हुआ है अभी। तभी एक उड़ता हुआ एरो उसके घोड़े पर टांग में लग, जिससे कि हमारा एमसी का बैलेंस बिगड़ता है और वो गिर जाता है, जिसको देखकर एमसी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और तभी एक बहुत बड़ी लकड़ी का टुकड़ा हमारा एमसी की तरफ आया लग, जिसको देखकर एमसी सरप्राइज होता है। क्या लगता है कि शिट, ये तो एम्बो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार ये किसने मुझ पर ये इतना वाजा थ्रो किया था, इतने बड़ी लकड़ी के टुकड़े को। क्या ये अजमहू है? लेकिन आखिरकार ये बंदा इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया सडनली? तभी पीछे से वो वुमन आती है और हमारे एमसी के पीछे से दे मारती है, जिससे कि एमसी उससे बच नहीं पाता और उसके मुंह से खून निकलने लगता है चोट लगने कर। और एमसी इसको देख करके लगता है कि अब समझ में आया कि जो पहले हमारी फाइट थी वो अभी तक खत्म नहीं हुई है। और मन में सोचते हुए क्या लगता है कि शिट, मैं वाकई में केयरलेस था, मेरी कुछ रिप्स टूट चुकी हैं। तभी वो बंदा आकर कहने लगता है कि मुझे पता था कि तुम हमारा पीछे करते करते जरूर आओगे। गू बेचेंग, तुम वाकई में हमारी बहुत ज्यादा बेइज्जती की है तुमने, बार बार हम तुर्क लोगों की। और आज मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ कि क्या करने वाला हूँ आज मैं तुम्हारे साथ, और आज मैं तुम्हारा अपना हिसाब भी बराबर कर लूंगा। तभी एमसी क्या लगता है कि हसीना, क्या तुम ठीक हो? डैमिट कमीने कहीं की, आखिरकार तुम कितना ज्यादा क्रूर हो सकते हो, अपने ही लोगों के साथ ऐसा करने में लगी हो, जल्दी से उसे जाने दो। ये देखने के बाद तो वो उससे क्या लगता है कि मेरे पीपल, लेकिन ये बिल्कुल भी हमारे टूर की प्रिंसेस कहलाने के बिल्कुल भी लायक नहीं है, क्योंकि कल रात को मैंने तुम दोनों को तुम्हारे अफेयर करते हो तो मैं देख लिया था किस तरीके से तुम वहां पर कल रात को इलू इलू करने में लगे हुए थे। और ये हमारे प्रिंसेस कहलाने के लायक नहीं है, बल्कि मैं एक स्लेव बनने के लायक है। समझ रहे हो ना किस स्लेव की बात कर रहा है ये? तभी प्रिंसेस उससे कहने लगती है कि बेईचैंग, तुम यहाँ से जल्दी से जल्दी मुझे अकेले खुद चढ़े जाओ, अकेले छोड़। ये देखने के बाद तुबू को गुस्सा आ जाते है और उससे क्या लगता है कि ये वाकई में बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग है कि तुम अभी भी इस बंदे की साइड लेने में लगी हुई ये बिच कहीं की। तभी एमसी कहने लगता है कि तुम्हें इसके बारे में सोचना चाहिए ध्यान से। अगर तुमने प्रिंसेस को चोट पहुंचाने की कोशिश की या तो तांग या फिर तुर्क, सभी के सभी लोग तुम्हारी बैंड बजा देंगे। आखिरकार तुम्हें पता भी है कि ऐसा करने से कितना ज्यादा खतरनाक हो सकती है सिचुएशन, वॉर छिड़ जाएगी और कितने इनोसेंट लोग मारे जाएंगे। तुम इस तरीके से इविल को अपने सर पर हावी मत होने दो, जल्दी से प्रिंसेस को जाने दो और हम लोग आपस में बात करने के बाद मैटर को सॉल्व कर सकते हैं। तभी वो बंदा उससे क्या लगता है कि तुमने देखा तुम्हारा जो प्रीटी बॉय है ना वो तुम्हारे लिए नहीं आया है, बल्कि यहाँ पर एम्पर का एक डॉग जो कि अपने लोगों की जान बचाने के लिए आया हुआ है। और तुम अभी भी यहाँ पर सोचने में लगी हुई हो कि ये बंदा यहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाए। और वो तुबू को गुस्सा आ जाता है तो वो हमारी प्रिंसेस के कपड़े उतारने लगता है और उसे फाड़कर फेंक देता है। और क्या लगता है अब जबकि तुम्हें वाकई में इस बंदे की बिल्कुल भी चिंता नहीं है, आई मीन इस प्रिंसेस की चिंता नहीं है, तो कैसा लगा कि हम लोग दोनों मिलकर इस प्रिंसेस को एंजॉय करें। तो ये देखने के बाद प्रिंसेस शॉक हो जाती है और हमारे एमसी को भी काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कूदता रहता है उस पर चिल्लाते हो। और इसको देखकर एमसी पूरी लाल पड़ जाती है और शर्म के मारे रोने लगती है और कहने लग और वो बंदा इस समय का अच्छे एंजॉय कर रहा होता है और कह रहा होता है कि ज्यादा देखो कितना ज्यादा बढ़िया सीन दिखाई देने में लगा हुआ है। क्या तुम चाहते हो कि मैं इसके बाकी के जितने भी बच्चे कुछ कपड़े हैं वो भी मैं फाड़ दूं? और एमसी को गुस्सा आता है और वो क्या लगता है कि मैं तुझे यहीं पर मार दूंगा। और इस वक्त एमसी काफी ज्यादा गुस्से में होता है और अपना पूरी की पूरी पावर निकालते हुए रिलीज करते हुए क्या लगता है कि मैं तुझे यहीं पर मार दूंगा, चाहे कुछ भी हो। आज तुझे कोई भी मेरे हाथों से नहीं बचा पाएगा। और फोर्स में उसकी तरफ अटैक करने के लिए कूद पड़ती। इसको देखने के बाद तुबू काफी सरप्राइज होते हुए क्या लगता है कि इस बंदे को जाओ और सभी के सभी लोग रो। तभी उनका आर्चर एरो शूट करने लगता है हमारे एमसी और वो मन में सोचते हुए क्या लगता है कि आर्चर ये मेरी सबसे बेस्ट टेक्निक है। जो 3 एरोस मैंने एक साथ इसकी तरफ छोड़े हुए हैं, सर पर, दिल पर और इसके घुटनों पर। अगर चाहे कितना भी कुकैश और तेज बंदा ही क्यों ना आ जाए इसे डॉज करने के लिए, और एक आध दो डॉज कर भी देगा, लेकिन एक ना एक तो जरूर लगेगा इसके।
और सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने ऑलरेडी इसकी मूवमेंट्स को प्रिडिक्ट कर लिया था जब ये भगने में लगा हुआ था। तो इम्पॉसिबल है कि ये इस तरीके से इंस्टेंटली रिवर्स कर सके मेरी टेक्निक को। चलो देखते हैं कि आखिरकार तुम इस बार कैसे डॉज करोगे। हमारा एमसी सर पर आने वाले एरो को मुंह से डॉज कर लेता है, काट देता है। दिल पर आने वाले को अपने हाथों से डॉज कर लेता है, लेकिन पैरों पर आने वाले जो होता है वो सीधे उसके जांग में जाकर लग जाता है, आई मीन उसके थाइस पे जाकर लग जाता है, जिसको देखकर वो आर्चर काफी ज्यादा घबराते हैं। कुछ होता है कि लगता है कि अब तुम मारे जाओगे। वह जितने भी एरो थे वो पॉइजन थे और तुम आधे घंटे के अंदर मारे जाओ। लेकिन वह देखता है कि एक उड़ता हुआ एरो उसकी आंखों की तरफ आता और वो सीधे जाकर उसके दिमाग में सर पर लगता है और वो बंदा है आर्चर वहीं पर मारा जाता है। और एमसी कहने लगता है कि बहुत हो गया तुम्हारा, इस बार मैं तुम सभी के सभी 6 लोगों को यहाँ पर मारने वाला हूँ, आई मीन तुम सभी के सभी 4 लोगों को मारने वाला हूँ 6 बार। वो उसको देखने के बाद उस टकलू को गुस्सा आ जाती है और वो क्या लगता है कि मैं सोतों का बदला लेने वाला हूँ। एमसी क्या लगता है कि तुम और मुझसे मुकाबला करोगे 6, और एमसी से डॉज करने में कामयाब रहता है। लेकिन वो टकलू से देख लेता है और एक मुक्का उसके दे मारता है, जिसको देखकर एमसी सरप्राइज होता है। क्या लगता है कि मैं बिल्कुल भी गलत नहीं हूँ, ये बंदे की स्ट्रेंथ और मूवमेंट पहले के मुकाबले में काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं, जो कि दिन पहले थी आधे पहले। तभी तो वो उससे कहने लगता है, क्या तुमने नोटिस कर लिया, ये हमारे तूरी की एक सीक्रेट रेसिपी है जो विच डॉक्टर के द्वारा बनाई गई है। ये किसी भी पर्सन की स्ट्रेंथ को बहुत ज्यादा बढ़ा सकती है, बहुत ज्यादा 3 टाइम्स तक बढ़ा सकती है, और बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं होगा और बिल्कुल भी डर महसूस नहीं होगा। 1 साल पहले जब क्विजो सिटी पर हमने 10,000 सोल्जर्स ने अटैक किया था, लेकिन वहां पर सभी के सभी सोल्जर को सीज पर रखा गया था आधे मंथ के लिए, हम कुछ भी नहीं कर पाए। तब हमने ये मेडिसिन सभी के सभी 50 सोल्जर्स को दे, जो कि मरने के लिए तैयार थे, और हमने उस सिटी को 2 घंटे में हासिल कर लिया। और तभी वो प्रिंसेस से कहने लगता है कि तुम अपनी डैम आगे खोलकर देखो, तुम्हारा जो बीलव्ड बंदा है, तुम्हारा जो क्रश, तुम्हारा जो प्यार है, वो हमारे के सूर्य की वॉरियर के द्वारा आज मारा जाएगा। और जिसको देखकर प्रिंसेस रो रही होती है के चक्कर। और तुम्हें तो देखो, तुम वाकई में बहुत ज्यादा अच्छे लिंग्विस्ट बॉय हो, लिटिल बॉय, और तुम वाकई में कहानियां कहने में भी काफी ज्यादा अच्छे हो। तभी एमसी उसको देखते मन में सोचता हुआ लगता है कि द बैड लक है मेरे लिए कि एंशिएंट टाइम में भी इस तरीके के स्टिमुलेट्स मौजूद थे उनके पास। अब मुझे समझ में आया कि आखिरकार ये इतना पावरफुल कैसे बन गया। और तो और जो पॉइजन है वो ऑलरेडी बहने में लगा हुआ मेरे शरीर में, ज्यादा से ज्यादा मैं 15 मिनट तक रख सकता हूँ, जिससे पहले कि मेरे आई मीन मेरी अंतरात्मा पूरी तरह से बेहोश हो जाऊं मैं। डैम इट, अब मेरी जो रफ्तार वो कम हो चुकी है क्योंकि ये इंजरी लगी है पैरों में, इसलिए मैं वाकई में इस बंदे से हेड टू हेड फाइट भी कर सकता हूँ जिस बंदे ने ड्रग्स ले रखे हुए हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ एक बंदे को मार सकता हूँ। लेकिन जरा 1 मिनट रखो, मेरे पास अभी भी मौका है जीतने का। अगर ऐसा बात है तो मेरा लास्ट चांस है, उसका फायदा उठाऊंगा। और तभी भी वुल्फ हमारे एमसी पर अटैक करने के लिए कूद पड़ता, तो हमारा एमसी उससे क्या लगता है कि तुम एक डॉग बनकर रहो प्लीज, और उस डॉग को पकड़ने के बाद उठाकर फेंक देता है। इसे देखने के बाद उस वुमन और टकलू को गुस्सा आ जाती है और कहने लगता है कि अगर तुम मरना चाहते हो तो शांति से मर जाओ ना, लेकिन मैं तेरे थोड़े थोड़े कर दूंगा हड्डियों। तभी वुमन अटैक करती है और उससे कहने लगती है कि तुम वुमन्स को अटैक नहीं करते हो ना, मैंने सुना है कि तुम एरोगेंट हो। तुम्हें दिखाती हूँ कि आखिरकार तुमने जो भी मेरे साथ किया है वो उसका अंजाम क्या होने वाला है। तभी वो टकलू हमारे एमसी पर कूद पड़ता है, सीधे ऊपर से गिर जाता है, जिससे कि एमसी को चोट लग जाती है और उसके मुंह से खून बहने लगता है। इसको देखकर तो वो खुश होता है और प्रिंसेस से कहने लगता है कि तुमने सुना कि इसकी टूटने की हड्डियां टूटने की आवाज आई है मुझे। इसको देखकर प्रिंसेस कहने लगती है कि बेचैन जरा देखकर, और उसकी चिंता कर रही होती है। और हंसते हंसते वो वुमन कहने लगती है कि मैंने सुना है कि तुम कितने तब गए थे, लेकिन तुम्हें देखकर तो लगता नहीं है, जब जल्दी से खड़े हो जाओ और फाइट करो मुझसे आकर। तभी हमारा एमसी बेहोश पड़ा होता है और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि बैटल फील्ड में यहाँ पर सिर्फ दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो जिंदा रहो, हमें या फिर होश में रहो, या तो मारे जाओ। और एक बात का ख्याल रखना कि तुम एक सोल्जर, तुम्हारी जो बॉडी है वो स्टील से बनी होनी चाहिए और तुम्हारी इच्छा स्टील से मजबूत होनी चाहिए। अगर तुम भले अपनी कॉन्फिडेंस को खो दो, लेकिन तुम्हारी जो स्पिरिट है वो तुम्हारी बॉडी को कंट्रोल करेगी तुम्हारे मरने तक, हमेशा और हमेशा के लिए। तुम कभी भी फॉल डाउन नहीं कर सकते जब तक तुम मर नहीं जाओगे। और हमारा एमसी अनकॉन्शियस होने के बाद भी जिंदा हो जाता है, आई मीन खड़ा हो जाता है, जिसको देखने के बाद तो वो काफी शॉक हो जाता है और क्या लगता है कि ये क्रिकेट कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये बंदा अभी भी खड़ा है, कि ये एक मॉन्स्टर है। जब प्रिंसेस उसको देखती है तो पूरी तरह से पट जाती है और काफी रो रही होती है, मुंह छिपाते छिपाते, भाई मौका है, मिल रहा है, भाग जाओ। तभी एमसी खड़ा होकर उससे क्या लगता है कि बस तुम इतना ही कर सकते हो, ये मैं वाकई में डिसअपॉइंट हो गया तुमको लेकर। तभी तो वो उससे क्या लगता है कि तुमने वाकई में, अगर ऐसी बात है तो तुम सभी के सभी टकलू लोग सारी की सारी मेडिसिन को ले लो और उस पर अटैक करो, चाहे कुछ भी हो जाए, इस बंदे को हमें मारना होगा आज। तभी वो सभी के सभी लोग मेडिसिन निकाल कर खाने लगते और पागलों की तरह डोज लेते, और जैसे वो मेडिसिन खाता है टकलू तो वो पावरफुल बनने लगता। और वही नहीं बल्कि वो बाकी जितने भी लोग होते हैं उसके सभी के सभी, और अपने चमचों को ऑर्डर देता है कि तुम सभी के सभी लोग जाओ मेरे मोस्ट फियरलेस टूरिक वॉरियर्स, आज तुम दिखाओ कि आखिरकार रियल गॉड ऑफ वॉर्स क्या होते हैं। लेकिन इतना ज्यादा स्टिमुलेशन लेने के कारण उनकी आंखों से खून निकलने लगता और वह टकलू वहीं पर मरने लगता है और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। और इसकी ऐसी हालत को देखने के बाद वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और उससे क्या लगता है कि ये सब क्या चलने में लगा हुआ है। तभी एमसी उसे समझाता है कि तुम ये बात भूल रहे हो कि शॉर्ट टर्म एनर्जी को बढ़ाने के लिए तुम अगर ड्रग लेते हो तो ठीक है, लेकिन तुम्हें शायद पता नहीं होगा कि तुम अगर इसकी इस्तेमाल ज्यादा कर लेते हो तो इससे तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा और तुम्हारे जो सांस लेने की जगह है वो बिल्कुल भी पूरी तरीके से भर जाएगी और तुम सांस नहीं ले पाओगे और इस तरीके से तुम मारे जाओगे और तुम्हारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो फेलियर हो जाएगा और वो 1 मिनट के अंदर अंदर मारे जाएंगे। और वो टकलू हमारे एमसी पर अटैक करने की कोशिश करता है तो एमसी से डॉज करने में कामयाब रहता है। और क्या लगता है कि तुम्हें इस बारे में ज्यादा मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम्हें दिखाई भी नहीं दे रहा होगा कि मैं कहाँ पर खड़ा हुआ। और वो टकलू कुछ भी नहीं कर पाता सिर्फ दर्द में रहने के अलावा, और वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है।
और एमसी उससे क्या लगता है कि तुम आराम से अपनी जिंदगी लेना और जो नेक्स्ट जन्म है उसमें अच्छे तरीके से रहना। ये देखने के बाद वो तुबू को गुस्सा आ जाती है और क्या लगता है कि तुम बच सके, कि तुमने जानबूझकर ट्रेड का इस्तेमाल किया था और मेडिसिन लेने पर मजबूर किया था। तभी हमसे क्या लगता है लेकिन ऑर्डर तो तुमने दिया था। तब तुबू उससे क्या लगता है कि तुम्हें कोकी होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा जो पॉइजन है वो जल्दी स्ट्राइक करने वाला है। क्या तुमने ऑलरेडी फील्ड होने में लगा हुआ है, तुम्हारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो किसी आंट के द्वारा खा रहे हो, ऐसा लग रहा है। तभी हमसे क्या लगता है कि तो क्या हुआ, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें मारने वाला हूँ। अगर तुम एक असली मर्द हो तो आकर मुझसे डायरेक्टली फाइट करो। ये बात सुनने के बाद वो काफी घबरा जाता है और उससे क्या लगता है कि तुम आखिरकार तुम क्या करने की सोच रहे हो भाई यहाँ पर, और तुम मुझे बेवकूफ बनाने के बारे में बिल्कुल भी सोचना मत। मैं तुम्हें अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखूंगा। तुम मुझसे दूर रहो वरना मैं इस प्रिंसेस को मार दूंगा। लेकिन हमारा एमसी उसके नजदीक आते रहता है और जिस जगह पर वो खड़े हुए हैं वो एक क्लिफ है, मतलब एक पहाड़ी है, नीचे खाई भी है बगल में उनके, और वो सिर्फ इतना ही कर सकता है कि रोक के चिल्ला सके रोकने के लिए। और क्या लगता है कि मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम वहीं पर रुक जाओ, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? तभी एमसी क्या लगता है हाँ सुनाई दे रहा है। दूसरी तरफ इसकी हालत पतली हो रही होती है और मन में सोचते हुए क्या लगता है कि मुझे वाकई में बेहोश जैसा महसूस हो रहा है। मैं यहाँ पर बेहोश नहीं हो सकता, मुझे एब्सोल्युटली यहाँ पर नहीं करना बेहोश होगा। और जैसे ही जो तो वो पीछे देखता है एक क्लिफ आ गई है और क्या लगता है कि तुमने मुझे जानबूझकर फोर्स कर दिया यहाँ पर आने के लिए, सही कहा। तभी हमारा एमसी अपनी नाइफ को उसकी तरफ थ्रू करता तो वो उसे तुरंत नोटिस कर उसकी तरफ देख लेता और वो नाइफ सीधे जाकर उसके कंधे पर लगती है, जिससे कि प्रिंसेस वहां पर निकलने में कामयाब रहती है और वो प्रिंसेस का हाथ छोड़ देता है। लेकिन जो हमारा एमसी है वो उस प्रिंसेस को पकड़ लेता है। प्रिंसेस को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और मुस्कुराने लगती है, जैसे कि स्माइल देखकर कहते हैं यार मूड पता नहीं बन गया, अच्छा लगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा एमसी खुश हो ही रहा होता है और क्या लगता है कि अब कुछ ठीक है। तभी पीछे से वो बंदा आ जाता है उस पर अटैक करने के लिए और वो पीछे से प्रिंसेस पर हमारे एमसी पर अटैक कर देता है, जिससे प्रिंसेस चिल्लाती है और उससे क्या लगता है कि पीछे देख कर भाई चेंग जरा, वो बंदा तुम पर अटैक करने वाला है। और इस अटैक के कारण हमारा जो एमसी और प्रिंसेस है वो उस खाई के अंदर एक साथ दोनों गिर जाते हैं और गिरने के बाद हमारा एमसी उसे एक पेड़ से पकड़ लेता है और वो बंदा काफी खुश होते हुए क्या लगता है कि वाह, एक सोल्जर्स की फिजिकल एबिलिटीज है वो रिमार्केबल होती है, जानना पड़ेगा। तुम अभी भी इतना स्ट्रॉन्ग हो कि अभी भी अपनी जान बचाने के लिए लटकने में लगी हुई हो। तभी एमसी उससे क्या लगता है कि तुम डर्टी बंदे कहीं कि आखिरकार तुम क्या चाहते हो हमारे साथ, क्या तुम वाकई में ली जियानचंद की मदद करना चाहते हो, उसकी डेथ को उससे डेथ को बचाकर और रीराइट करना चाहते हो पूरी पूरी हिस्ट्री को। ये बात सुनने के बाद ये बंदा मुस्कुराता है, स्माइल करते हुए उससे क्या लगता है उसकी मदद करना। मैं भी यहाँ पर कई सारे बुलेट्स को झेलते हुए आया हुआ हूँ और मैंने कई सारे कल्चरल रिस्क को बेचा भी है कई सालों से। अगर मैं वाकई में दूसरों से ऑर्डर लेने के बारे में सोचता तो मैं कभी भी अपनी जिंदगी को अपनी दाव पर नहीं लगाता पैसों के लिए। हमेशा भगवान मुझे अच्छी तरीके से ट्रीट करते हैं और मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है कि मैं पूरे के पूरे वर्ल्ड को बदल सकूं। तो आखिरकार मैं थोड़ा बहुत क्यों ना प्ले करूं इसके साथ, थोड़ा एक्साइटिंग बनाऊं उस सिचुएशन को। ये बात जानने के बाद एमसी सरप्राइज हो जाता है और क्या लगता है कि तुम इस एरा को बदलना चाहते हो। और जिस पेड़ से टकरा हुआ मतलब लटका हुआ था वो पेड़ की लकड़ी टूट जाती है और वो दोनों के दोनों जमीन पर गिरने लगते हैं और वो चिल्लाने लगते हैं और वो खाई इतनी गहरी होती है कि ऊपर से दिखाई नहीं दे रहा होता कि क्या चल रहा है। और बंदा क्या लगता है कि भले ही वो जानता हो इस एरा के बारे में कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, लेकिन मेरे प्लान को बनाने के लिए सक्सेसफुल करने के लिए तुम्हें मरना होगा। तभी तो बाप पूछने लगता है कि आखिरकार तुम कौन, और वो बंदा उससे क्या लगता है कि ओह तुम अभी भी जिंदा हो, बिल्कुल सही समय पर, अब तुम जल्दी से जाओ और मेरे विटनेस बन जाओ। यहाँ पर एम्परर चिल्लाते हुए कहने में लगा होता है कि तुमने अभी तक उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं पकड़ा हुआ है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 4 लोग हैं और वे एक हॉस्टेज को भी पकड़े हुए हैं। तुम अभी तक इस मैटर को हैंडल नहीं कर सकते, अगर ऐसी बात है तो तुम जाओ आर्मी को नॉर्थ वेस्ट में ज्वाइन कर लो। तभी जनरल कहने लगता है कि अगर मैंने अभी सभी के सभी ट्रिप्स को सर्च करने के लिए भेज दिया है। तभी प्रिंस को उससे कहने लगता है कि जो जनरल जुओ है उसने नोटिफाइड कर दिया है ब्लॉक करने के लिए बॉर्डर के, ताकि थ्रू वहां से जो टूबू है वो वहां से निकल ना सके। तभी जनरल उससे क्या लगता है कि जी हाँ, जैसा आपने मुझसे कहा था वैसा मैंने कर दिया है फर्स्ट पेज पर ही, लेकिन वे कहाँ पर चले गए हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है। और ये हमारे लिए इम्पॉसिबल है कि उन्हें रोड के बारे में पता हो पूरे के पूरे चांदन के कंट्रीज आउटलैंडर्स को, जब तक कोई अंदर का बंदा उनकी मदद ना करने में लगा हुआ हो। तभी पीछे से कोई चिल्लाता है और क्या लगता है कि जब तक इसने इंस्ट्रक्ट नहीं किया हो उस प्रिंसेस को हॉस्टेज बनाने के लिए और एस्केप निकल सके, यहाँ बचकर निकल सके। तभी फर्स्ट प्रिंस आता है और उससे क्या लगता है कि फादर को मैं रिपोर्ट करना चाहूंगा, आपका बेटा यहाँ पर आ चुका है और मैंने उस हंटेड सर्वेंट को भी पकड़ लिया जिसने प्रिंसेस को किडनैप करने की दुस्साहस दिखाया था उस तोबू को। ये बात सुनकर एम्परर खुश होता है और उससे क्या लगता है कि अगर ऐसी बात है तो प्रिंसेस कहाँ पर है, क्या किसी को चोट लगी हुई है, क्या ये सीरियस था। तभी फर्स्ट प्रिंसेस से क्या लगता है कि मुझे माफ कर देना मेरी इनकम्पिटेंस के लिए, लेकिन मैं वाकई में प्रिंसेस हसीना को नहीं बचा पाया। जब मैंने इस तुरिक के रिबेल्स को पकड़ा किसने सोचा था इस बार। ये कहते कहते वो सेकंड प्रिंस की तरफ देख रहा होता और फर्स्ट प्रिंस सेकंड प्रिंस की तरफ इल्जाम लगाते हैं। उससे क्या लगता है ये गू बेचेंग है जो सेकंड इधर का सबॉर्डिनेट है, वो लीग में मिला हुआ था इन तुरिक रिबेल्स के साथ, और इसने देखा कि वो यहाँ से भाग नहीं सकता तो इसने प्रिंसेस का मौका फायदा उठाया और हमारे साथ रेजिस्ट किया। लेकिन वो एक क्लिफ जाने की एक पहाड़ी से जाकर नीचे जाकर गिर चुका प्रिंसेस के साथ और दोनों के दोनों पहाड़ी से जाकर गिर चुके हैं और वो ताकि हम लोग उनकी कॉप्स को भी ना ढूंढ पाए। ये बात जानने के बाद प्रिंस को भी काफी शौक हो जाता है और सरप्राइज तो क्या लगता है कि जब यू चंग यहाँ पे जिस बारे में पता चला
प्रिंसेस को किडनैप कर लिया जा चुका है। तो यही एक बंदा था जो कि सबसे पहले उसको पीछे पड़ने के लिए गया था, ढूंढने के लिए, अपनी सेफ्टी के बारे में बिना चिंता किए। तो आखिरकार ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है कि वो उनके साथ मिला हुआ बिग ब्रदर? तुम इस तरह के फालतू को रिमोट्स फैलाना बंद करो। और तभी जो फर्स्ट प्रिंस उससे क्या लगता है कि ब्रदर आखिरकार तुम विलन्स का साथ देना कब से सीख गए हो? तुम्हें अपनी गलती मान लेनी चाहिए। गू बेचेंग ऑलरेडी अपनी जिंदगी खो चुका है और इसने प्रिंसेस को भी मार दिया है गू बेचेंग ने। आखिरकार ये तुर्क के जो बदला है अब हम उसे कैसे झेलने वाले हैं? मैंने तुबो को जिंदा पकड़कर लेकर आया हूँ। इसकी जो कन्फेशन है इसके एविडेंस के तौर पर मान सकते हो। यहाँ पर वो तुबो घबराते हो क्या लगता है कि प्लीज मुझ पर दया दिखाइए और मैजेस्टी। जो प्रिंस क्वीन है उन्होंने मुझसे ये सब करने के लिए कहा था, आप मुझ पर दया दिखाइए, जस्टिस दिखाइए। जहाँ पर उससे जबरदस्ती इस फर्स्ट पर्सन ने कहा था कि अगर तुम मेरी मदद करोगे ली शिमिन को हराने के लिए तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ने के लिए तैयार हूँ और तुम्हारी मदद करूंगा तुरिक खान बनने के लिए। ये बात सुनने के बाद सेकंड प्रिंस को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता और क्या लगता है कि फादर एम्परर तुबू है वो यहाँ पर बकवास करने में लगा हुआ और झूठा इल्जाम लगाना मुझ पर। मेरा उसके साथ कुछ भी लेने देने नहीं है, प्लीज जस्टिस दिखाइए। ये बात सुनने के बाद तुबू चिल्लाते हो क्या लगता है कि मुझे इस बात पर भरोसा नहीं होता योर हाइनेस, तुम यहाँ पर अब मुझ पर अपना छुटकारा पाना चाहते हो। अगर मैंने अपने मैन को अरेंज नहीं किया होता आप पर इजी जाने के लिए तो वाकई में ऐसा लगता है कि गू बेचेंग है वो मुझे हराने में या फिर मेरे साथियों को हराने में कामयाब रहता है और ये सब कुछ मैंने आपकी इज्जत बढ़ाने के लिए किया था एम्परर के सामने। ये बात सुनने के बाद सेकंड प्रिंस से क्या लगता है कि तुम यहाँ पर बकवास करना बंद करो। तभी एम्परर उसको गार्ड्स को बुलाता है जिससे कि गार्ड्स सभी के सभी लोग आ जाते हैं और फर्स्ट प्रिंस मुस्कुराने लगता है और जो बेवकूफ एम्परर बिना कुछ सोचे समझे उसको ऑर्डर देता है। क्या लगता है कि ली शिम एक ट्रेटर एक गद्दार है और इसने एम्परर को धोखा देने की कोशिश की है, जल्दी से इसको जाओ और अपने सुपीरियर को बेवकूफ बनाने की कोशिश की है, पकड़ लो इसको। और जब प्रिंसेस को इसके बारे में पता चलता है तो प्रिंसेस शॉक हो जाती है और उससे क्या लगता है कि सेकंड ब्रदर को फादर के द्वारा एम्परर के द्वारा कैद कर लिया जा चुका है। तभी उसकी चेली उसे बताती है कि मैंने सुना है कि जो क्राउन प्रिंस है उसने तुबू को पकड़ लिया है और कह रहा है कि ये सारे के सारे इंसिडेंट्स ना भी हुआ है वो इस हाइनेस प्रिंस क्वीन के द्वारा ऑर्डर दिया गया है और एम्परर ने ये ऑर्डर दिया है कि सभी के सभी मिनिस्टर्स और जनरल्स को जो भी प्रिंस क्वीन के साथ में है उन सभी को प्रिजन में डाल। और जबकि जो क्वीन बेई है वो यहाँ पर आने में लगा हुआ एमडी एडिक्ट के साथ, तुम्हें भी यहाँ पर बैक डोर को छोड़कर चले जाना चाहिए प्रिंसेस। ये बात सुनने के बाद प्रिंसेस उससे कहने लगते हैं कि आखिरकार गू बेचेंग कहाँ पर है, क्या वो लौट कर नहीं आया है? तभी वो लड़की उससे कहने लगती है कि ये कहा गया है कि वो बंदा प्रिंसेस के साथ तुर्क की प्रिंसेस के साथ उस खाई से कूद चुका है और उसके जानकारी उसकी जिंदगी के बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता कि वो बंदा जिंदा है या मर चुका है और प्रिंसेस के बारे में भी नहीं पता। तो प्रिंसेस चाहे कुछ भी हो जाए आपको यहाँ से भागना होगा, अगर आप नहीं जाओगे तो हमारे आपके लिए लेट हो जाएगा और आप सिर्फ आप अकेली ऐसी हो बंदी हो जो कि प्रिंस क्वीन को बचा सकती हो। ये बात सुनने के बाद प्रिंसेस काफी शौक हो जाती है और कहने लगती है क्या गू बेचेंग क्लिफ से नीचे कूद गया? तभी पीछे से सामने के दरवाजे से कुछ लोग आते हैं और कहने लगते हैं क्वीन बेई को ऑर्डर दिया गया है एम्परर के द्वारा कि जो प्रिंसेस ली रू हुए हैं पिंगियान को वो पकड़ ली और प्रिंसेस वहां पर अकेली बाहर छूट जाती है और कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि करें तो करे क्या। और जैसे ही पीछे के दरवाजे पर कुछ गार्ड्स प्रिंस को देखते हैं उसे पकड़ने के लिए आ जाते, इसको देखकर प्रिंसेस बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाती है और रोते 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 वहां से जाते हुए कहने लगती है गू बेचेंग तुम नहीं मर सकते हो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी मरने के लिए अलाउ नहीं करूंगी। दूसरी तरफ हमें एमसी को दिखाया जाता है जो कि जिंदा खड़ा होता है और वो कुछ महसूस करने में लगा हुआ है। तभी हमें देखता है कि यहाँ पर जो तुर्क की प्रिंसेस हसीना है वो कुछ करने में लगी हुई इसके पैरों को, यहाँ पर जहर था ना उसके जहर को अपने मुंह से निकालने में लगी हुई है, जिसको देखकर वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और उससे काफी ज्यादा दूर भागने लगता है। तभी प्रिंसेस हसीना उससे कहने लगती है कि तुम ठीक हो और उसके चेहरे पर अभी भी हरे कलर का निशान पड़ा हुआ है जिससे पता चलता है कि इसकी इलाज करने में लगी हुई। इसने अपने मुंह का इस्तेमाल किया था हर्ब्स लगाने के लिए चबाकर। इसको देखने के बाद एमसी मन में सोचता हुआ लगता है कि मुझे लगा था कि जो प्रिंसेस है वो कर रही होगी, मुझे समझ गए ना कि पोजीशन के हिसाब से हुए और काफी ज्यादा डिसअपॉइंट महसूस करने लगता है। तभी प्रिंसेस हमारे एमसी को गले लगाते हैं उससे कहने लगता है कि भगवान का शुक्र है कि तुम अभी भी जिंदा हो और हम दोनों के दोनों बिल्कुल सुरक्षित हैं। और वो तुरंत जैसे गले लगाती है तो एमसी को दर्द होने लगता है क्योंकि उसकी हड्डियां टूट गई थी और जब ये बात प्रिंसेस को पता चलती है तो वो काफी सरप्राइज हो जाती है और उससे कहने लगती है मुझे माफ कर देना मेरे कारण तुम्हें चोट लग गई। तभी एमसी कहने लगता है कोई बात नहीं, क्या इस रिवर के कारण हम लोग यहाँ पर मरे नहीं है? तभी प्रिंसेस हसीना कहने लगता है कि हमारी किस्मत वाकई बहुत अच्छी। तभी एमसी इधर देखता है और कहने लगता है कि हम लोग अब यहाँ पर पहुंचे तो पहुंचे कैसे और अब ऊपर कैसे जाए हम लोग ये बताइए। तभी एमसी कहने लगता है कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है मेरे पॉइजन चला गया सारा का सारा बॉडी के अंदर से, क्या तुम्हें पता है मेडिकल हब्स के बारे में थोड़ा बहुत? प्रिंसेस कहने लगती है तुम्हें क्या लगता है कि याया किस तरीके से सर्वाइव कर गई होगी जब सोतो के पॉइजन एरो के साथ उसे हिट किया गया था पैलेस के अंदर? ये बात सुनकर एमसी खुश होता है और क्या लगता है कि तुम तो अमेजिंग हो, मेरे पास कुछ नहीं है बल्कि मैं एडमायर करता हूँ, मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ। प्रिंसेस क्या लगती है कि तुम्हें इतना ज्यादा गिलिप टंग करने की जरूरत नहीं, मेरी तारीफ करने की जरूरत नहीं, तुम इस बारे में भूलो मत कि हम लोग इस वैली में फंसे हुए हैं। तभी एमसी क्या लगता है कि हम लोग और आगे जाते हैं तो हमारे लिए काफी ज्यादा डेंजरस सिचुएशन बन जाएगी और काफी ज्यादा लेट भी हो चुका है। हम लोग यहाँ पर ब्रेक लेते हैं और थोड़े बहुत फायर ब्रिगेड को कलेक्ट करते हैं सबसे पहले तो ताकि हम आग लगा सके और उसके बाद हम लोग कल चलेंगे रास्ता ढूंढने के लिए। ये बात सुनकर प्रिंसेस उससे कहने लगती है कि जो वॉर है तुर्क और तांग के बीच में वो स्टार्ट होने वाली है और तुम यहाँ पर वेट करना चाहते हो कल के लिए, क्या तुम इसे अफोर्ड भी कर पाओगे? तभी एमसी उससे क्या लगता है कि तुम्हें ये बातें सुनाई दे रही है? इसको देखकर प्रिंसेस घबरा जाती है और एमसी उसको देखते हुए वो जल्दी जल्दी में लकड़ियां उठा रही होती है आग जलाने के लिए, काफी घबराते घबराते। एमसी उसको देखते मन में सोचते हुए लगता है कि भले ही ये तुर्क की प्रिंसेस है लेकिन इसका जो एक्सपीरियंस है विल्ड में वो काफी ज्यादा कमजोर है। इसको देखकर लगता है ये वाकई में सिल्वर स्पून के साथ पैदा हुई थी। तभी एमसी क्या लगता है कि इतनी ज्यादा लकड़ियां काफी होंगी, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि किस तरीके से आग लगाए। और उससे पूछने लगता है क्या तुम्हारे पास फ्लिंट पड़ी हुई है क्या? पिछले जमाने में थोड़े बहुत आग के जो अंगारे लिए थे ना, थोड़ी बहुत चिंगारियां उसे रखा करते थे साथ में।
इसको सुनने के बाद प्रिंसेस गुस्सा हो जाती है और उससे कहने लगती है कि मैं एक प्रिंसेस हूँ, आखिरकार मैं इस तरीके की सभी चीजों को अपने पास क्यों रखूंगी, क्या तुम्हारे पास नहीं है क्या? तभी एमसी उससे कहने लगता है कि खैर इसके बारे में भूल जाओ, मैं खुद ही कर लूंगा इसको। तभी प्रिंसेस उससे कहने लगती है कि अगर तुम कुछ वुड को ड्रिल कर लोगे तो शायद तुम जगा सकते हो 2 घंटे में आग, अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तो। मैंने कई सारे वेटरन्स को देखा है इस तरीके से आग लगाते हुए आर्मी में, और 3 लोगों को एक के बाद एक के बाद एक के बाद टर्न लेने पड़ते हैं आग लगाने के लिए, और जो न्यू रिक्रूट्स हैं उन्हें तो बिल्कुल भी नहीं कर पाते। और तो और भले ही वो सक्सेस भी हो जाए, कितने भी वेटरन्स हो इंचार्ज हो फायर जलाने के लिए, उनकी जो लाइफ है काफी तो मिजरेबल है, क्योंकि उनके हाथों पे पूरे छाले पड़ जाते हैं और बेकार हो जाते हैं, उनके हाथ बहुत ज्यादा दुखते हैं। मैंने फादर से कई बार कहा है कि सभी के सभी सोल्जर्स के पास खुद के फ्लिंट होना चाहिए, ताकि उन्हें जरूरत पड़े तो वो उसके इस्तेमाल कर सके। तभी हमारा एमसी एक कपड़ा निकालता है और वो काफी सीरियस दिख रहा होता है, जिसको देखकर प्रिंसेस पूरी कंफ्यूज होती है और उससे क्या लगती है कि आखिरकार तुम इस तरीके चरा क्यों बना रहे हो। तभी एमसी एक लकड़ी लेता है, उसमें अपने कपड़े को बांधता है, जिसको देखकर प्रिंसेस पूछने लगती है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, तुमने रस्सी क्यों बांध ली है इस पर। तभी एमसी कहता है किस लिए, आग लगाने के लिए, और क्या। और वो इंसिडेंट टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जहाँ पर आग लगाने के लिए वो रस्सी से अपने हाथों का ना इस्तेमाल करते हुए लकड़ी का इस्तेमाल करता है। प्रिंसेस कहने लगती है कि तुम्हें पता भी है कि फायर किस से जलाई जाती है, इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं, अगर नहीं पता तो सीधे बोल दो ना, इस तरीके से हमारे बकवास क्यों करने में लगे हुए। मैंने इस तरीके से किसी को भी करते हुए नहीं देखा, लेकिन जैसे ही एमसी हमारा घिसना चालू करता है तो उसमें से धुआं निकलने लगता है। तभी एमसी उसे एक्सप्लेन करते हुए उससे कहने लगता है कि अगर तुम हाथ से ऐसे ड्रिल करती हो तो तुम ज्यादा से ज्यादा 12 राउंड्स तक कर सकती हो 1 सेकंड के अंदर अंदर, 12 रिवॉल्यूशन इसके अनुसार है। लेकिन अगर तुम बाउ ड्रिल मेथड का इस्तेमाल करती हो तो तुम्हारी जो रिवॉल्यूशन है वो 80 पर सेकंड पहुंच जाएगी, और हीट जनरेट की जो रफ्तार है वो 10 गुना हो जाएगी। और हैंड ड्रिल मेथड के मुकाबले में ये काफी ज्यादा अच्छी मेथड है और कारगर मेथड है, इससे तुम्हारे हाथों को भी चोट नहीं लगेगी और हाथ भी तुम्हारे पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे और उसमें आग लग जाती है। जिसको देखकर प्रिंसेस पूरी तरीके से अपराध हो जाती है और मन में सोचते हुए कहने लगते हैं कि मैंने भी कई सारी ऐसी बुक्स पढ़ी हुई हैं जब से मैं बच्ची थी, और मुझे इस वर्ल्ड की कई सारी चीजों के बारे में पता हुआ है, लेकिन आखिरकार ये जो बंदा है ऐसी स्किल्स का इस्तेमाल करने में लगा हुआ है जिस स्किल के बारे में मैंने आज तक नहीं सुना। तभी दोनों बात करते, प्रिंसेस उससे पूछने लगती है कि जिस मैन ने तुम पर अटैक किया था वो प्रिंस के द्वारा भेजा गया था, मैंने सही कहा। तभी हमसे क्या लगता है कि हाँ, इस बंदे का नाम गू लूफू है और वो एक बहुत ज्यादा बेकार थीफ है। तभी प्रिंसेस पूछती है कि आखिरकार तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, कि जब तुमने कहा था कि वो बंदा पूरी की पूरी हिस्ट्री को रिटायर करना चाहता है। तभी हमसे क्या लगता है कि आखिरकार मैं तुम्हें इसके बारे में कैसे एक्सप्लेन करूँ अगर मैं कर पाता तो, और मैं तुमसे बस इतना ही कह पाऊंगा कि मैं यहाँ पर आया हूँ सिर्फ उस बंदे का पीछा करने के लिए। तभी हमसे प्रिंसेस पूछती है कि तुम उसका पीछा क्यों कर रहे हो। तभी हमसे क्या लगता है कि इसने कुछ इंपॉर्टेंट चुरा लिया है। तभी प्रिंसेस पूछती है क्या चुरा लिया है। हमसे उससे क्या लगता है कि इसने नेशनल ट्रेजर ले लिया है, कई सारे नेशनल ट्रेजर इसने चुरा लिए थे, और जो पर्टिकुलर चीज थी वो एक सील थी लास्ट टाइम जो चुराने के लिए मैं उसे पकड़ रहा था, और वो सील कम से कम इतनी बड़ी थी और जिसे जेड के द्वारा बनाया गया था, स्क्रप्चर बना हुआ था, उसके अंदर ड्रैगन का साइन बना हुआ था और गोल्ड से बनी हुई थी। ये बात जानने के बाद प्रिंसेस शॉक हो जाती है और कहने लगती है गोल्डन जेड सीड। ये बात सुनने के बाद एमसी भी सरप्राइज होता है और कहने लगता है गोल्डन जेड सीड, और मन में सोचता है क्या लगता है क्या इसको गोल्डन जेड सीड कहा जाता था। मैंने उस बंदे से जो चुराने की कोशिश की थी तरह डेंजर होने के बाद भी, लेकिन शिट। ये बात सुनने के बाद वो प्रिंसेस एक आग का थोड़ा उठाती है, उसे जलाते हुए कहने लगती है और सावधान हो जाती है। एमसी कहने लगता है कि यहाँ पर क्या कर रही हो तुम ये, और एमसी की आइडेंटिटी पर प्रिंसेस को शक होता है तो वो पूछने लगती है कि तुम ये कौन हो आखिरकार। एमसी मन में सोचते हुए कहने लगता है कि मैं बस एक नॉर्मल बंदा हूँ, क्या हुआ तुम्हारे साथ। तभी प्रिंसेस गुस्से में देखती है उससे कहने लगती है कि तुम झूठ बोलने में लगे हुए हो, तुम कोई नॉर्मल बंदे नहीं हो, क्योंकि ये जो सील के बारे में तुम बहुत करने में लगे हुए हो वो हमारी हेयरलूम है जेड सील, जिसे एक समय के साथ साथ क्वीन शी हुआंग के द्वारा पास डाउन किया गया था। इसको देखकर एमसी सरप्राइज हो जाता है और उससे कहने लगता है कि अच्छा तो ये हेयरलूम इंपीरियल जेड सील है। तभी प्रिंसेस कहने लगती है अगर तुम कोई एक ऑर्डिनरी बंदे होते तो तुम कभी भी हेयरलूम सील को टच भी नहीं कर पाते, बात छोड़ो उसे बचाने के बारे में या फिर उसके लिए फाइट करने के बारे में। सबसे बड़ा बिगेस्ट डिप पॉइंट ये है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक हेयरलूम इंपीरियल जेड सील है पूरे के पूरे वर्ल्ड में, और तो ये अभी इस वक्त हमारे टूरिक टेंट के अंदर मौजूद है। ये बात जानने के बाद ये काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और सरप्राइज होते हैं, मन में सोचता है लगता है कि शिट, और क्या लगता है उससे कंफर्ट कोइंसिडेंस वाली बात है और कुछ नहीं, और मन में सोचता है क्या लगता है कि प्लीज यार मुझे पास एक और लाइटनिंग पड़ जाए तो मेरा दिमाग सही हो जाएगा। अब मैं इसे एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता कि फ्यूचर वाली बात करने में लगा हुआ और मैं दूसरी दुनिया से आया हूँ यहाँ पर, यानी कि फ्यूचर से आया हुआ, कैसे बताऊंगा इसे। तभी प्रिंसेस इसे बीच में रोक देती है इसको सोचने से, और मैं उससे कहने लगती है कि मुझे शायद इसके बारे में पहले सोच लेना चाहिए था कि आखिरकार ऑर्डिनरी बंदा तुम जैसा इतना ज्यादा प्रोफिशिएंट कैसे हो सकता है इतनी ज्यादा स्ट्रेंज आर्ट्स को लेकर। तुम मुझे बताओ कि तुम क्या छुपाने में लगे हुए हो। तभी एमसी कहने लगता कि मन में सोचते हो अब मेरे पास कोई भी चारा नहीं बचा हुआ बल्कि मैं कहना हो, और जैसे ही एमसी उसे बताने वाला होता है तभी कुछ चीजों की आवाज आने लगती है और पता चलता है क्योंकि कुछ लोग उसे चारों तरफ से घेर लेते, जिसको देखकर एमसी सरप्राइज हो जाता है और प्रिंसेस को बचाने के लिए उसके हाथ को पकड़कर लेकर वहां से भागने लगता है, और हमारा एमसी भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। एक जाल उड़ते हुए उनकी तरफ आता है और उन दोनों को पकड़ लिया जाता है, और तभी अब नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि उन लोगों को पाइप से बांध दिया गया है, यहाँ पर चिल्लाते हुए कह रहे होते कि हमें जाने दो हमें जाने दो। और इन सभी को देखने के बाद एमसी मन में सोचता है लगता है कि आखिरकार ये लोग है तो है कौन, क्या लीज यांग चांग ने इन सभी को भेजा है। नहीं, अगर ये लोग ऐसे होते तो वो लोग शायद अभी तक मुझे मार चुके होते पहले और हमें जिंदा नहीं छोड़ते इस तरीके से। कैसे पहले पॉसिबल हो सकता है कि ये ब्रिंग एट से
ऐसा पॉसिबल हो सकता है, लेकिन इनके ड्रेस देखकर लगता नहीं है, क्योंकि ताक डायनेस्टी के जो ब्रिंग हेड्स थे वो अच्छी कंडीशन में रहते हैं। तभी वहाँ पर किसी के चिल्लाने की आवाज आती है, कोई कहता है कि तेरी हिम्मत कैसी, और एंट्री होती है वहाँ पर एक छोटी सी क्यूट सी लोली की, और वो लोली कहने लगती है कि तेरी हिम्मत कैसी हुई हमारे फॉरबिडन एरिया में इस तरीके से आने की, किसने भेजा है तुमने यहाँ पर, और मैं तुम्हें आसानी से मरने दूंगी अगर तुम सच सच बता देते हो। तो जब एमसीसी देखता है तो वो काफी शॉक होते हैं, मन में सोचता है, क्या लगता है कि ओ माय गॉड, क्या ये ट्विन टेल वाली स्टाइल है वो एंशिएंट टाइम में भी इतने पॉपुलर थी क्या। इसको देखकर लगता है कि इसकी आंखें खराब है, और इसकी सीधी हुई आंखें और इसकी हेयर स्टाइल देखकर तो ऐसा ही लगता है। इसको देखने के बाद एमसी क्या लगता है कि एक लिटिल गाय, और ये बात इस लोली के बिल्कुल दिल पर लग जाती है। इसको देखकर इस लोली को गुस्सा आ जाती है और वो कूद पड़ती है हमारे एमसी पर अटैक करने के लिए, और उससे कहने लगती है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरीके से लिटिल गर्ल कहने की, और वो हमारे एमसी को ना मारते हुए अपने ही सबॉर्डिनेट को मार देती है, और उसे पीटते पीटते कह रही होती है कि तेरी हिम्मत कैसी मुझसे इस तरीके से बात करने की जब तुम्हारे हाथ इस तरीके से बंधे हुए हैं, और तब सबसे पहले मैं तुम्हें इस तरीके से मारूंगी कि तुम्हारी मदर भी तुम्हें रिकॉग्नाइज कर पाए ना, पहचान पाए, और टुकड़े कर तुम्हें नदियों में फेंक दूंगी मछलियों खिलाने के लिए। तभी उसके साथ ही इससे क्या लगता है कि मिस आप गलत बंदे को मारने में लगी हुई हो, क्योंकि जो स्पाई है वो आपके राइट में लगता है कि इस लोली का पूरी तरीके से दिमाग खराब हो चुका है। और जब उसका सबॉर्डिनेट बताता है कि राइट में है तो वो एक कुत्ते को चिल्लाते हैं, उससे क्या लगता है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हें पता कि तुम कहाँ पर, मैंने बस इसे हिट किया था तुम्हें वॉर करने के लिए, और तुम जैसा स्मॉल बंदा यहाँ पर स्पाई करने के लिए आ चुका है और तुम पूरी तरह डूम्ड हो चुके, आखिरकार तुम्हें किसने भेजा है। और कुत्ता भी उससे कह रहा होता है कि किसी एक नंबर की बेवकूफ है, और वो कुत्ते को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगती है तो उसके सबॉर्डिनेट उसे चिल्लाते हुए रुकता है कि मिस आप गलत कर रही हो। तभी उसकी मिस चिल्लाती है, क्या लगती है कि तुम यहाँ पर मुझसे बात नहीं करना चाहते, चलो देखते हो कि तुम आखिरकार मेरी जो जुगे फैमिली के 18 टाइप के टॉर्चर है उसे कैसे झेल पाओगे। तभी उसका सबॉर्डिनेट कहने लगता है कि मिस ये कुत्ता है, डॉग है डॉग, आप गलत जगह देख रही है फिर से, और दोनों के दोनों उसको देखकर पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाते हैं। और एमसी से देख के सब काफी कंफ्यूज होता है, मन में सोचते हुए क्या लगता है कि इस लड़की की आंखें वाकई में बहुत ज्यादा खराब है, उसका टेम्पर भी खराब। तभी लड़की कह लगती है कि तुम अभी बात नहीं कर रहे हो, मेरे टॉर्चर टूल्स कहाँ पर। तभी वो लोली फिर से कह लगती है कि इस बार मैं बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करने वाली, क्योंकि उसके सबॉर्डिनेट उसके सर को पकड़कर डायरेक्टली उसके एंगल को फिक्स कर दिया होता है ताकि वो देख पाए, क्या देख तो पानी रही वरना से पता ही नहीं चलता, और काफी कॉन्फिडेंट होते हुए कह लगते कि सही कहा यही बंदा है। यहाँ पर वो लड़की कह रही होती है कि तुम्हारे स्माइलिंग फेस को देखकर ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा अनप्लीजिंग है मेरी आंखों के लिए, और मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, जल्दी से मेरी ब्रॉडेड ब्लेड को लेकर आओ। तभी एमसी मन में सोचता है लगता है कहाँ दिख रहा है इसको कि मैं कहाँ स्माइल कर रहा। तभी उसके सभी के सभी सबॉर्डिनेट वहां पर उसके वेपन को लेकर आ जाते हैं और क्या लगता है कि मिस आप इसका इस्तेमाल कीजिए। तभी एमसी उससे क्या लगता है आज बदकिस्मती से अनएक्सपेक्टेड तुम वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिटिल फिगर के लिए मानना पड़ेगा लोली। तभी वो लोली हमारे एमसी पर अटैक करती है, उससे क्या लगता है कि मुझे सबसे ज्यादा तब नफरत है जब मुझे लिटिल कहते हैं लोग। तभी एमसी उससे कहने लगता है कि मैं तुम्हारी आंखों की बीमारी को ठीक कर सकता हूँ, और जैसे वो वेपन हमारे एमसी की तरफ आता है तो वहीं पर रुक जाता है, और वो लोली उससे कहने लगती है कि आखिरकार ये जो मिस है वो तुम्हारे इस फ्रगल बर्ड्स पर भरोसा क्यों करने लगी। तभी एमसी उससे क्या लगता है कि तुम्हारी जो आई साइट है वो धीरे धीरे करके खराब होती जा रही है और अनक्लियर होती जाती है, कम से कम तुम 12 साल की होगी तब से, सही कहा मैंने। और तुम्हें देख कर ऐसा लगता है कि तुम्हें ऐसा लगता होगा जैसे कि तुम आसमान को देख रही हो और तुम्हारे सामने धुंध छा गई हो और तुम्हें दूर तक कुछ भी नहीं दिखाई देता होगा और तुम्हें कुछ देखने के लिए काफी नजदीक आना पड़ता होगा। यह सुनने के बाद लिटिल लोली उससे कहने लगती है कि मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ कि इतने आंखों में इतने सालों में कई सारे लोग आए इम्पोस्टर्स जो कि मेरे हाथों से मारे जा चुके हैं इस ब्रॉड ब्लेड से, जिन्होंने मुझसे झूठ बोला है। तभी एमसी उससे क्या लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी जो मेथड है वो उसको इमीडिएट रिजल्ट दिखाती है, और जब तक यहाँ पर कंप्लीट टूल मौजूद है तब तक मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि कल सुबह होने के बाद तुम एंजॉय कर पाओगे दिन को। तभी उसका सबॉर्डिनेट चिल्लाते उससे क्या लगता है कि नॉनसेंस, हमारे जो मिस है इसकी बातों पर बिल्कुल भरोसा मत करना, ये जो बच्चा है वो जो बंदा है झूठ बोलने में लगा हुआ है आपसे ताकि वो आप जहाँ बच सके और अपना मैसेज भेज सके हमें लोगों को। तभी हमारा एमसी उससे क्या लगता है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि हम दोनों को दोनों पहाड़ी से नीचे गिर के चुके हैं और हमें किसी भी तुम्हारे दुश्मन के द्वारा नहीं भेजा गया हुआ है, और तो तुम्हारी जो मिस है वो काफी ज्यादा स्मार्ट है। आखिरकार तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं उसे बेवकूफ बना पाऊंगा। सुनने के बाद जो मिस होती है वो चने के झाड़ पर चढ़ जाती है और उससे क्या लगती है कि तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है, और तुम ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि तुम मेरी तारीफ करने के बाद मुझे बेवकूफ बना दोगे। खैर कोई बात नहीं, ये बात तो सच है। अगर तुम कोई भी ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हो तो देखते हैं कि आखिरकार तुम किस मेडिकल इंग्रेडिएंट की तुम्हें जरूरत पड़ेगी। तभी एमसी कहने लगता है कि मुझे किसी भी मेडिकल इंग्रेडिएंट्स की जरूरत नहीं है, मुझे बस तुम्हारी वर्कशॉप की जरूरत पड़ेगी। ये बात सुनने के बाद फैटी को गुस्सा आ जाता है और क्या लगता है घबराते हुए अपनी मिस ये यहाँ पर जरूर रिस्पा है जो कि हमारे कैंप की इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए आया है। तभी वो लोली अपने साथियों को ऑर्डर देती है और उससे कहने लगती है कि तुम जाओ और इसको बंदे को यहीं पर खोल दो, अगर इस बंदे ने कोई भी ट्रिक करने का इस्तेमाल किया तो इसकी जो लिटिल लवर्ड है इसको निपटा देना सबसे पहले। और प्रिंसेस को देखकर कहने लगती है हमारे एमसी से कि तुम्हें इस तरीके से आंखों की बीमारी ठीक करने की जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए, ये कोई फीवर वगैरह नहीं है या फिर सर दर्द नहीं है जिसे तुम ठीक कर लोगे। आखिरकार इसकी जो रूट कॉज है बीमारी का उसे ठीक होने में सालों लग जाते हैं और तुम एक रात में ठीक कर दोगे। तभी एमसी उससे कहने लगता है कि मुझे बस अपना पूरा का पूरा जीत जान लगा देनी चाहिए माय लिटिल लवर। तभी वो लोली उससे पूछने लगती है कि तुमने कहा था कि तुम्हें यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं पता है, अगर तुम इस तरीके से वेल में घूम रहे थे तुम्हें कैसे पता यहाँ पर एक वर्कशॉप मौजूद है। तभी एमसी कहने लगता है कि कितना डिफिकल्ट नहीं था, यहाँ पर कई सारी चारकोल एशेस मौजूद थी और बगल में माउंटेन भी है, फोर्ट्रेस भी बना हुआ है जो कि कवर करके रखा हुआ है। वैसे साफ साफ पता चलता है कि यहाँ पर मेटल को फोर्ज किया जाता है और इस माउंटेन की जो मिट्टी है वो लाल कलर की है जो कि आयरन और प्रोवाइड करवाती है
और फ्लड से बचने के लिए और लैंडस्लाइड से बचने के लिए कैंप हाई प्लेसेस से बनाए रखने चाहिए। लेकिन तुम्हें देखो, तुम यहाँ पर माउंटेन क्लोज में बनाकर रखी हुई हो और बॉटम इस वैली के बॉटम में बनाया है इसको तुमने। ये जरूरी एक सीक्रेट बेस होगा माइनिंग के लिए और आयरन को मेल्ट करने के लिए, स्मेल्टिंग करने के लिए और फॉर्ज करने के लिए। सही कहा मैंने? और जब लोली ये बात सुनती है तो उससे कहने लगती है कि तुम तो जितना सोचा तो उससे ज्यादा बेटर निकले। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुमने जो वादा किया था उसे निभाओगे। मेरे पास कई सारे 100 से 100 से ज्यादा तरीके हैं तुम्हें मारने के। दूसरे मन में सोचते कहने लगती है कि मैंने इस वैल्यू को इतनी ज्यादा फ्लॉलेस तरीके से छुपा कर रखा हुआ था, लेकिन इस बंदे ने पूरा का पूरा सब कुछ पता लगा लिया है बिना कुछ कहे। ये किसी डाइटी का रिइंकार्नेशन है क्या? इसने फ्यूचर में देख रखा है सब कुछ। तभी एमसी उससे क्या लगता है कि मुझे एक फंडेंस की जरूरत होगी हाईएस्ट फायर पावर के लिए, और तो और मुझे 5 कैटीज प्योरेस्ट सैंड फॉर्म की जरूरत, वो भी रिवर के अंदर से बॉटम से, और जिसमें लाइम भी आसपास होगा। जल्दी से वो भी लेकर आना, हाफ केटी कम से कम। ये बात सुनने के बाद फेडी उससे कहने लगता है कि यस मिस, मैं अभी लेकर आता हूँ, क्योंकि उसकी मिस ऑर्डर दे रही होती है उससे, और मिस को वैसे भी नहीं पता हो रहा था कि किस डायरेक्शन में खड़ा हुआ है हमारा एमसी वैसे भी। तभी लोली उससे कहने लगती है कि जो भी ये बंदा कहने में लगा हुआ है वो सब कुछ करके दो। अगर इसने हमसे झूठ बोला, ट्रिक करने की कोशिश की, तो हम इसकी खाल उधेड़ देंगे और यहीं पर कास्टेड करके यहीं पर मार देंगे इस बंदे को। यहाँ पर वो लोली बताती है कि ये जो फर्नेस है वो नंबर 1 रूम है हमारा फर्नेस। हमने सुना है कि यहाँ पर कुछ स्ट्रेंजर्स एंटर किए थे इस वैली में, तो हमने सभी के सभी ट्रेजर को छुपा दिया है। अगर तुम कोई भी अपॉर्चुनिटी लेना चाहते हो, फायदा उठाना चाहते हो देखने के लिए, अगर तुमने सोचा भी, तो तुम मारे जाओगे तुरंत के तुरंत। इसको देखने के बाद एमसी कहने लगता है कि फ्रूट चारकोल। लोली काफी खुश होती है और कहने लगती है कि तुम्हारी आंखें वाकई में अच्छी हैं, तुम पहचानने में चीजों को काफी ज्यादा अच्छे हो। ऑथेंटिक पीच चारकोल फ्रॉम लांगिया है और शांसी से। मुझे पता है ये काफी ज्यादा महंगी है पॉक के मुकाबले में। तभी एमसी कहने लगता है कि जो फ्यूल है इस एरा का वो सबसे ज्यादा बेस्ट होना चाहिए था, लेकिन इसके जो फर्नेस है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये ज्यादा से ज्यादा 1200 डिग्री तक जल सकता है, लेकिन ग्लास बनाने के लिए मुझे कम से कम 1600 डिग्री तक पहुंचाना पड़ेगा टेम्परेचर को। और तभी उस फर्नेस में वो सैंड डालता है ताकि वो उसे पिघला सके और उससे कांच बना सके। तभी उसका जो साथी होते हैं लोली के, उससे कहने लगता है कि अगर तुम इस हैंडफुल सैंड से क्या ही कर सकते हो। मैंने कभी भी इस बारे में नहीं सुना है कि तुम सैंड से, यानी कि रेत से, डिसीज को या फिर बीमारी को ठीक कर सको। बात करो आई डिसीज को तो बिल्कुल भी नहीं। तभी एमसी कहने लगता है कि अगर तुम्हें नहीं पता है तो तुम अपना मुंह बंद रखो, कोई भी तुम्हें यहाँ पर बेवकूफ की तरह ट्रीट नहीं करेगा अगर तुम यहाँ पर कुछ नहीं बोलोगे तो। ये बात सुनने के बाद उस फेडी गुस्सा आ जाती है और कहने लगता है कि तुमने अभी भी क्या कहा। और तभी हमारा एमसी उसको पिघलाना चालू कर देता है और कहने लगता है कि हे पंक हेड, जल्दी से जाओ और उसको हवा दो आग को। ये बात सुनने के बाद उस फेडी गुस्सा आ जाती है और कहने लगती है आखिरकार तुम ये सब किससे कहने में लगे हुए हो, क्या तुम मरना चाहते हो मेरे हाथों से? तभी एक बैंक का साउंड आता है और स्लोली ने इस फेडी के सर पर एक जोरदार मारा मुक्का और उससे कहने लगती है कि मैं एक पर्सन हूँ जो कि अपने शब्द को, अपने वर्ड को पूरा करती हूँ, जो भी मैंने कहा है उसको। अब जब भी मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें मौका दूंगी मैं, तो बस मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, तुम बस इंतजार करो कि आखिरकार क्या कंक्लूजन निकलने वाले हैं। तभी एमसी उससे पूछता है कि मेरे हाथों में कितनी उंगलियां हैं। तभी लड़की वो घूरते घूरते कहने लगते है कि नहीं 2 नहीं 3। तभी एमसी उसको समझ जाता है देखने के बाद और कहने लगता है कि तुम जा और आयरन पाउडर लेकर आ, जितना ज्यादा फाइन हो सके, अच्छा हो सके उतना ज्यादा बेटर। और एमसी उससे कहने लगता है मन में सोचते हुए देखकर कि सबसे पहले मैं 1200 डिग्री पर ट्राई करूंगा इसको। आयरन पाउडर देखकर सभी शॉक हो जाते हैं और तभी हमारा एमसी उस सैंड को पिघलाने के बाद कांच बना देता है। कांच को पिघलाने के बाद उसको गोल सर्कल में डाल देता है। इसको देखने के बाद सब शॉक हो जाते हैं और फिर लोली उससे पूछ लगती है कि ये क्या चीज है, ये चमकने में लगी हुई है। तभी फेटी उससे कहने लगता है कि मिस जरा देख कर, ये बंदा है जो हिडन ट्रिक का इस्तेमाल करने में लगा होगा। तभी हमारा एमसी उस कांच को ठंडा करने लगता है, उसको शेप देते हुए और कहने लगता है अब सिर्फ यहाँ पर कुछ नहीं बचा हुआ है, बस टाइम लगने वाला है इसे ठंडा करने के लिए। तो थोड़ा बहुत एफर्ट बचाने के बाद फिर उसके बाद ये चीज तैयार हो जाएगी, पेशेंट रखो बस। और इस तरीके से यहाँ पर 3 घंटे गुजर जाते हैं काम करते करते और सभी के सभी लोग को नींद आ जाती है और सब सो जाते हैं और सिर्फ हमारा एमसी अकेला यहाँ पर काम करने में लगा हुआ है। और तभी जैसे कंप्लीट होता है तो हमारा एमसी सभी को जगा देता है, जिसको देखकर फेटे लगता है खत्म हो गई, बा बढ़िया है। और एमसी उससे क्या लगता है कि तुम लोग इस चीज को और अपनी राइट आई की आंखों के पास से लगाकर देखो और देखो ये क्लियरली तुम्हें दिखाई दे रहा है इससे। और वो फैटी हमारे एमसी के हाथों से उस कांच के टुकड़े को उठा लेता है, उससे कहते हैं कि तुमने 3 घंटे हमारे बर्बाद कर दिए और क्या बनाया, ये फेक जेड, क्या तुम यहाँ पर हमारे साथ ट्रिक का इस्तेमाल करने वाले हो और तुम कह रहे हो कि राइट आंख में इस्तेमाल करो, चलो देखते हैं। तभी उसी बंदे को तो फैटी को सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई देता है और कतई शॉक हो जाता है और क्या लगता है कि ये किस तरीके की सॉर्सरी है, मैं ब्लाइंड हो चुका हूँ, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। ये बात सुनने के बाद दूसरा वाला फैटी अपनी स्वॉर्ड निकालने लगता है। तो हमारा एमसी अपना भाई इन बेवकूफ को कौन समझाए और फैटी उससे कहने लगता है कि तुम सच सच बताओ कि आखिरकार तुम कौन हो। दूसरा फैटी कहने लगता है कि तुम यहाँ पर हमारे मेज को चोट पहुंचाने के लिए आए हुए हो, कि तुम आखिरकार कौन सा इंस्टिगेटर तुम्हारे पीछे। तभी वो कहां से लुढ़कते लुढ़कते उस मिस के पास पहुंच जाता है, लेकिन वो फैटी हमारे एमसी को मारने पर तुला हुआ होता है और कहने लगता है अगर तुमने मुझे सच सच नहीं बताया तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा एक एक करके और तुम्हारी जो जिंदगी है वो मौत से बदतर बना दूंगा। तभी एमसी कहने लगता है कि तुम मेरे हाथों को उठाने पर मुझे मजबूर मत करो। तो ये पीछे से एक पत्थर आता है उड़ते उड़ते उस फैटी के सर पर लगता है और हमारा एमसी उससे पूछ लगता है कि तुम्हें कैसा महसूस होने में लगा हुआ है। तभी फिर दोनों फैटी पीछे मुड़कर देखते हैं और वो जो जान जाते हैं कि जो लिटिल मिस जो लोली है वो फाइनली देख सकती है और वो लोली कहने लगती है कि फाइनली मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है क्लियर। और जब ये बात फैटी को पता चलती है तो वो काफी खुश हो जाता है और वो जो लोली है वो उस फेडे के चेहरे को पकड़कर कहने लगती है कि तुम बहुत ज्यादा अमेजिंग हो, मुझे समझ चुका है कि तुम बरू से दूर जाओगे, वाह मजा आ गया। फाइनली मैं देख सकते हो कि मेरे जो सबॉर्डिनेट है वो कितने ज्यादा अगली है, क्या तुमसे भी ज्यादा कोई अगली मौजूद है इस वर्ल्ड के अंदर। तभी वो दूसरे फेडे के चेहरे को पकड़ खींचने लगती है और कहने लगती है कि तुम जरूरी ईर्ष जुआंग होंगे। अब समझ में आया कि तुम तो दर्जन से भी ज्यादा अगली हो और डॉगी तुम जरूरी वांकाए होगे मेरे। और बात करें तुम्हारे बारे में
तुम तो ब्रो यार वाकई में बहुत ज्यादा ग्रेट हो। मैंने तो इस बारे में उम्मीद भी नहीं की थी कि तुम ये सब करके दिखा दोगे। किस तरीके से रीपे करूं मैं? अगर ऐसी बात है तो मैं अपने आप को तुम्हारे डेब्यूट कर दूंगी। मैं अपनी पूरी की पूरी बॉडी तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। समझ गया गैस कि यहाँ पर क्या चलने में लगा हो? ये लोली एमसी को बॉडी दे रही है अपनी और चढ़ बैठती है हमारे एमसी के ऊपर। तभी वो दोनों के दोनों फेटी हमारे एमसी के सामने सर झुका लेते हैं, जिसको देखकर एमसी सरप्राइज हो जाता है और वो कहने लगता है कि तुमने हमारी यंग मिस की आंखों की बीमारी को ठीक कर दिया है और तुम हमारे पूरे के पूरे जुगे फैमिली के बेनिफिक्टर हो। हम दो ब्रदर आपको पहचानने में नाकामयाब रहे। आखिरकार आप कितने ज्यादा ग्रेट हो। हमने आपको ऑफेंड किया है, आप मुझे पनिश कीजिए बेनिफिक्टर। और जिस तरीके की टूल्स ये दिखाते हैं वो कुछ ज्यादा ही वाह क्या ही बताऊं मैं। इसको देखने के बाद एमसी भी सरप्राइज होता है। क्या लगता है कि आखिरकार इनका दिमाग पूरी तरीके से खराब हो चुका है, इस तरीके के टूल्स का इस्तेमाल करेंगे। और एमसी क्या लगता है कि पनिशमेंट बिल्कुल अननेसेसरी है और तो और ये कुछ भी नहीं था मेरे लिए, और तुम इस तरीके से अपने भरोसेमंद लोगों का स्वागत करती हो और ट्रीट करती हो। तभी एमसी क्या लगता है कि बाय द वे एक बात बताओ, मुझे एक फेवर की जरूरत है। और जैसे सब इनकी बातें चली रही होती है, दूसरी तरफ हमें प्रिंसेस का सीन दिखाया जाता है। कोई बंदा प्रिंसेस को उठाकर झाड़ियों में पटक देता है। प्रिंसेस को बहुत ज्यादा पेन भी होने लगता है, क्योंकि उनमें से एक बंदा जिसको बहुत ज्यादा ठग पड़ी हुई होती है नशे के कारण, और क्या लगता है कि कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल लिटिल ब्यूटी है मेरे सामने। ये कितनी ज्यादा पिटी वाली बात है कि अगर हम लोग इसे मार देंगे, हमें इसे मारने से पहले थोड़े बहुत तो मजे कर ही लेने चाहिए इस प्रिंसेस के साथ, इस ब्यूटी के साथ। तभी प्रिंसेस उससे क्या लगती है कि तुम यहाँ पर बकवास करना बंद करो। तुम्हें पता भी कि तुम्हारी जो मिस है उसने मुझसे कहा था, तुमसे कहा था कि तुम मेरी सुरक्षा करो और मुझे कोई भी टच ना कर पाए बिना ऑर्डर के उसके। लेकिन वो बंदे को तो इतनी ठग पड़ी हुई होती है कि वो अपनी हवस मिटाना चाहता है और कहने लगता है आखिरकार उस क्रेजी गर्ल की बात को कौन सुनने वाला है। वैसे भी 3 घंटे बीत चुके हैं, तुम्हारा इडियट हस्बैंड ऑलरेडी उसके टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दिया जा चुका होगा और वो हमारे प्रिंसेस के साथ गलत कार्य करने के बारे में सोचता है। तो प्रिंसेस चिल्लाने लगती है मदद के लिए, और तभी हमारा एमसी और वो फैटी आते हैं चिल्लाते हुए। हमारा एमसी कहता है शीना क्या तुम ठीक हो? और उसको गलत काम करते हुए पकड़ लिया जाता है। वो तो बच गई हमारी प्रिंसेस, नहीं तो अब तक इसके साथ कांड हो जाता। और वो अपने कपड़ों को वापस पहनने लगता है छुपाते हुए अपने हथियार को, और कहने लगता है कि मिस तुम बिल्कुल सही समय पर आई हुई हो। क्या हम लोग इन दोनों के दोनों मतलब इन दोनों के दोनों कुत्तों के पेयर्स को डिस्पोज नहीं करने वाले क्या, मारने नहीं वाले क्या? दूसरी तरफ इस वक्त हसीना काफी ज्यादा डर चुकी होती है और हमारा एमसी से अपने गले लगा लेता है और उससे कुछ लगता है क्या तुम ठीक हो? हसीना की वैसी बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई होती है और क्या लगता है कि बेचैन क्या हम लोग इस जगह को छोड़कर जिंदा जल्दी जा सकते हैं? क्या हम लोग यहाँ से जिंदा भी निकल पाएंगे? मुझे बहुत ज्यादा डर लगा हुआ है और वो बहुत ज्यादा तेज से गले लग जाते हैं। जहाँ पर ये बंदा इस लोली से कहने में लगा होता है मिस मैं वाकई में इस वैली के अंदर आधे साल से काम करने में लगा हुआ हूँ। हम लोग इस मेल को मार देते हैं जो कि एक स्पाई है, अगर आप चाहो तो। और ये वुमन क्या आप हमें दे सकती हो? ये बात सुनने के बाद उस फैटी की सटक जाती है और वो उस टकलू को उठाता है जो कि दिखने में बहुत ज्यादा गुंडे टाइप का लग रहा होता है, और कहने लगता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेनिफिक्टर को साथ इस तरीके से रूट तरीके से बिहेवियर करने की। ये बात सुनने के बाद वो टकलू भी काफी शॉक हो जाता है, क्योंकि जो फैटी है वो उसके चेहरे पर एक इतना जोरदार पंच मारता है कि उस फैटी की स्थिति हो जाती है और वो फैटी बहुत ज्यादा दूर जाकर गिरता है। तभी लोली उससे माफी मांगते हैं। उससे क्या लगता है कि मैं जूगे लिंगलोंग, मैंने अपने सर्वेंट्स को अपनी प्रॉपर्ली तरीके से सबक नहीं सिखाया है, तो मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगा इस बात के लिए। यहाँ पर हमारा एमसी कहने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, जब तक मैं यहाँ पर मौजूद हूँ तब तक कोई भी तुम्हारा बाल भी बागा नहीं कर सकता। और वहाँ पर गले लगते हुए इसकी बाहों में रोना चालू कर देती है और रोते रोते उसके आंख में निकल पड़ते हैं। और इसी सरप्राइज के साथ मैं यहीं पर हमारे जो सीरीज के सभी चैप्टर्स है मैंने एक्सप्लेन कर दी है, यहीं पर हमारी सीरीज खत्म होती है। अगर गाइस किसी को इसके आगे के चैप्टर्स मिले तो मुझे कमेंट जरूर कर देना, या फिर डिस्कॉर्ड पे आकर मुझे बता सकते हो। गाइस मैंने तो ढूंढने का ट्राई कर लिया, मुझे आगे के चैप्टर्स नहीं मिल रहे हैं। अगर आपको मिले तो जरूर बताना, आपको सीरीज का नाम मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में, चिंता मत करो, या फिर डिस्क्रिप्शन में। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सेनारा एंड साइनिंग आउट। तो गाइस हमारा जो टारगेट है सब्सक्राइब्स का, तो गाइस उसे कंप्लीट कराने में हमारी मदद कर दीजिएगा। अगर आप लोग हमारा कंप्लीट करवा देते हो तो रेगुलर वीडियो से ना डेली बेसिस पे वीडियो लाऊंगा। और अगर 100 मेंबर्स आ जाते हैं, मेंबरशिप ज्वाइन कर लेते हैं मिनिमम वाले भी मेरे, तो भी मैं तैयार हूँ डेली वीडियो डालने के लिए। क्या ये तो पॉसिबल नहीं है, तो डेली भी पॉसिबल नहीं है गाइस, क्योंकि थोड़ा टाइम नहीं पता ना इसलिए। बट अगर ऐसा होता है, अगर टारगेट आप लोग मजबूर कर देते हो मुझे डेली करने पे, तो मैं डेली भी कर दूंगा, ऐसी बात नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, साइनिंग आउट। तो गाइस अपना ख्याल रखिए गाइस, बाय बाय।